हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग जावा के सर्टिफिकेशन कोर्स में। तो आज सारी बातें हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन जावा में किस तरीके से होगा एंड व्हाट इज द प्री रिक्विजिशन। आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्किंग ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन इन प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एल्गोरिथम्स। इन्हीं एल्गोरिथम को यूज करके बिल गेट्स ने आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इस लेवल पे पहुंचा है। अमेज़न का प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम की अगर हम बात करें कि अगर आप अमेज़न पे कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड बाकी के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? यहां भी काम कर रहे हैं एल्गोरिथम्स। इन दो एग्जांपल से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हमारे करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आप भी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या अमेज़न जैसी कंपनी में जाना चाहते हैं, ऐसी कंपनी अपनी बनाना चाहते हैं, तो ये ड्रीम को ड्रीम ना रहने दें, इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें। और यदि इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो बहुत डीएसए को ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या होता है, जब हम कोई टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं या जब हम कोई कोर्स इनरोल करते हैं तो अक्सर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। कई बार बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर टॉप मोस्ट एमएनसीज या अगर टॉप 10 एमएनसीज को कंसीडर किया जाए तो इंटर्नशिप के लिए या इंटरव्यूज के लिए हम इनकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए इस पूरे कोर्स में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टाइमली मिलते रहेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेक्नोलॉजी तो पढ़ते हैं लेकिन एग्जैक्टली हमें यह समझ में नहीं आता इस पेपर को पढ़ने का रीजन क्या है। नो डाउट जैसे नाम से हमें समझ में आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो अक्सर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर इस सब्जेक्ट्स को कहां पर हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूं थोड़ा सा एआईएमएल, डीप लर्निंग या डेटा साइंस से। आपको पता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा। विदाउट डेटा इट कांट बी पॉसिबल कि आप एआईएमएल के किसी भी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकें। और डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है यह सिखाता है आपको डेटा स्ट्रक्चर। जैसे नाम से क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इनसाइड द मेमोरी। तो आप यकीन मानिए कि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको किसी भी एरिया में जाने के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो एआईएमएल का एरिया हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट की हम बात करें, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें। यू मस्ट नो द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और इसी कारण से हर टॉप मोस्ट एमएनसी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो चाहे वो सर्विस बेस हो, लाइक द कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, टीसीएस, राइट। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि उस ड्रीम कंपनी तक पहुंचा कैसे जाए। तो यहां पर आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि यदि आपको अपनी ड्रीम कंपनी को क्रैक करना है, चाहे आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, चाहे आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, डीएसए ही वो रास्ता है जो आपको आपकी ड्रीम कंपनी तक लेके जाएगा। तो यहां पर आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इज द ओनली कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे आप अपनी ड्रीम कंपनी को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं शानदार कोर्स की, और यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें अपना पाथ डिसाइड करना है अपनी ड्रीम कंपनी तक पहुंचने के लिए। अब आप देखिए यहां पर एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझिए कि यदि आप मैंग कंपनी में इंटर्नशिप के लिए या इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मैंग कंपनी में इंटर्नशिप करना है या मुझे मैंग कंपनी में जॉब करनी है, तो यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंग कंपनी तक पहुंचने के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंटली स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आज का जो हमारा शेड्यूल है वो 3 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वाई डेटा स्ट्रक्चर, और सेकेंड स्टेप पे जब हम एक बार वाई से क्लियर होंगे तो हम आएंगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। यदि हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्योंकि टेल मी व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तो इसको कितने इफिशिएंट मैनर में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट होगा जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू लर्न इट इज यूजिंग जावा, कि इसको जावा के साथ किस तरीके से सीखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज है, डेटा स्ट्रक्चर कोई हार्डवेयर है, डेटा स्ट्रक्चर कोई सॉफ्टवेयर है, एग्जैक्टली ये क्या है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिए, यदि हम इस
पूरे टॉपिक को अगर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो इंडिविजुअली हमें इन दोनों का मीनिंग पता है ना, हमें पता है डेटा क्या होता है और हमें यह भी पता है स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, राइट। एनी इंडिविजुअल एंटिटी इज कॉल्ड अ डेटा। हर वो इंडिविजुअल एंटिटी, लाइक आपका नाम एक डेटा हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर एक डेटा हो सकता है, आपका रोल नंबर एक डेटा हो सकता है, आपका एड्रेस एक डेटा हो सकता है। और आप देखिए डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन नाउअडेज। आप इमेजिन कर सकते हैं बिना डेटा के कोई सॉफ्टवेयर, एवरी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड डेटा। आप समझिए डेटा को क्यों स्टोर किया जाता है, ताकि जब हमारी रिक्वायरमेंट हो तो हमारे लिए वो डेटा फास्टली अवेलेबल। तो डेटा को मेमोरी में सेव कितने अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। उस डेटा का मेमोरी में क्या स्ट्रक्चर होगा कि जब हम डेटा को मेमोरी में सेव करेंगे। और आप देखिए इसमें लैंग्वेज का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि डेटा को मेमोरी में सेव हर सॉफ्टवेयर करता है, चाहे वो जावा में इंप्लीमेंटेड हो, चाहे वो डॉटनेट में इंप्लीमेंटेड हो, चाहे वो पाइथन में इंप्लीमेंटेड हो, सी में हो, C++ में हो। बात हो रही है डेटा को मेमोरी में स्टोर करने की। कि इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में करें, आपको यह समझ में आएगा कि डेटा को मेमोरी में एफिशिएंट तरीके से कैसे स्टोर किया जा सकता है। और जब हम डेटा को मेमोरी में स्टोर करने की बात करते हैं तो यहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। वो डेटा कितने स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर तरीके से सेव है। आप खुद सोचिए, यदि हम घर पे भी कोई सामान अरेंज करते हैं तो इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि जब रिक्वायरमेंट हो फ्यूचर में तो हम इजीली उसको सर्च कर सके। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी कुछ भी पटक दिया। और अगर आप इस तरीके से स्टोर करेंगे तो आपको पता है कि जब नेक्स्ट टाइम आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको सर्चिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो यही कॉन्सेप्ट बच्चे इंप्लीमेंट होता है आईटी इंडस्ट्री में। और आप समझिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं कि कहां पर रियल लाइफ एग्जांपल मतलब आईटी में कहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट की इंप्लीमेंटेशन मिलेंगे। तो पहली स्टेप में हम ये बात करते हैं कि ये पूरा पेपर केवल एक ही बात करता है, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर। तो क्यों पढ़ना है ये पेपर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि व्हाट इज द डेटा एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डेटा इनसाइड द मेमोरी। ये पूरा पेपर आपको मल्टीपल तरीके बताएगा। आप स्टैक फॉर्म में डेटा स्टोर कर दो, आप क्यू फॉर्म में डेटा स्टोर कर दो, आप अरे फॉर्म में डेटा स्टोर कर दो, आप लिंक लिस्ट फॉर्म में डेटा स्टोर कर दो। तो ये इतने अलग अलग तरीके हैं। आप ट्री फॉर्म में डेटा स्टोर कर दो, ग्राफिकल फॉर्म में डेटा स्टोर आप करो, हैशिंग फॉर्म में आप डेटा स्टोर करो, वेरिएबल फॉर्म में आप डेटा स्टोर करो। तो यही तो समझना है कि इतने तरीके जब आपके पास हैं तो इफिशिएंट मैनर क्या है, कहां पर कौन सा तरीका बेटर होगा डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इनिशियली कोई भी आप अगर सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे और खासकर अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करेंगे तो एल्गोरिथम से घबराना नहीं है। शुरुआत में ये एल्गोरिथम थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस पे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें बड़ी आसान होते जाएंगी। तो बस आपको फोकस रहना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है और बस पढ़ते रहना है। अब आप देखिए यहां पे इस सब्जेक्ट की एक ब्यूटी मैं आपको बताता हूं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की एक सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ये है कि यहां पर लॉजिक्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू होते हैं। देखिए कई बार बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन हमारे अपने लॉजिक्स बिल्डअप नहीं हो पाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस्ड होकर पढ़ा है तो ये मेरी श्योरिटी है कि कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपके लॉजिक्स ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर जितने भी एल्गोरिथम्स और कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रियल टाइम एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट होते हैं। तो क्या होता है जब हम डेटा स्ट्रक्चर को बड़ी ईमानदारी से पढ़ लेते हैं और जब इसके इंप्लीमेंटेशन की बात आती है रियल टाइम एप्लीकेशन में तो फिर सोचना नहीं पड़ता है। फिर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में लॉजिक आएगा कि ओके यार ये एल्गोरिथम को यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये एल्गोरिथम को यहां पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बस उसके लिए एक ही चीज है, आपको फोकस्ड होकर इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आएगा व्हाई डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, कि क्यों हर सॉफ्टवेयर में डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो ये तो अभी हमने बात की व्हाई के बारे में कि व्हाई डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन अब यहां पर अगर हम आते हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, है ना। अभी आप देखिए मैं जावा पे थोड़ी देर के बाद आता हूं, क्योंकि पहले स्टेप में आपको यह समझना पड़ेगा कि आप देखिए ये कोई लैंग्वेज नहीं है डेटा स्ट्रक्चर, ना कोई जावा का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम जावा का किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज ओनली अ कॉन्सेप्ट। अपने क्लासरूम में कई बार सुना होगा यार तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब हुआ? डेटा स्ट्रक्चर आपको तरीके बताता है, सोचने के तरीके। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सोचना, सोच। तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक सिंगल लाइन में, आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक सिंगल लाइन में आप कैसे डिफाइन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, एक सिंगल लाइन में आप कैसे डिफाइन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को? तो डेटा स्ट्रक्चर को हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन करते हैं, how the data is to be stored inside the memory and what is the relation of the data with another data. Most important second word पे ध्यान देना, how the data is to be stored inside the memory and what is the relation of the data with another data. क्योंकि जब तक डेटा आपस में रिलेट नहीं होंगे तब तक वहां डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। अब ये क्या मतलब हुआ रिलेशन का? तो आप देखिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने एक डेटा स्टोर किया 100, b इक्वल टू 200, c इक्वल टू 300, ठीक है, ये मैंने एक डेटा स्टोर किया है। ओके कि मेरे को डेटा रखना था तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, राइट। अभी हम बात करने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर या स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, सब पे आएंगे धीरे धीरे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं कि जो डेफिनेशन अभी मैंने बोली है वो क्या बात करती है। डेफिनेशन क्या बोलती है डेटा स्ट्रक्चर की? हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। तो सर डेटा तो ये भी स्टोर्ड हुआ है, बट अगेन डेफिनेशन ये भी बोलती है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। तो आपको पता है जब भी किसी लैंग्वेज में आप वेरिएबल को यूज करते हैं डेटा स्टोर के लिए, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, जब आप वेरिएबल को यूज करते हैं तो ये वेरिएबल किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करते हैं? मान लो ये अगर आपकी मेमोरी है तो ए का मेमोरी एलोकेशन जब होगा तो इसका एड्रेस मान लो 1028 है, क्योंकि हर वेरिएबल जब मेमोरी स्टोर करता है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है और हर लैंग्वेज में होता है, ये भी कंफर्म है। पाइथन है तो भी होगा, जावा है तो भी होगा, सी है तो भी होगा, ठीक है, उसका मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो ये ए मेमोरी में स्टोर हुआ विद द एड्रेस 1028, लेकिन जब बी मेमोरी में स्टोर होगा तो इसका एड्रेस होगा 9016। जब सी मेमोरी में स्टोर होगा इसका कुछ एड्रेस होगा एंड दैट इज 8176। तो आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, कहीं से कहीं तक ये एड्रेस आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यहां पर मैं नहीं बोल सकता। हाँ, डेटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है बट देयर इज नो रिलेशन। इस वेरिएबल का इस वेरिएबल से कोई रिलेशन नहीं, तो मेरे लिए सर्चिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी कि अगर मैं यहां पर और मुझे सी तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि रिलेशन नहीं है ना डेटा का आपस में। तो डेटा का वेरिएबल में स्टोर होना डेटा स्टोरेज तो है, लेकिन आप देखिएगा कि कोई भी जब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, कि मान लो अगर मैंने आपसे बोला सपोज 10,000 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, तो कोई भी लैंग्वेज में वेरिएबल यूज नहीं होते हैं। दे आर गोइंग टू यूज सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे उसको रिलेशन मिले, कि जहां पर सर्चिंग आसान हो। ऐसे 10,000 वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? अगर आपने टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, इफ यू नो द C++ कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द कोर जावा कॉन्सेप्ट, यदि मैं आपसे बोलता हूं 2 नंबर को स्टोर करो तो आप वेरिएबल यूज करोगे। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला मुझे 5,000 नंबर को स्टोर करना है या 5,000 इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, यू नेवर गो फॉर द वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल अगर आप यूज करोगे सो द मैनेजमेंट ऑफ दिस वेरिएबल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो डेटा स्ट्रक्चर भी ये बात नहीं करता है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर की। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या बोलती है? डेटा का मेमोरी में स्टोरेज कैसे होगा और उनके आपस में रिलेशनशिप क्या होगी। तो रिलेशनशिप वाली बात अगर हम करें तो आप देखो, यही काम अगर मैं किसी भी लैंग्वेज में अरे बना के करता हूं, यदि मैंने अरे डिक्लेयर किया, राइट, तो ये अरे का मेमोरी एलोकेशन पता है कैसे होता है? हमें पता है कि जब भी अरे मेमोरी एलोकेट करता है तो अरे हमेशा सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेट करते हैं। यदि इसका एड्रेस 1012 है तो 100% ये 1014 होगा, अगर हम एड्रेसेस को 2 बाइट 4 बाइट का माने, ठीक है, 1014 होगा, 1016 होगा, 1018 होगा, इफ यू कंसिडर एड्रेस ऑफ 2 बाइट। अगर आप 4 बाइट का मानेंगे तो फिर उस हिसाब से मेमोरी एलोकेशन होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सीक्वेंस मेमोरी एलोकेशन है। और अगर आपने अरे की प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता ना कितनी आसानी से हम अरे पे घूम सकते हैं, कि अगर मैं यहां पर हूं और मुझे इस लोकेशन पे जाना है तो मेरे लिए बड़ा आसान है। लेकिन 5 वेरिएबल, 10 वेरिएबल, 50 वेरिएबल, 100 वेरिएबल में कैसे मूवमेंट करोगे आप? तो हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। तो मैं बोल सकता हूं अरे इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अरे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, लेकिन अरे की अपनी लिमिटेशन है। अब देखिए जावा में अगर हमने अरे की बात करें तो जावा में अरे का नेचर कैसा है? अरे मेमोरी एलोकेट करता है रन टाइम पे, सी में मेमोरी एलोकेट करता है कंपाइल टाइम पे, जावा में मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे होता है, लेकिन नेचर पूरा स्टैटिक है।
चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, चाहे वो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करे, लेकिन डेटा स्टोरेज के पहले आपको साइज बतानी पड़ेगी। तो वो रिलेशन फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा, लेकिन एक लिमिटेड साइज का, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। आपको पता है जावा में भी जब हम अरे का डिक्लेरेशन करते हैं तो अरे किस तरीके से डिक्लेयर होता है, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इंटीजर ए, फिर आपने एन में लिमिट ली है तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, ए इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ एन। तो नो डाउट आपने रन टाइम मेमोरी एलोकेट की है, लेकिन साइज तो फिक्स है ना बच्चे, मेमोरी तो वो 5 की एलोकेट करेगा। एडवांटेज ये होता है कि आप जितनी साइज बोलते हैं एग्जैक्ट मेमोरी उतनी ही साइज की एलोकेट होती है, नो डाउट। ये जावा में एडवांटेज है, जो सी में नहीं होता है कि सी में आपको पहले से साइज बतानी पड़ती है। लेकिन डिसएडवांटेज भी तो है ना, डिसएडवांटेज ये है कि साइज तो पहले से बतानी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं एक इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन चाहता हूं जहां पर डेटा रन टाइम पे आए, रन टाइम मतलब मैंने डेटा दिया, मेमोरी एलोकेट हो, मैंने डेटा दिया, मेमोरी एलोकेट हो, फिर हम डेटा देंगे, मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से अगर आप डेटा को मेमोरी में रखना चाहते हैं जहां प्री डिफाइंड साइज नहीं है, जहां पहले से कोई प्री डिफाइंड साइज नहीं है, जैसे जैसे मेरा डेटा मेमोरी में आएगा वैसे वैसे वो एलोकेशन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर फिर बोला जाता है कि आप अपने डेटा को लिंक लिस्ट फॉर्म में स्टोर करो, स्टोर योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। कि आप अपनी एक स्पेस क्रिएट करो, डेटा स्टोर कर दो, चाहे वो डेटा का टाइप कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, वो डेसिमल हो सकता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आप इस तरीके से करो कि डेटा आए और आप अपनी स्पेस क्रिएट कर दो, डेटा स्टोर कर दो, फिर डेटा आया आप स्पेस क्रिएट करो, डेटा स्टोर कर दो, फिर डेटा आया आप स्पेस क्रिएट करो, डेटा स्टोर कर दो। लेकिन ये जो स्पेस क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, जब ये स्पेस क्रिएट होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये स्पेस में रन टाइम पे क्रिएट करूंगा, राइट, कि दिस स्पेस क्रिएटेड एट रन टाइम। लेकिन आप सोचिए ये जो स्पेस मैंने क्रिएट की है, क्या मैं बोलूंगा ये स्पेस है ना? वर्ड थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता कि सर आपने स्पेस क्रिएट की है, स्पेस क्रिएट की है? एक्चुअली जब हम इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं जहां पे हम रन टाइम पे मेमोरी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, रन टाइम पे मेमोरी स्पेस क्रिएट होके डेटा मेमोरी एलोकेट कर रहा है, तो एक्चुअली इसको स्पेस ना बोल के हम क्या बोलते हैं? वी क्रिएटेड अ नोड, हमने नोड क्रिएट किया है, दैट इज अ नोड एक्चुअली, ठीक है। तो ये नोड क्रिएट किया, अब ये नोड जब आपने क्रिएट किया तो आप देखिए यहां पर आप समझना, ठीक है। तो आपके हर नोड का मेमोरी में एड्रेस है, लेकिन आप यहां भी देख रहे हैं लिखा मैंने भले एक साथ है, लेकिन मेमोरी में तो सारे एड्रेस अलग अलग है ना। तो सर फिर आप कैसे बोल सकते हो कि लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है? ये देखो आप अरे और लिंक लिस्ट इन दोनों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन जब हम करेंगे तो या तो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हमारा अरे होगा या बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हमारा लिंक लिस्ट होगा। लेकिन अरे को यूज करने की लिमिटेशन क्या समझ में आई कि सर साइज फिक्स रहेगी, ठीक है। नो डाउट जावा में हम कुछ और इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, कलेक्शन की बात करेंगे, कलेक्शन किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है। तो यहां पर जब आप बात कर रहे हैं कि सर मैं डेटा को अगर इस तरीके से अलोकेट करूं, मेमोरी क्रिएट करूं, डेटा रखूं, तो ये मैं एक्चुअली मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? नोड। लेकिन इस पर भी मुझे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करना है ना, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड, दैट इज ओके, बट व्हाट इज द रिलेशन? तो रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? ये एड्रेस इसको दे देंगे, ये एड्रेस इसको दे देंगे, ठीक है, ये एड्रेस इसको दे देंगे, और लास्ट 1817 और लास्ट वाले के एड्रेस को नल कर देंगे सपोज, राइट। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये सारे नोड आपस में कनेक्टेड है, और ऐसे नोड बनाते जाओ, डेटा स्टोर करते जाओ, नोड बनेगा डेटा स्टोर होगा, नोड बनेगा डेटा स्टोर होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई प्री डिफाइंड साइज आपने नहीं बताई। लेकिन बस यहां पर यह कंफर्मेशन करना है कि सर लिस्ट यहां से शुरू हो रही है कि यहां से, क्योंकि अरे में तो पता होता है कि 0 इंडेक्स पे पहला एलिमेंट है, तो यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहला नोड होगा उसको स्टार्ट नाम रख देंगे। तो ये मेरी लिस्ट बन गई, और ये जो लिस्ट है ये मैंने डायनेमिकली क्रिएट की हुई है। तो ये भी एक तरीका है डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का, लिस्ट है और आपस में कनेक्टेड है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। कि लिंक लिस्ट इज अगेन ए कॉन्सेप्ट जिससे हम डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि हम यहां पर अभी लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट टू इंप्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, जो अभी आपको समझ में आएगा कि जावा में डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके क्या बेस्ट एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम आगे चलेंगे। गॉट इट? और इसीलिए जब हम डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, आप देखिए ये डेटा स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली कि हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव टाइप का हो सकता है,
डेटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव टाइप का होगा, और नॉन प्रिमिटिव में भी फिर हमारे पास ऑप्शन है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और फिर इसके बाद एक कहानी आएगी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, हैशिंग है, ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा तरीका आपके पास इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर स्ट्रिंग, वेरिएबल्स भी हैं, ऑब्जेक्ट भी हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, यदि मैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो कि यदि मैं लिखता हूं इंटीजर a इक्वल टू 100, तो आपने क्या किया, 100 को a नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, बट दिस इज नॉट द इफिशिएंट वे टू स्टोर द डेटा। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं बट मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज के लिए, लेकिन जब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज की बात होती है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है, यू विल गो फॉर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारे पास तरीके हैं कि हम ट्री का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, हम ग्राफ का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन के साथ डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम क्यू इंप्लीमेंटेशन के साथ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री, दिस ऑल आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। स्टैक एक अलग बात करता है डेटा स्टोर करने की, क्यू एक अलग बात करता है डेटा स्टोर करने की, ग्राफ अलग तरीके से डेटा स्टोरेज का ऑप्शन देता है, ट्री अलग तरीके से डेटा स्टोरेज का ऑप्शन देता है। सबके छोटे छोटे इंट्रोडक्शन अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? ठीक है, व्हाई यू शुड से अरे इज अ लीनियर, स्टैक इज अ लीनियर, या क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई यू से ट्री इज अ नॉन लीनियर। तो आप देखिए, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम कब बोलेंगे? किसी भी ऐसे डेटा कलेक्शन को जहां पर आपको यह पता है कि शुरुआत कहां से हो रही है और एंड कहां पे होगा, राइट? कि यदि मान लो मैं डेटा स्टोर करता हूं अरे फॉर्म में तो मुझे पता है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं अरे को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंस। यू नो वेरी वेल कि आपका पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा, आपका लास्ट इंडेक्स n-1 इंडेक्स पे होगा। तो आपको पता है कि जब डेटा स्टोर होगा तो ये डेटा सीक्वेंस फॉर्म में मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ठीक है। डेटा चाहे कोई भी हो, वो स्ट्रिंग हो, वो कैरेक्टर हो, वो फ्लोट हो, वो डबल हो, बट इंडेक्सिंग तो वही है ना, n-1 तक। तो आपको पता है जब आपको इसमें ट्रैवर्सिंग करना होगी तो हम 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे और n-1 तक ट्रैवर्सिंग करेंगे, चाहे वो कलेक्शन किसी भी टाइप का हो। तो हम बोल सकते हैं अरे इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऐसे ही जब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, अभी मैंने लिंक लिस्ट आपको बताई, तो आप क्या करोगे, नोड बनाओगे। अब नोड मतलब स्पेस, एक्चुअली नोड का मतलब होता है स्पेस, कि आप रन टाइम पे अपनी एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। देखो आप अरे और लिंक लिस्ट में सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है, अरे आपको एक बना बनाया डेटा स्ट्रक्चर मिला है। अरे आपने बनाया नहीं, आपने केवल एक डिक्लेरेशन किया और आपको मेमोरी में अरे मिल गया और आपने जाके उसमें डेटा स्टोर करना शुरू कर दिया। पर जब वो मिलेगा तो चाहे वो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करे या कंपाइल टाइम पे, साइज फिक्स्ड होके मिलेगा। ये बात अलग है कि आप इंटरनली उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, जावा में वी हैव एन ऑप्शन, बट इनिशियली उसकी साइज फिक्स्ड होगी कि ये अरे इनिशियली इतनी साइज का होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं ऐसा, सर मेरे को नहीं चाहिए कि एक अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो फिक्स साइज की मेमोरी एलोकेट करे। मैं चाहता हूं कि डेटा के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन हो, कि अगर मैंने डेटा दिया है एक तो मेमोरी भी एक की है एलोकेट होनी चाहिए। तो फिर आपने लिंक लिस्ट के ऑप्शन पे गए, तो जब आप लिंक लिस्ट के ऑप्शन पे गए तो आपको पता चला यहां पर भी हमारे पास ऑप्शन होंगे अभी, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आप लिंक लिस्ट के ऑप्शन पे गए, लेकिन लिंक लिस्ट के ऑप्शन में भी हमने क्या देखा कि यहां भी मुझे पता होगा ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी और पहला नोड किस पोजीशन पे होगा, स्टार्ट। तो मुझे यहां भी पता है कि मुझे स्टार्ट से चलना है और ऐसे नोड तक चलना है जो नल है, अगर सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें, क्योंकि अभी टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हम पढ़ेंगे। तो दोनों तरीके समझ में आए, ये दोनों लीनियर है क्योंकि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता है। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पर आपको यह पता है कि शुरुआत कहां से करनी है, जहां पर आपको यह पता है कि एंडिंग कहां पर होगी, वो कहलाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन आप देखो डेफिनेशन तो ये भी फुलफिल करता है, राइट? मैंने डेटा रखा है ना, नोड है ये, मैंने स्पेस क्रिएट की, नोड क्रिएट किया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो यहां पर लिख दिया 25, फिर यहां पर लिख दिया मान लो 65, फिर यहां पर लिख दिया मान लो मैंने 60, फिर यहां लिख दिया मैंने 85। तो डेटा स्टोरेज तो ये भी हो रहा है बेटा, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन। तो डेटा भी स्टोर्ड है, रिलेशन भी है, और इसको बोल दिया स्टार्टिंग नोड को यहां पे रूट, ये रूट है। तो ये पता है कि रूट से शुरू हो रहा है, लेकिन बच्चे एंड कहां हो रहा है, एंडिंग क्या मानोगे इसकी, ये एंड हो रहा है या ये एंड हो रहा है, या आपको क्या पता है कि ये एंड कहां पे जाके होगा। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर तो है ना, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन। हर नोड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मुझे पता है ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में है, ये इसके लेफ्ट, लेकिन एंड नहीं पता ना बेटा, एंड तो मल्टीपल है इसके, और ये तो भी छोटा सा बनाया है मैंने।
तो डेटा स्ट्रक्चर तो ये भी है लेकिन नॉन लीनियर। और ये क्या है, ये मेरा ट्री है, तो ट्री अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बट इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वेयर यू नो दैट फ्रॉम वेयर योर इंप्लीमेंटेशन इज स्टार्ट बट यू डोंट नो व्हाट इज द एंड, सीक्वेंस नहीं है। तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और ऐसा ही ट्री है, ऐसा ही मेरे पास ग्राफ होगा, ऐसे ही हम हैश टेबल की बात करेंगे। हम बोलते हैं गूगल मैप इज अ ग्राफ, जहां पर आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि बॉस आप कहीं भी अगर ट्रैवर्सिंग की बात करें तो आप देखिए गूगल मैप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्राफ। कि अगर मान लो मुझे यहां से कहीं एक्स से वाई लोकेशन पे जाना है तो मैं गूगल लोकेशन पे सर्च करूंगा विच इज द मिनिमम पाथ, कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। लेकिन वहां पर आप देखिए वो कनेक्टिविटी तो मल्टीपल बताएगा ना। ठीक है, तो ग्राफ भी जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है स्टार्टिंग है बट देयर इज नो एंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग है लेकिन एंडिंग पता नहीं है। और ग्राफ में आप देखो, मान लो ए डेस्टिनेशन है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, तो यहां पर आपको साइकिल भी मिलती है कि घूम के आप वापस आ सकते हैं। तो ये ग्राफ है, लेकिन ये भी किस तरीके का एग्जांपल है, नॉन लीनियर। अगेन इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री, ग्राफ, हैशिंग, ये सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन की, तो आप देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के, लीनियर और नॉन लीनियर। और इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन बैकग्राउंड में जो होगा वो या तो अरे को यूज करके होगा या लिंक लिस्ट को यूज करके होगा। अगर आप अरे को यूज करके इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की, तो वो स्टैटिक होगा क्योंकि उसकी साइज फिक्स्ड है, चाहे वो रन टाइम मेमोरी एलोकेट करे लेकिन साइज फिक्स होगी, पहले से साइज फिक्स्ड होगी। लेकिन अगर हम डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब जहां पर आप रन टाइम पे डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर को स्टैटिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, डायनेमिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फिर यहां पर आता है कि सर आपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अरे बताया, आपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट बताया, लेकिन ये दो भी तो है ना स्टैक क्यू। अब ये स्टैक क्या है, देखो आप छोटे छोटी सी डेफिनेशन हम सबकी देख रहे हैं और फिर इसके बड़े बम फूटेंगे। फिर जब स्टैक आएगा तो स्टैक के सारे ऑप्शन देखेंगे, स्टैक क्या होता है, स्टैक यूजिंग अरे, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, मल्टीपल स्टैक, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। लेकिन अब पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर बोलता है आपके पास एक तरीका स्टैक भी है, यू कैन स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। अब स्टैक के फॉर्म में अगर मैं डेटा स्टोर करूंगा तो स्टैक का एल्गोरिथम क्या बोलता है या स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। स्टैक सीधी सीधी बात करता है कि वो जब डेटा स्टोर होगा तो ये रूल फॉलो करेगा, और वो रूल क्या है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यदि इस रूल से आपको डेटा कलेक्शन करना है तो आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन करो। और मैं आपको बताता हूं अभी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल भी बताता हूं कि कहीं प्लेट्स रखी हुई है तो आप देखिए जो प्लेट सबसे ऊपर होती है हम वही उठाते हैं, है ना। हम शादी में कभी जाते हैं, कहीं मैरिज पार्टी में आप गए हैं, बर्थडे पार्टी में गए हैं और आप डिनर लंच के लिए गए हैं तो वहां प्लेट्स रखी होती है, स्टेक ऑफ प्लेट्स, हम बफे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो वो प्लेट्स में आप क्या करोगे, सबसे ऊपर जो प्लेट रखी हुई है उसी को सबसे पहले उठाओगे, जिसने रखी उसने सबसे लास्ट में रखी लेकिन लेने वाले ने सबसे पहले उठाई। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, दिस आर द कॉन्सेप्ट जो समझने के लिए। हाँ, इंटरव्यू में क्या बोलना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। इंटरव्यू में रियल लाइफ एग्जांपल केवल तब दो जब वो पूछे ओके टेल मी व्हाट इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक। प्रेस के कपड़े रखे स्टैक है, बिस्किट का पैकेट स्टैक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल। लेकिन यदि इसी को सोचे कि सर स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कहीं तो आईटी इंडस्ट्री में है ना, कहीं तो कंप्यूटर फील्ड इस स्टैक को यूज कर रही होगी, कोई तो मेमोरी होगी, बिल्कुल है। आप देखिए यदि आप किसी भी लैंग्वेज में देखें, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, मान लो अगर मैं जावा की बात करूं, मैं सी की बात करूं, तो हम फंक्शन को यूज करते हैं, है ना। मान लो मैंने एक फंक्शन कॉल किया XYZ, ठीक है, XYZ में आपने एक मेथड कॉल की सपोज PQR, ठीक है, PQR में सपोज आपने एक मेथड कॉल की ABC। तो आप देखिए ये इंटरनली पूरी तरह से स्टैक मैनेजमेंट है। कैसे है, अगर आप देखें इस कॉलिंग को में, ये मान लो मेरा स्टैक है, ठीक है, दिस इज व्हाट माय स्टैक, ठीक है। अब इस स्टैक में ये आपके पास स्टैक है, ये मेमोरी स्टैक है। तो सबसे पहले स्टैक में कौन से मेथड आएगी, मेन, फिर मेन के बाद सेकंड मेथड XYZ, फिर XYZ के बाद PQR के बाद ABC। अब आप इधर छोड़ दो, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले किससे आप बाहर निकलेंगे। पहले आप ABC से बाहर निकलेंगे, फिर आप PQR से बाहर निकलेंगे, फिर XYZ से, फिर मेन से। देख लो आप, एग्जीक्यूशन समझ लो। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक कहां यूज हुआ, फंक्शन कॉलिंग। कोई भी लैंग्वेज में अगर फंक्शन कॉल होते हैं, मेथड कॉल होते हैं, वो स्टैक इंप्लीमेंटेशन को यूज करते हैं। रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। तो ये तो कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है
कि फंक्शन कॉलिंग में बैकग्राउंड स्टैक यूज करता है, रिकर्शन में स्टैक का इंप्लीमेंटेशन होता है। ओके, तो ये वो एग्जांपल है जहां ऑलरेडी स्टैक इंप्लीमेंटेड है। मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन, आप किसी भी लैंग्वेज में अगर मेनू देखते हैं ना, कि मान लो अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में मेनू देखते हैं, तो मेनू में ऐसे पॉपअप मेनू ओपन होते हैं। ठीक है, फाइल में आप आए, न्यू में गए, न्यू से अगर आप पॉपअप मेनू गए, आप देखिए यहां पर आप न्यू से गए, एक पॉपअप मेनू खुला, फिर पॉपअप मेनू खुला, फिर, लेकिन जब आप क्लोज करेंगे तो सबसे पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। आपका जो विंडोज का मेनू है, देखिए आप, वो स्टैक एग्जांपल है। तो यहां जब डेवलपर इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो दे नो दैट कि वी हैव एन स्टैक कॉन्सेप्ट, तो वहां पर उन्होंने स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया। अब यहां लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक एल्गोरिथम है, ये एक तरीका है, उसको कैसे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फिर दूसरा तरीका होता है कि सर क्यू भी तो है, तो क्यू मतलब है, हम जो नॉर्मल क्यू की बात करते हैं ना, क्यू मतलब आपको पता है, क्यू का मतलब होता है लाइन, तो क्यू मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जहां आपको डेटा स्टोरेज करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लॉजिक से, वहां पर हम क्यू इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आपकी मोबाइल की इनकमिंग कॉलिंग की फैसिलिटी क्यू का एग्जांपल है। सही है, जैसे सपोज करो मैंने एक नया मोबाइल परचेस किया, अब मान लीजिए उसकी इनकमिंग कॉलिंग की जो कैपेसिटी है वो 20 कॉल्स की है या 30 कॉल्स की है, राइट। तो फर्स्ट कॉल, मैंने मोबाइल परचेस किया और मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, राजेश का, राइट। राजेश के बाद सेकंड कॉल आया सपोज दीपेश का, दीपेश के बाद तीसरा कॉल, चौथा कॉल, पांचवा कॉल। लेकिन जब 31 नंबर का कॉल आएगा, अगर कैपेसिटी 30 की है, तो ये कॉल नीचे जाते जाएगा, राजेश का कॉल नीचे जाएगा, फिर नीचे, लेकिन जैसे ही 31 नंबर का कॉल आएगा, राजेश का कॉल बाहर हो जाएगा उस मेमोरी से, हिस्ट्री से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये इंप्लीमेंटेशन है क्यू का, कि यहां क्यू इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग क्यू को यूज करती है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्यू को यूज करती है, कि सर्वर पे जब कोई रिक्वेस्ट आती है ना, वेब एप्लीकेशन में सर्वर पे जब किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, तो वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट, मल्टीपल क्लाइंट की भी रिक्वेस्ट एक साथ आ सकती है, लेकिन जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई है उसी को पहले रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ये क्यू का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आता है प्रायोरिटी क्यू, कि कई बार क्यू में भी प्रायोरिटी होती है, कि मान लो अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए हैं, अब आप क्यू में हैं, नंबर आपका ही पहले, लेकिन इतनी देर में अगर सीएम सर की गाड़ी आ गई तो प्रायोरिटी आपको छोड़ के उनको दी जाएगी। सीएम सर खड़े हैं, लेकिन उसके बाद जस्ट बाद पीएम सर की गाड़ी आ गई तो प्रायोरिटी पीएम सर को दी जाएगी। पीएम सर खड़े हैं और अगर एम्बुलेंस आ गई तो सबको छोड़ के प्रायोरिटी पहले एम्बुलेंस को दी जाएगी। तो यहां पर भी क्यू है, लेकिन क्यू में भी प्रायोरिटी है। सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लीनियर क्यू, ये सारे कॉन्सेप्ट बात करेंगे किस कॉन्सेप्ट की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इनके इंप्लीमेंटेशन मैंने अभी आपको बताया। और रियल लाइफ एग्जांपल पे तो आप 25 जगह देख सकते हैं, कहीं भी क्यू खड़ी हुई है, पिज्जा हट पे क्यू लगी हुई है, किसी सिनेमा हॉल के यहाँ क्यू लगी हुई है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर आप क्यू इंप्लीमेंटेशन देखते हैं रियल लाइफ में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि बहुत जब हम डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल तरीके से हो सकता है। ये सारे एल्गोरिथम से, स्टैक क्या है, एक एल्गोरिथम है, क्यू क्या है, एक एल्गोरिथम है, ट्री क्या है, एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम आपको यह बताते हैं कि किस तरीके से आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे। सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस टू इंप्लीमेंट दिस, कि स्टैक का एल्गोरिथम यह बताएगा कि स्टैक इंप्लीमेंटेशन का तरीका क्या होगा। ठीक है, क्यू का एल्गोरिथम यह बताएगा कि क्यू इंप्लीमेंटेशन का तरीका क्या होगा। तो यही बात करता है डेटा स्ट्रक्चर, कि बॉस इसमें आप एक एक एल्गोरिथम को पढ़ो, और आप देखो एल्गोरिथम का लैंग्वेज से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब आप किसी एल्गोरिथम को पढ़ते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि अब उस एल्गोरिथम का इंप्लीमेंटेशन आप किस लैंग्वेज में करते हैं। तो इस पेपर में जब हम बात करते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो हम एक एक करके सारे एल्गोरिथम पढ़ेंगे। लेकिन जब बात आएगी इनके इंप्लीमेंटेशन की, तो मैंने आपको बोला बैकग्राउंड में या तो स्टैटिक फॉर्म में होगा या डायनेमिक फॉर्म में होगा। जब इनका इंप्लीमेंटेशन हमें स्टैटिक फॉर्म में करना है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा को लेके करना है, तो हम अरे को यूज करेंगे। जब हमें इनका इंप्लीमेंटेशन रन टाइम डायनेमिक करना है, कि मैं नहीं चाहता हूं कि सर फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा हो, तो हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन हम लिंक लिस्ट को यूज करके करेंगे। इसीलिए तो यहां पर जब मैं आपको स्टैक पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा स्टैक यूजिंग अरे, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब हमें यह बात करनी है कि सर कॉन्सेप्ट तो चलिए आपने बता दिया, समझ में आ गया, हर चीज क्लियर हो गई, ऐसा मेरा सोचना है कि क्लियर हो गई है। लेकिन अब बात आती है इसका इंप्लीमेंटेशन होगा कैसे। एल्गोरिथम अगर मैं बताऊंगा तो आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। तो यहां पर आपके पास आती है मल्टीपल लैंग्वेजेस,
यहां अब लैंग्वेज का रोल आता है कि जब डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने की बात होती है तो डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन हम सी लैंग्वेज को यूज करके कर सकते हैं, C++ को यूज करके कर सकते हैं, जावा को यूज करके कर सकते हैं, पाइथन को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है, C# को यूज करके कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर तो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग लैंग्वेज के साथ हो सकता है। लेकिन इन सब में से हमने जिस लैंग्वेज को चूज किया है वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा। कि यहां पर हम जब डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे, इन एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे, सो द बेस्ट चॉइस विल गो विथ जावा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर जावा ही क्यों? ठीक है, तो आप देखिए इसके मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जावा इतनी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है कि जहां पर एक बिगिनर भी बड़ी आसानी से डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यहां पे इंप्लीमेंट कर सकता है। और दूसरा और सबसे बेस्ट एडवांटेज इसकी रिच लाइब्रेरी, कलेक्शन फ्रेमवर्क, जहां पर हमें डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इंप्लीमेंटेड क्लासेस दी गई हैं। तो बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए इस लैंग्वेज के साथ डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना। जावा इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, एक रीजन ये भी है क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है जावा, वी शुड गो फॉर अ जावा कॉन्सेप्ट कि यदि आप डेटा स्ट्रक्चर को जावा के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी एक रिक्वायरमेंट ये फुलफिल होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द पीपल हु नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा। वर्सेटाइल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे फीचर्स हैं। ये जब अभी हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मेरी श्योरिटी है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा। अब यहां पर आप देखिए कि यदि आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को जावा में इंप्लीमेंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको जावा कंपलसरी आनी चाहिए। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि जावा का नॉलेज आपका क्या है? आउट ऑफ 10 अपने आप को मार्क्स दीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप डेटा स्ट्रक्चर के लिए परफेक्टली रेडी है या नहीं है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं कोर जावा में। हम जो पढ़ने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, सो इंप्लीमेंटेशन हम इसका ही करेंगे जावा को यूज करके। तो आई होप यहां तक अभी आपको इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। व्हाई डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, हाउ टू इंप्लीमेंट इट। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हम सबसे पहले व्हाई डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो हमने की, क्या है डेटा स्ट्रक्चर, ये किस तरीके के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंटेशन करने के ऑप्शंस आपको देगा, कितने तरीके से डेटा स्टोरेज के आपको ऑप्शन देगा, ये हमने देखा। और फिर इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, हाउ टू इंप्लीमेंट द एल्गोरिथम्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन जावा, ये हम लोगों ने बात की। तो यहां तक अभी हमने इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। बस अब इसके आगे से हमारा 1 बाय 1 टॉपिक शुरू होगा। हर कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, एल्गोरिथम को समझेंगे और फिर इसके इंप्लीमेंटेशन को हम देखेंगे जावा के साथ में। तो बस बने रहिए इस कोर्स में, पढ़ते रहिए डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा। और यदि छोटा सा भी डाउट कहीं पर भी आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर आप जब पढ़ा रहे हैं, आपके जब लेक्चर हम देख रहे हैं तो बेटर हमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन जब हम उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने दिमाग से सॉल्व करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और आप देखिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये केवल आपने नहीं हमने भी फेस करी है। जब हम हमारे लर्निंग फेज में थे तब हमने भी ये प्रॉब्लम फेस की है कि जब फैकल्टी आपको पढ़ा रही है तब आपको चीजें बेटर समझ में आ रही हैं, लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर मैं आज आपको कुछ छोटी छोटी सी टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपने डीएसए को बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फोकस रोके इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली स्टेप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप दिमाग से यह बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो इस पूरे पेपर में आपको लॉजिक सोचना पड़ेंगे, आपको इमेजिनेशन लेके इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पेपर आपको ये बताता है डेटा को मेमोरी में कितने अलग अलग तरीके से आप सेव कर सकते हैं। लाइक स्टैक आपके पास एक ऑप्शन है, क्यू आपके पास एक ऑप्शन है, लिंक लिस्ट आपके पास एक ऑप्शन है, ट्री आपके पास एक ऑप्शन है, हैश टेबल आपके पास ऑप्शन है, ग्राफ आपके पास ऑप्शन है। तो आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा। इसीलिए आपने अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स देखा हो तो आप देखिएगा पूरे कोर्स में हर टॉपिक को मैंने डायग्रामेटिकली समझाया है।
क्योंकि मेमोरी में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको डायग्राम से इमेजिनेशन लेना पड़ेगा कि ओके दिस इज व्हाट द स्टैक इंप्लीमेंटेशन। तो आप जब वो इमेजिनेशन लेंगे तो एक स्टैक को आप समझेंगे, क्योंकि स्टैक मेमोरी में इस तरीके से वर्क कर रहा है, इसका डायग्राम इस तरीके से मेमोरी एलोकेट कर रहा है। हालांकि वो मेमोरी कैसे एलोकेट कर रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। लेकिन डायग्राम से आपको समझ में आएगा स्टैक, तो फिर आप मल्टीपल स्टैक के बारे में सोच पाएंगे। जब आप डायग्राम से क्यू को समझेंगे तो फिर आप डी क्यू के बारे में सोच पाएंगे, आप सर्कुलर क्यू के बारे में सोच पाएंगे। तो इस पूरे पेपर को थोड़ा सा इमेजिन करके पढ़ने की कोशिश करिए, बड़ी आसानी से टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को एक बार सीख लें तो दूसरी बार इसको फिर से समझने की कोशिश करिए, लेकिन अब आप लगा लीजिए घड़ी। अब आप टाइम बाउंडेशन के साथ में इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें कि बॉस क्या ये प्रॉब्लम को मैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी टाइम बाउंडेशन। और आप देखिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपसे जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी अगर आता है और अगर आप टाइम बाउंडेशन के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए हैं तो आप डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे जो कि आपने नहीं भी पढ़ी है, क्योंकि आपके लॉजिक क्लियर है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं जिसके लॉजिक क्लियर है उसके लिए प्रोग्रामिंग बड़ी आसान है, फिर चाहे कोई भी प्रोग्राम आ जाए आप बड़ी आसानी से उस प्रोग्राम को सॉल्व कर लेंगे। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स को समझिए, इनको इंप्लीमेंट करिए और फिर देखिए आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में आप कितनी आसानी से प्रोफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। तो आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। और आप देखिए ये जितनी भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं ये टिप्स को ही यूज करके बच्चों ने टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्रैक करे हैं। बिलीव मी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर प्रॉब्लम फेस करते थे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने टिप्स को फॉलो किया राइट नाउ दे आर इन टॉप एमएनसीज कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस। ओके, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ये हैंड्स प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है। यदि मुझे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को जावा में इंप्लीमेंट करना है तो एक बात बिल्कुल शुरुआत में आप ये क्लियर रखिए कि यहां पर हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम जावा नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है हम जावा को एज अ लैंग्वेज यूज करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए इस पूरे सब्जेक्ट को अगर आपको जावा के साथ इंप्लीमेंट करना है सो देयर आर सम प्रीरिक्विजिशन। और आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस पूरे पेपर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहली स्टेप में आप ये समझिए कि यदि मुझे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को, डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स को यदि जावा के साथ इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि बॉस डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में भी हो सकता है, C++ में भी हो सकता है, जावा में भी हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है, C# में भी हो सकता है, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती। आज एक सॉफ्टवेयर जावा में भी बनता है, सॉफ्टवेयर पाइथन में भी बनता है, सॉफ्टवेयर .NET में भी बनता है। दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इवन यूजर और प्रोग्रामर की अपनी क्या या अपनी क्या कंफर्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो लैंग्वेज चूज करता है। हाँ, जब तक कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यूजर की ना आए। तो वैसे ही यहां पर अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर को जावा के साथ इंप्लीमेंट करना है तो पहली स्टेप में आप ये समझिए कि मुझे जावा में किन मेजर टॉपिक्स को फोकस करना पड़ेगा। हालांकि देखिए इस पूरे पेपर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है केवल कोर जावा कॉन्सेप्ट। वी डोंट रिक्वायर्ड एनी एडवांस जावा कॉन्सेप्ट। हमें कोई एडवांस जावा नहीं चाहिए टू इंप्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर इन जावा। हमें केवल कोर जावा में हमारी प्रोफिशिएंसी चाहिए, राइट। वी डोंट रिक्वायर्ड एनी सर्वलेट, जेएसपी कॉन्सेप्ट और जेडीबीसी कॉन्सेप्ट, और आपने अगर सुने हो इनके नाम, सो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट है केवल कोर जावा। अब क्वेश्चन आता है सर कोर जावा में भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग जावा के पहले जावा के इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। लेकिन इन टॉपिक्स के बिना अगर आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन में आएंगे तो एल्गोरिथम तो आप समझ लेंगे। अभी जब मैं आपको स्टैक का एल्गोरिथम समझाऊंगा, स्टैक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि स्टैक एक लीफो लिस्ट होती है, लेकिन जब उसके इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तो हमारे पास दो चॉइस होगी। क्योंकि मैंने बोला था डेटा स्ट्रक्चर स्टैटिक भी होता है, डेटा स्ट्रक्चर डायनेमिक भी होता है, और यहां पर जावा में हमारे पास अरे भी है, हमारे पास कलेक्शन भी है। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कलेक्शन क्यों है। हालांकि डोंट वरी, मैं अरे वर्सेस कलेक्शन का एक पूरा स्पेसिफिक टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा जहां पर हम अरे क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है और कलेक्शन पे क्यों जाना है। लेकिन पूरा जावा
सॉरी पूरा डेटा स्ट्रक्चर जब हम जावा में इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो हमारा मेजर फोकस होता है या अरे पे या कलेक्शन पे। वो डिपेंड ये करता है कि आप स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं या डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए कि यदि आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को जावा में इंप्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको जावा कंपलसरी आनी चाहिए। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि जावा का नॉलेज आपका क्या है, आउट ऑफ 10 अपने आप को मार्क्स दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप डेटा स्ट्रक्चर के लिए परफेक्टली रेडी है या नहीं है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं कोर जावा में। लेकिन इसके अलावा जो मेजर टॉपिक्स हैं, राइट, यू मस्ट नो द डेटा टाइप्स। आपको जावा के डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम अरे बनाएंगे तो अरे हमारा स्ट्रिंग का भी हो सकता है, अरे हमारा इंटीजर का भी हो सकता है, अरे हमारा डबल का भी हो सकता है, ठीक है। तो कोर जावा आपको नो डाउट आपको कोर जावा थॉरोली आनी चाहिए, पर कोर जावा में भी जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है आप उनको समझ लीजिए। डेटा टाइप, लूपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्ड वी विल टॉक अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर जावा। यू मस्ट नो द एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम जावा इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो नो डाउट एक्सेप्शन आने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। जब हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को जावा में इंप्लीमेंट करेंगे तो एक्सेप्शंस भी आएंगे, और अगर एक्सेप्शंस आएंगे तो मुझे एक्सेप्शंस को मैनेज भी करना है। ओके, तो यहां पर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी रिक्वायर्ड फॉर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब जावा में इंप्लीमेंटेशन के लिए। देन विल गो फॉर रैपर क्लासेस, ठीक है, रैपर इंटरफेस इवन, है ना, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लास इंटरफेस, है ना, कि ये पहले लिखना चाहिए था हालांकि मुझे, ठीक है, क्लासेस इंटरफेस। तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि मैं सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूं। देन विल रिक्वायर्ड अरे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, यू मस्ट नो द अरे कॉन्सेप्ट इन जावा, यू मस्ट नो द पैकेज कॉन्सेप्ट इन जावा, ठीक है। इसके अलावा द अनदर टॉपिक इज कलेक्शन, वी रिक्वायर्ड कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट। ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए, कलेक्शन और अरे, ठीक है। तो कलेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर इन जावा, एंड अरे इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये दो तो आपको आने ही चाहिए, और यदि इन दोनों में कहीं छोटा सा भी डाउट है या आपने नहीं पढ़े हैं या अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, पहले मेरे कोर जावा के लेक्चर में आप जाइए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से कलेक्शन फ्रेमवर्क समझाया है। अरे के ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर में हमने अरे की बात की है, वन डायमेंशनल, एंड हाउ अरे ऑफ जावा इज डिफर फ्रॉम सी एंड C++, ये हम लोगों ने बात की थी। तो ये जो मेजर टॉपिक्स है, अरे, पैकेज, कलेक्शन, ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग, लूपिंग कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप, क्लासेस एंड इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, ये कुछ टॉपिक जो है ये डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। बट जैसे मैंने आपको बोला, वी डोंट रिक्वायर्ड एनी एडवांस जावा टॉपिक। हमें ना कोई सर्वलेट की जरूरत है, ना हमें JDBC चाहिए, ना हमें कोई JSP के कॉन्सेप्ट चाहिए, ना हमें IO की अभी कोई रिक्वायरमेंट है। IO की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी तो अपन आगे समझेंगे। तो ये मेजर, ना स्विंग समय चाहिए, ना कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है। वी स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन कोर जावा टू इंप्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, एंड दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी आपको लिखे हैं, ठीक है। हालांकि मैंने पहले ही आपको बोला है कोर जावा के मेजर टॉपिक ये है, लेकिन कोर जावा में बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो एक बार पहले आप अपना कोर जावा अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और यदि आपका कोर जावा प्रिपेयर्ड है तो मोस्ट वेलकम टू इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इन जावा। तो ये तो बात हुई कि डेटा स्ट्रक्चर के लिए जावा में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि जब डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन होगा तो हम जावा में क्या क्या टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कौन कौन से एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर के किन किन एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। क्योंकि आप देखिए एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, यू नो, किसी भी प्रॉब्लम का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, कि आपने स्टेप्स बताई है कि अगर मैं स्टैक की बात करूंगा तो स्टैक इन स्टेप्स पे काम करेगा। स्टैक में अगर हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट फ्रॉम यूजर। ऐसे हम एक्चुअली एल्गोरिथम में ये बताते हैं, इनपुट फ्रॉम यूजर, देन वी नीड टू चेक द टॉप पोजीशन। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एल्गोरिथम समझा दिया। लेकिन अब इसका कोडिंग इंप्लीमेंटेशन होगा, तो वो जो कोडिंग इंप्लीमेंटेशन होगा वो हम जावा को यूज करके करेंगे। और यही अगर आप सी की बात करें तो सी में इंप्लीमेंट करके कर सकते हैं या C++ में, बट हमने स्पेसिफिकली डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा की बात की है। ओके, तो अब यहां पर बात यह है कि सर ये जो आप एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, ये जो आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो इनमें हम किन किन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के किन एल्गोरिथम्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आप बात
बात करते हैं हम सिलेबस की कि विच आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। तो हम स्टैक से शुरू करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम शुरू करेंगे अरे के कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हम अरे देखेंगे, ठीक है। फिर अरे के बाद हम सेकेंड कॉन्सेप्ट कलेक्शन का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, कलेक्शन क्या होता है, क्योंकि जो भी एल्गोरिथम आप जावा में इंप्लीमेंट करेंगे वो सारे एल्गोरिथम्स की इनबिल्ड क्लासेस और मेथड्स आपको कलेक्शन में मिलेंगी। तो हमें यह समझना है कि यदि मैं लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन हम कलेक्शन को यूज करके किस तरीके से कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू मस्ट नो द कलेक्शन क्लासेस कॉन्सेप्ट, यू मस्ट नो द कलेक्शन इंटरफेसेस कॉन्सेप्ट। तो पूरी हायरार्की हम पढ़ते हैं जब हम कलेक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहली स्टेप में हम अरे की बात करेंगे कि जावा में अरे किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, और आपने पढ़ा है सो वेल एंड गुड, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में इसका क्या यूज आएगा या डेटा स्ट्रक्चर में हम इसको किस तरीके से यूज करने वाले हैं टू इंप्लीमेंटिंग स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि जब हम अरे की बात करेंगे तो चाहे वो अरे सी में हो या जावा में हो, अरे की सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है लिमिटेड डेटा, कि आपका डेटा जो है वो हमेशा लिमिटेड होता है। कि आपने अगर अरे बना दिया 10 का तो 10 से 11वां नंबर आप दोगे, जावा एक्सेप्शन फेंक देगा, है ना। देयर इज एन एक्सेप्शन इन जावा, इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन। इसीलिए मैंने आपसे बोला था एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। तो अरे को हम डिस्कस करेंगे, कलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैक कॉन्सेप्ट, और ये मैं मेजर टॉपिक लिख रहा हूं, है ना। फिर इस स्टैक को लेके कुछ इंप्लीमेंटेशंस की हम बात करेंगे, लाइक स्टैक को यूज करके हम किस तरीके के एप्लीकेशन डेवलप करेंगे या किस तरीके के इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, एक्सप्रेशन, किस तरीके से स्टैक इंप्लीमेंटेशन के साथ हम डिजाइन कर सकते हैं, यह हमारा डिस्कशन होगा। स्टैक में हम मल्टीपल स्टैक की बात करेंगे कि मल्टीपल स्टैक को हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मल्टीपल स्टैक। ओके, तो अरे, कलेक्शन, स्टैक, हालांकि कलेक्शन में आपके ये सारे टॉपिक अभी आ ही जाएंगे, लेकिन ठीक है हम बात करेंगे आगे। देन विल टॉक अबाउट क्यू, ठीक है। क्यू क्या होता है, क्यू का इंप्लीमेंटेशन हम क्यों करते हैं। और आप देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पहली बार भी आपको बोला था कि डेटा स्ट्रक्चर का ये हर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेड है। जब हम स्टैक पढ़ेंगे तो मैं आपको स्टैक के इंप्लीमेंटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कहां पर ऑलरेडी आपको सिस्टम में स्टैक इंप्लीमेंटेशन मिलता है। हम जब मेमोरी की बात करते हैं, सिस्टम मेमोरी की, तो हम ये बोलते हैं देयर इज एन स्टैक मेमोरी, देयर इज एन हीप मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी क्या होती है, मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया हुआ है, तभी तो हम उसको स्टैक मेमोरी बोलते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इस पेपर को पढ़ने के बाद किस तरीके की जॉब्स हमें ऑफर होंगी, व्हाट वुड बी द सैलरी स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप देखिए मेरा यह मानना है कि यदि आप किसी टॉप मोस्ट एमएनसीज तक पहुंचना चाहते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर सबसे शानदार सीढ़ी है उस टॉप मोस्ट एमएनसीज तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हर टॉप मोस्ट कंपनी, लाइक गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल अपने सर्चिंग कॉन्सेप्ट में डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स को यूज करता है। यदि हम गूगल मैप की बात करें तो गूगल मैप ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को यूज करता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं हर एप्लीकेशन, चाहे वो गूगल की हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की हो, चाहे वो किसी भी टॉप मोस्ट एमएनसीज की हो, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट हर जगह आपको इंप्लीमेंटेड मिलेंगे। और अभी हम देखने वाले हैं पूरे कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूं रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि रियल वर्ल्ड में डेटा स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशंस क्या है, टेक्निकली डेटा स्ट्रक्चर के क्या इंप्लीमेंटेशन है। अब आप देखिए जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है कि सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कि यदि मैं डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ता हूं तो मुझे किस तरीके के जॉब्स ऑफर होंगे, मेरा सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए मेरा यह कहना है कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर को आप इस पेपर से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि मेरा यह सोचना है कि इफ यू आर गुड इन डेटा स्ट्रक्चर तो सैलरी इज नो बार फॉर द राइट कैंडिडेट। योर मिनिमम सैलरी वुड बी मोर देन 10 लाख रुपीज। ये मेरी श्योरिटी है आपसे, लेकिन उस लेवल पे आपको डेटा स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। गॉट इट। और फिर मैं अब चाहूंगा कि मैं अपना एक स्टैक बनाऊं, एक ऐसा कलेक्शन जो स्टैक के रूल को यूज करे। तो वहां पर हम हमारे स्टैक इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, हम क्यू की बात करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पर आप क्यू इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, मोबाइल में, सिस्टम में, ठीक है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में। लेकिन अब मुझे अपना एक क्यू इंप्लीमेंट करना है तो मेरे पास मल्टीपल चॉइस है कि मैं क्यू को स्टैटिक बनाना चाहता हूं या क्यू को मैं डायनेमिक बनाना चाहता हूं। अगर मुझे क्यू को स्टैटिक बनाना है तो आई शुड गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट। यदि मुझे क्यू को डायनेमिक बनाना है तो वहां पर बात करेंगे क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, क्यू यूजिंग अरे, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। सिमिलर वे में हम सर्कुलर क्यू की बात करेंगे कि सर्कुलर क्यू क्या होता है एंड हाउ टू इंप्लीमेंट सर्कुलर क्यू इन जावा। जावा में सर्कुलर क्यू का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा,
हम दो तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में जहां पर डेटा की लिमिटेशन होगी, ओवरफ्लो की कंडीशंस आपको मिलेंगी। कि जब हम स्टैक पढ़ेंगे तो अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक। स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है? तो स्टैक ओवरफ्लो कब होगा? जब आप स्टैक को स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ इंप्लीमेंट करोगे। क्यू ओवरफ्लो कब होगा? जब आप उसको स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ इंप्लीमेंट करोगे। और स्टैटिक मतलब अरे का कॉन्सेप्ट। तो जावा में अरे भले ही रन टाइम मेमोरी एलोकेट करता है, पर नेचर उसका स्टैटिक है। आपने अगर जावा में अरे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम जैसे सी में अरे डिक्लेयर करते हैं, तो सी में हमारा अरे का डिक्लेरेशन क्या होता है? हम पहले से साइज बताते हैं। लेकिन जावा में हम रन टाइम पे अरे बनाते हैं, लेकिन साइज तो बताना पड़ रही है ना। डेटा के आने के पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, और अगर उससे ज्यादा डेटा दिया तो ये ओवरफ्लो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है कि डेटा स्ट्रक्चर के वो कॉन्सेप्ट जो लिमिटेड डेटा पे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जहां पर ओवरफ्लो कंडीशन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन जब वही डेटा स्ट्रक्चर हम अनलिमिटेड डेटा की बात करते हैं कि बहुत देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ डेटा, कि जहां पर आप डेटा इंसर्शन डिलीशन किस तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। और जब हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। वी आर इंप्लीमेंटिंग क्यू डायनेमिकली, वी आर इंप्लीमेंटिंग क्यू स्टैटिक फॉर्मेट में, राइट। लेकिन वही फिर सर्कुलर क्यू में भी आएगा, क्योंकि जब हम क्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी, और उस लिमिटेशन को हटाने के लिए, उस लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए विल गो फॉर सर्कुलर क्यू कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे डी क्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डबल एंडेड क्यू क्या होता है, हम डी क्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो सिंगल एंडेड क्यू होता है वो एक ही साइड से इंसर्शन और दूसरे साइड से डिलीशन अलाउड करता है, लेकिन डी क्यू दोनों साइड से इंसर्शन डिलीशन अलाउड करता है। तो ये डी क्यू का कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो बिलीव मी, दिस एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आप समझिए, आप सोच के देखिए क्यों डेटा स्ट्रक्चर टॉप एमएनसीज की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्यों आपसे डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है। क्योंकि एक बार अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर के इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो उसके बाद आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए मेमोरी मैनेजमेंट बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा पेपर आपको यही सिखाता है कि बॉस किस तरीके से आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज करेंगे। वो डेटा मैनेजमेंट ही किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। यू हैव टू मैनेज योर डेटा कंसिस्टेंसी। आपको डेटा कंसिस्टेंसी मैनेज करना है, आपको फॉर्मेट में डेटा मैनेज करना है, आपके डेटा रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करेंगे। और यही पेपर, ये जो पेपर है, ये हमें यही सिखाता है। दोस्तों, यदि आप लर्निंग से अर्निंग तक पहुंचना चाहते हैं, क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक अगर आपको पहुंचना है, तो टेक विद्वान पर आपके लिए अवेलेबल है प्लेसमेंट रेडी कोर्सेज, जहां पर हमने हर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस के पैटर्न को मैच करके इस पूरे कोर्स को रेडी किया है। तो टेक विद्वान पे सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत लो प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो एंजॉय करिए इन कोर्सेज को एंड गेट रेडी फॉर क्रैक द टॉप मोस्ट एमएनसीज, कि किस तरीके से आप डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्यू के फॉर्मेट में, स्टैक के फॉर्मेट में, सर्कुलर क्यू के फॉर्मेट में, डी क्यू के फॉर्मेट में, प्रायोरिटी क्यू के फॉर्मेट में। तो यहां पर हम प्रायोरिटी क्यू की भी बात करेंगे कि व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू। क्योंकि आप देखिए, क्यू में भी दो चीजें होती हैं। एक तो लाइन लगी हुई है, ठीक है, लाइन में कॉमन मैन लाइन में खड़े हुए हैं, तो एक एक करके जाएंगे। लेकिन उसी समय अगर कोई वीआईपी पर्सन आ गए तो फिर प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, भले ही आप क्यू में लगे हुए हैं। तो वो प्रायोरिटी क्यू कहलाता है, कि क्यू में भी प्रायोरिटी होती है। तो ये क्यों होती है, इसका क्या यूज है, इसका कहां इंप्लीमेंटेशन आपको सिस्टम में मिलेगा, ये हम बात करेंगे जब हम प्रायोरिटी क्यू के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो स्टैक क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, देन विल टॉक अबाउट लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट। फिर हम लिंक लिस्ट पे आएंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, नोड क्या होते हैं, अरे वर्सेस नोड। अरे में जब डेटा एलिमेंट स्टोर होता है तो क्या होता है, नोड में जब डेटा एलिमेंट स्टोर होता है तो क्या होता है। तो वहां पर हम लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। लिंक लिस्ट में भी फिर हमारे पास चॉइस है, विल गो फॉर डबल लिंक लिस्ट, जिसको हम डबल लिंक लिस्ट कहते हैं, डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट के बाद फिर हमारे पास चॉइस है, विल गो फॉर
सर्कुलर लिंक लिस्ट, हम सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, और ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसका भी इंप्लीमेंटेशन दो तरीके से होता है, एक सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट और दूसरी डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये भी हम देखेंगे डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है जो आपको डायनेमिक डेटा कलेक्शन बताएगा। क्योंकि जब हम अरे की बात करते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, कि जब हम अरे की बात करते हैं तो डेटा स्टैटिक फॉर्मेट में स्टोर होता है, लेकिन जब डेटा को डायनेमिक फॉर्मेट में स्टोर करना होता है तो हमारे दिमाग में आता है लिंक लिस्ट। वहां पर हम डायनेमिक डेटा एलोकेशन की बात करते हैं, ऐसा डेटा जहां कहीं कोई लिमिटेशन ना हो, ऐसा डेटा जिसका इंसर्शन डिलीशन मेरे कंट्रोल में रहे। क्योंकि अरे की कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने अरे पढ़ा है किसी भी लैंग्वेज में तो आप सोच के देखिए, क्या अरे में बीच में एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। एक 10 के अरे में से एक एलिमेंट डिलीट करूंगा तो वो 9 का हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो यहां बैकग्राउंड में काम करता है फिर लिंक लिस्ट, कि जहां आप चाहते हैं इंसर्शन आपके अकॉर्डिंग हो, डिलीशन आपके अकॉर्डिंग हो। अगर आपने करे 10 का बना दिया, 3 एलिमेंट दिए, रिमेनिंग मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। लिंक लिस्ट क्या बोलता है? 3 एलिमेंट के लिए 3 मेमोरी के नोड बनाओ। अननेसेसरी मेमोरी में डेटा को मेमोरी में क्यों वेस्ट करना है, मेमोरी क्यों वेस्ट करना है? जब डेटा है ही नहीं तो मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत क्या है? लेकिन अरे तो करेगा, भले ही वो रन टाइम पे करेगा लेकिन करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना होते हैं इस पेपर में, कि हम लिंक लिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं। जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा कलेक्शन के लिए अरे है, देन व्हाई वी शुड गो फॉर अ लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट। तो हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे, हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करेंगे, हम डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करेंगे, हम स्टैक लिंक लिस्ट की बात करेंगे, हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट, हम क्यू इंप्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट, क्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको बोला ना कि बॉस इस पूरे पेपर में आप समझना, डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके के बैकग्राउंड को यूज करता है। और हमेशा ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यदि आपने स्टैक बनाया है तो आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज योर बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर। तो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे हो सकता है और बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट हो सकता है। मतलब जब भी किसी डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे भी हो सकता है और हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट भी हो सकता है। और जावा दोनों को सपोर्ट करता है। जावा में हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन अरे के साथ भी कर सकते हैं और जावा में हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट भी अवेलेबल है, हमारे पास अरे भी अवेलेबल है। लेकिन जब हम अरे के साथ इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो यही कहलाता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, और जब हम लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो यही कहलाता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, जहां कोई मेमोरी की लिमिटेशन नहीं है, जहां कंट्रोलिंग ऑफ डेटा आपके हाथ में रहेगी। तो बात को समझने की कोशिश करो, आपकी जो ये एल्गोरिथम्स हैं इनके इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो स्टैक लिंक लिस्ट, क्यू लिंक लिस्ट की हम बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन क्या होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ नोटेशन क्या होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस क्या होता है। बिग ओ नोटेशन क्या होता है, बिग ओ नोटेशन किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करता है किसी भी प्रोग्राम की। क्योंकि आप समझिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए हमेशा मैं बात करता हूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाएंगे ना, तो सॉफ्टवेयर में 2 चीजों पे जब तक फोकस नहीं करेंगे, 2 कॉन्सेप्ट पे जब तक फोकस नहीं करेंगे, यूजर आपके सॉफ्टवेयर को लाइक ही नहीं करेगा। हमेशा यूजर उस सॉफ्टवेयर को लाइक करता है जो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूशन के साथ बनते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन दोनों पे फोकस होता है जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए आप, जब हम लर्निंग स्टेज में होते हैं ना, हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, तब हम इन चीजों पे फोकस नहीं करते। हम बिल्कुल सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल एक एप्लीकेशन बना देते हैं, चाहे उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर हमें पता ही नहीं है। हमें बोला ये प्रोजेक्ट बना दो, हमने बना दिया। लेकिन बॉस, जब ये एप्लीकेशन लाइव होती है ना, तो फिर ध्यान रखना पड़ता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द अमाउंट ऑफ स्पेस यूज्ड बाय अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। एक प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने किसी को सॉफ्टवेयर बना के दिया, वो सॉफ्टवेयर की लोडिंग प्रोसेस ही ज्यादा है, तो यूजर सेकंड टाइम पे आपके सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखो ना, अगर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर टाइम से आपको, मतलब अननेसेसरी टाइम ले रहा है रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो आपने गूगल को ओपन किया,
है ना, गूगल, चैट जीपीटी, बहुत सारे अब तो सर्च ऑप्शन आपके पास हैं। आपने गूगल ओपन किया, बोलते हैं गूगल सर्च इंजन सबसे बेस्ट है, ओके। अब आपने गूगल को ओपन किया और आपने उसमें कुछ सर्चिंग के लिए ढूंढा, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर या हाउ टू यूज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने कुछ सर्च किया, ओके। अब वहां से मैसेज आया, ओके अभी ढूंढ रहा हूं, 10 मिनट लगेंगे, एक एग्जांपल है, राइट। एक मैसेज आ गया, इट विल टेक 10 मिनट्स टू सर्च योर डेटा। आप सेकंड टाइम पे शायद उस सर्च इंजन को यूज ही नहीं करोगे क्योंकि इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन गूगल पे होता क्या है, आप डेटा दो और अगर आपके इंटरनेट स्पीड फास्ट है, विद इन अ सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया, आपका डेटा वो सर्च करके ला देगा। ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, कि कितने मिनिमम टाइम में आपकी एप्लीकेशन डेटा सर्च कर रही है, दिस इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कितने कम से कम टाइम में आपकी एप्लीकेशन, सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है फास्ट एग्जीक्यूशन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है मेमोरी स्पेस, कितनी कम मेमोरी ली है आपके सॉफ्टवेयर ने। मैंने शायद इनिशियल लेवल पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को टाइम से रिलेट कर दिया, बट वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, सपोज करिए आप कोई ऐप स्टोर पे गए और आपको ऐप स्टोर से किसी ऐप को डाउनलोड करना है और आप अपने मोबाइल डेटा पे हैं, ठीक है। अब अगर आपने किसी ने आपसे बोला ये ऐप बहुत अच्छा है, इसको डाउनलोड करो, आप गए, लेकिन आपने जब ये देखा यार इस ऐप की टोटल साइज 3 GB है, आप नहीं करोगे डाउनलोड। आप सोचोगे छोड़ो यार, कोई वाईफाई देखेंगे फ्री में तब करेंगे। लेकिन अगर उसी ऐप की टोटल मेमोरी साइज 20 MB की हुई तो शायद आप कर लेंगे, क्योंकि कम स्पेस का सॉफ्टवेयर हमेशा यूजर लाइक करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको यह भी बताता है कि बॉस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करोगे, कैसे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करोगे। ये हमारा टॉपिक होगा जो हम जावा में डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा में कवर करने वाले हैं। अब आप देखिए यहां पे सबसे मेजर क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि सर क्या पोजीशंस हमें ऑफर होंगी, कि डेटा स्ट्रक्चर अगर हमने पढ़ लिया है, अगर हमने टॉप मोस्ट एमएनसी ज्वाइन कर लिए, तो देखिए पोजीशन आपको भी पता है पूरी तरीके से डिपेंड होती है आपके एक्सपीरियंस पे। बट यस, आप शुरुआत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से करेंगे, यू विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद यू विल बिकम ए एनालिस्ट, यू विल बिकम अ सिस्टम आर्किटेक्ट। तो देयर आर लॉट ऑफ पोजीशंस अवेलेबल for the student who are good in data structure. Then we'll come to the next point, searching and sorting. फिर हम बात करेंगे सर्चिंग की, सॉर्टिंग की, राइट। सर्चिंग सॉर्टिंग में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हम बात करेंगे लीनियर सर्च की, ठीक है, क्योंकि सर्चिंग जब किसी कलेक्शन में की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां भी यही है कि कितनी जल्दी आप सर्च कर सकते हैं, वही जो भी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको 2 तरीके के सर्चिंग ऑप्शन देता है कि फ्रॉम द कलेक्शन यू कैन सर्च योर एलिमेंट इन लीनियर सर्च, इन लीनियर वे, और यू विल गो फॉर बाइनरी सर्च। क्या आप लीनियर सर्च पे जा सकते हैं, बाइनरी सर्च पे जा सकते हैं। सेम सॉर्टिंग के हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, विल गो फॉर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। यहां पर हम बात करेंगे लीनियर सॉर्ट की, हम बात करेंगे बबल सॉर्ट की, ठीक है, हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की, ठीक है, हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट की, ओके, हम बात करेंगे क्विक सॉर्ट की। तो ये सॉर्टिंग टेक्निक्स है, लीनियर सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है, रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है, शेल सॉर्ट, बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक हम देखने वाले हैं और इन सब में डिफरेंस देखेंगे कि यदि आप किसी कलेक्शन में से, और आप देखिए इन सब के लिए आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर चाहे अरे हो चाहे लिंक लिस्ट हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम से इनको चाहिए कलेक्शन। वो कलेक्शन आपका अरे हो सकता है, वो कलेक्शन आपका लिंक लिस्ट हो सकता है। बाइनरी सर्च अरे पे भी चलता है, बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट पे भी इंप्लीमेंटेड है। सिलेक्शन सॉर्ट में अरे पे भी अप्लाई कर सकता हूं, सिलेक्शन सॉर्ट में लिंक लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकता हूं। तो जब हम सर्चिंग और सॉर्टिंग की बात करते हैं तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपका डेटा कलेक्शन किस फॉर्मेट में है, और मैं दोनों तरीके से आपको इंप्लीमेंटेशन बताने वाला हूं। तो ये हम देखेंगे सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक क्या होती है। देन विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट ट्री। फिर हम ट्री की बात करेंगे, और ट्री में फिर हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री क्या होता है, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्री टॉपिक्स। बाइनरी सर्च ट्री, यहां पर हम ट्री ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे कि जब ट्री में ट्रैवर्सिंग होती है तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या होती है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या होती है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या होती है, और इनके इंप्लीमेंटेशन को हम देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एल्गोरिथम्स इन ट्री। इसमें बाइनरी सर्च ट्री क्या है, बाइनरी ट्री क्या है, ट्री क्या है, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, बी ट्री, विल टॉक अबाउट बी ट्री, विल टॉक अबाउट बी प्लस ट्री, मतलब सारे ट्री के ऑलमोस्ट हर टॉपिक को हम
डिस्कस करने वाले रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, ये हम देखेंगे रेड ब्लैक ट्री क्या होता है। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस को उठा लें, आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। आप किसी भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस को देखें, आप ये टॉपिक आपको मिलेंगे, और यही सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। बस कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारा इंप्लीमेंटेशन, पहले एल्गोरिथम समझेंगे और फिर उस एल्गोरिथम के इंप्लीमेंटेशन को समझेंगे, और उसके लिए हमें जावा की रिक्वायरमेंट। और इसीलिए मैंने आपसे बोला है जावा तैयार करके आओ, कि पहले जावा के उन टॉपिक्स को रेडी कर लो, कोर जावा को रेडी कर लो, उसके बाद उसके इंप्लीमेंटेशन को आप सीखें डेटा स्ट्रक्चर में, कि डेटा स्ट्रक्चर में के कॉन्सेप्ट किस तरीके से जावा में इंप्लीमेंट होंगे। क्योंकि अगर आप जावा में अनकंफर्टेबल हैं तो बहुत थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है फिर। तो पहले अच्छे से पढ़े, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर का करें, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, और अभी तो मैं कुछ टॉपिक्स हो सकता है मेरे दिमाग से स्लिप हो रहे हैं, बट यस ट्री पे जब आएंगे तो हम देख लेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ट्री इज ऑलमोस्ट अबाउट ऑल द ट्री, केवल ये नहीं, ऑलमोस्ट ट्री के सारे टॉपिक्स, राइट। और फिर हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्राफ। देन विल टॉक अबाउट ग्राफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहां पर हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जहां पर हम ग्राफ के एल्गोरिथम की बात करेंगे, प्रिम्स एल्गोरिथम, डिजगेस्ट्रा एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ इन शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होते हैं, मतलब ये सारे एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, डिजगेस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है, ये सब एल्गोरिथम सभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। डिजगेस्ट्रा एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम एंड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्राफ है यार। ग्राफ को जब ओपन करेंगे तो ग्राफ्स की ट्रैवर्सिंग किस तरीके से होती है ग्राफ में, ग्राफ ट्रैवर्सिंग के तरीके कौन कौन से, उनके बारे में हम बात करेंगे, कि ग्राफ में कितने देश है, ट्री में ट्रैवर्सिंग होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वैसे ग्राफ ट्रैवर्सिंग की हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट, मतलब ये मेजर टॉपिक जो हम डेटा स्ट्रक्चर में भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा और भी आ जाते हैं, इसके अलावा हम हैशिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हैशिंग क्या होता है, हाउ टू इंप्लीमेंट हैश सेट, हैशिंग क्या होता है, हैशिंग टेक्निक क्या होती है, हैश टेबल क्या होता है, ठीक है, हैश कोलाइजन का क्या मतलब है, हैश टेबल, हैशिंग, हैश टेबल, सॉरी हैशिंग, कोलाइजन, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हैशिंग टेक्निक भी हम देखेंगे, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, व्हाट इज डिक्शनरी, ठीक है, एंड हाउ टू इंप्लीमेंट डिक्शनरी कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा, कि डिक्शनरी को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे ही टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से और बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि जावा से रिलेटेड होगा थोड़ा सा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने के पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इंप्लीमेंटेशन हम या तो स्टैटिक फॉर्म में करेंगे या डायनेमिक फॉर्म में करेंगे। और अगर हम स्टैटिक फॉर्म में करेंगे तो वी शुड नो अरे कॉन्सेप्ट, और अगर हम डायनेमिक फॉर्म में करेंगे वी शुड नो कलेक्शन कॉन्सेप्ट। तो आप दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिए, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू बिल्कुल देने वाला हूं। लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में अक्सर पूछा जाता है, जब हम उसको जावा के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन अरे एंड कलेक्शन, अरे वर्सेस कलेक्शन। तो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बस बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो आप देखिए, मेरे पास दो चॉइस हैं, तो कब तक हम अरे को सपोर्ट ले सकते हैं और कब हमें कलेक्शन पे जाना है। जैसे मैंने आपको बोला ना, द कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर यू कैन इंप्लीमेंट यूजिंग कलेक्शन, लेकिन हमें दोनों को इसलिए लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू भी तो क्लियर करना है ना। तो यदि मान लो उसने जावा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कैन वी इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग अरे इन जावा, यस यू कैन, बट व्हाट इज द लिमिटेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो आप देखिए, एक्चुअली जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर आप दो तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप से हम इंप्लीमेंट करते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और दूसरे को हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर के किसी कॉन्सेप्ट को स्टैटिक फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे तो यहां पर हम यूज करेंगे अरे, दैट विल गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट, राइट। और यदि मुझे फुल्ली डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर पे जाना है, देन विल गो फॉर अ कलेक्शन कॉन्सेप्ट, यहां पर फिर हम कलेक्शन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, राइट। अब क्या डिफरेंस है दोनों में सर, डिफरेंस ये है कि जब भी आप स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ ओवरफ्लो कंडीशन।
चाहे आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन करें, चाहे आप क्यों, मैं अभी आपको करके बताऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर केवल कलेक्शन से नहीं बताने वाला हूं, ये तो हम देखेंगे क्योंकि ये तो प्राइम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन कुछ लेवल तक अरे के साथ भी देखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि यस वी कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट यूजिंग अरे इन जावा। लेकिन फिर वहां हम लिमिटेशन की भी बात करेंगे, और वही डिस्कस आज हम करने वाले हैं कि अरे के साथ जब हम डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे देन व्हाट इज द प्रॉब्लम वी फेस, किस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस होगी, देन व्हाई वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन कॉन्सेप्ट, और क्यों सजेस्ट किया जाता है कि ऑलवेज गो विद द कलेक्शन कॉन्सेप्ट व्हेन यू वांट टू इंप्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर इन जावा। लेकिन जब हम सी की बात करते हैं तो हम अरे को यूज करते हैं, जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो हम अरे को यूज करते हैं। तो सर अरे तो जावा में भी है, तो आप देखिए अरे को जब आप यूज करते हैं तो हम उसको स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि अरे की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अरे में जब भी आपको एलिमेंट एंटर करते हैं तो उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए अरे की साइज कितनी है। विदाउट साइज ना अरे सी में डिक्लेयर होता है, ना सी प्लस प्लस में, और ना जावा में। यस देयर इज अ डिफरेंस कि सर जावा में तो अरे की साइज रन टाइम पे डिसाइड होती है, बिल्कुल। सी और सी प्लस प्लस में तो सर हम साइज ऑफ अरे कंपाइल टाइम पे डिसाइड करते हैं कि पहले से हमें साइज बतानी पड़ती है। जावा में भी बेटा आप साइज भले ही रन टाइम पे बताओगे, लेकिन डेटा आने के पहले तो साइज बतानी पड़ेगी ना। आपको ये तो पहले बताना पड़ेगा कि इस अरे में आप नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एंटर करने वाले हैं। भले ही वो साइज आप रन टाइम पे बताएं, लेकिन साइज तो बतानी पड़ेगी ना। और अगर उस साइज से एक भी एलिमेंट आपने ज्यादा दे दिया, आपको इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन, राइट। लेकिन जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो हमें यह पता होता है कि कलेक्शन डेटा के अकॉर्डिंग अपनी साइज इंक्रीज करता है, और यहां कोई लिमिटेशन नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन। तो जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर को कलेक्शन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, लाइक जिस दिन मैं आपको स्टैक पढ़ाऊंगा उस दिन हम देखेंगे स्टैक यूजिंग अरे, स्टैक यूजिंग कलेक्शन। और जब हम स्टैक यूजिंग अरे देखेंगे तो आप देखिएगा हमें स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन मिलेगी, विल गेट एन ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक। लेकिन इस तरीके की कोई भी ओवरफ्लो कंडीशन जब हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग कलेक्शन तो हमें नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वहां डेटा की कोई लिमिटेशन नहीं, आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट डेटा में स्टोर कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन कॉन्सेप्ट नॉट विद एन अरे। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप स्टक हो जाओगे अगर आपने पूरा डेटा स्ट्रक्चर केवल कलेक्शन से पढ़ा तो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट अरे के साथ भी इंप्लीमेंट होते हैं। तो हमें यही समझना है। और स्टैटिक मतलब समझ में आया, फिक्स्ड एलिमेंट, कि जहां पर आपके पास लिमिटेड एलिमेंट है और उन लिमिटेड एलिमेंट के साथ हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप चाहते हैं कि नो सर आई डोंट वांट एनी ओवरफ्लो कंडीशन इन स्टैक क्यू, सर्कुलर क्यू, एनी टॉपिक, सो दैट गो फॉर कलेक्शन कॉन्सेप्ट। वहां पर फिर हम कलेक्शन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। अब आप देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे। अक्सर बच्चों के मेरे पास मेल आते हैं, कॉल्स आते हैं, ठीक है, बच्चे मुझसे मिलने आते हैं कि सर हमने XYZ जगह से जावा का कोर्स परचेज किया था, सर मैंने पाइथन का कोर्स परचेज किया था, सर मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स परचेज किया, लेकिन सर मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। ना मुझे वहां पर प्रॉपर टॉपिक्स मिले, ना मुझे वहां पर प्रोजेक्ट्स मिले, ना मुझे वहां पर असाइनमेंट्स मिले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ऐसा फ्रॉड अक्सर बच्चों के साथ होता है। और यही सारे थॉट को दिमाग में रख के मैंने ये पूरा कोर्स लॉन्च किया है। और एक और जो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर वहां तो ये कोर्स हमने लाखों रुपए में परचेज किया था, लेकिन आप विद जीएसटी इतने मिनिमम कॉस्ट में इस कोर्स को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या इतनी कम कॉस्ट के साथ क्या ये कोर्स उस लेवल पे मीट कर पाएगा जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मेरा यहां पर आपके साथ सीधा सीधा एक ही कम्युनिकेशन है, एक ही कहना है कि बॉस ये जो मिनिमम कॉस्ट है ये केवल एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है, क्योंकि हमें भी हमारी कंपनी को रन करना है। क्योंकि यहां पर मोटो पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर मोटो केवल और केवल स्टूडेंट्स को टॉप मोस्ट एमएनसीज तक पहुंचाना है। यहां पर मोटो केवल बच्चों के ड्रीम्स को पूरा करना है, यहां पर मोटो केवल उन बच्चों को ड्रीम कंपनी तक पहुंचाना है। और यदि आप अपनी ड्रीम कंपनी तक पहुंच गए तो मेरे सपने तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। अब देखिए जब हम डेटा स्ट्रक्चर को अरे से इंप्लीमेंट करते हैं तो हम अरे के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पे हमने क्या पढ़ा है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, ओके। और सेम डेटा टाइप का कलेक्शन अगर आपका अरे है, जो कि डेफिनेशन हमें पता है कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ओके, होमोजीनियस डेटा टाइप, ठीक। तो यदि आपको लगता है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इंप्लीमेंट, क्योंकि देखिए बार बार एक बात मैं कहूंगा,
डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट आपको यही बताएगा हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। कि जब भी आप किसी डेटा को मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो उस डेटा का अगले डेटा के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई द रीजन जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करते हैं जावा में, तो हमारे पास अरे भी है और हमारे पास कलेक्शन भी है। दोनों में कॉमन ये है कि दोनों इंटरनल रिलेशन मेंटेन करके डेटा स्टोर करते हैं, और दोनों में डिफरेंस ये है कि अरे लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को यूज करता है, जबकि कलेक्शन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा की बात करता है। ठीक है, दोनों के एग्जांपल आप देखो। यदि मैं बात करता हूं अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप, तो हमने अरे किस तरीके से पढ़ा है जावा में कि यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट अरे में डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं। And in Java, how we should use array in Java। हम जावा में अरे किस तरीके से यूज करते हैं, एक बार आप यूज करना देखिए। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, है ना। आपने अगर अरे पढ़ा है तो वेल एंड गुड, और नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज मेरे कोर जावा के लेक्चर को अटेंड करिए, मेरे कोर जावा के वीडियोस देखिए। उसमें मैंने अरे बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उतना डिटेल हम डेटा स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ना। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप प्लीज जाएं कोर जावा के लेक्चर में, और अगर पूरा कोर जावा कर ले तो वेल एंड गुड, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 7 to 8 लेक्चर मैंने केवल अरे पे पढ़ा है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही कि आप पूरा अरे एक बार पढ़ लीजिए, पूरा कलेक्शन एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन पे आइए। वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने पढ़ा है देन इट इज गुड। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि जब हम जावा में अरे को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर इस अरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे डिफाइन करना है। तो आप देखिए डिफरेंस, आप समझो, ये अरे n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ यूजर से बोलते हैं ओके एंटर द लिमिट, है ना। मैं अभी बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ, एंटर द लिमिट। फिर इसको स्कैनर के थ्रू में एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम स्कैनर को डिक्लेयर करते हैं, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और स्कैनर के लिए आपको हेडर फाइल इंपोर्ट करना है, वो हमें पता है, सॉरी पैकेज इंपोर्ट करना है, वो हमें पता है। ठीक है, कि फॉर स्कैनर वी हैव टू इंपोर्ट यूटिल पैकेज। ठीक है, java.util.star वो पैकेज इंपोर्ट करना है। फिर हम n की लिमिट लेते हैं, n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये आपको लिमिट मिली, और उसके बाद हम अरे को डिफाइन करते हैं a इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ n। तो आप देखो, समझो बात को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। C और C++ में हम क्या करते हैं, अरे को पहले से मैक्सिमम साइज का डिक्लेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम हमें यह मिलती है कि सर अरे 500 का है, और 500 के अरे में अगर आप 10 एलिमेंट एंटर करोगे तो लिमिटेशन का प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जावा में हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि अरे का मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे होता है। अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट के पीछे फैक्ट्री क्लासेस होती हैं। हर अरे के पीछे कोई ना कोई क्लास है जिनको हम फैक्ट्री क्लासेस बोलते हैं। पढ़ा है हमने ये कॉन्सेप्ट, राइट। तो जब हम जावा में अरे को डिक्लेयर करते हैं तो एडवांटेज ये होता है कि अरे की लिमिट कितनी होगी ये रन टाइम पे डिसाइड हुआ, लेट्स सी। लेकिन बच्चे, डेटा आने के पहले साइज तो बतानी पड़ी ना। एंड इमेजिन आप एक ऐसा डेटा कलेक्शन कर रहे हो जहां पर आपको यही नहीं पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने वाले हैं। इमेजिन एन ई-कॉमर्स वेबसाइट जहां पर आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो भी परचेस कर रहे हैं वो कार्ट में ऐड हो रहे हैं। क्या वो कार्ट अरे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर वो कार्ट अरे हुआ तो आपको पहले से बताना पड़ेगा 10 प्रोडक्ट से ज्यादा मत खरीदना, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जब यूजर परचेसिंग करता है तो बैकग्राउंड में जो कार्ट होता है, कलेक्शन जो आपके प्रोडक्ट को कलेक्ट कर रहा है, वो पहले से प्री डिफाइन थोड़ी ना है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड करोगे, परचेस करोगे। यहां पर आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि यदि आपने अरे को यूज किया, यू हैव टू डिफाइन द साइज ऑफ अरे। समझो बात को कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर को अरे के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पहले से बताना पड़ेगा कि आपका स्टैक इतनी साइज का होगा, आपका क्यू इतनी साइज का होगा, और उससे ज्यादा अगर आपने दिया तो ओवरफ्लो की मैसेज आएंगे, और अगर आपने कंडीशन चेक नहीं करी तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस आ जाएंगे, जो कि अरे में होता है। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि यस सर आई वांट टू यूज अरे फॉर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन विद दिस लिमिटेशन, देन बेस्ट गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट। फिर हम अरे को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि अरे जब आपने डिक्लेयर किया तो आपने साइज बताई। अब इस साइज का आपका अरे बाकायदा मेमोरी में बना,
एडवांटेज ये है कि अरे ने उतनी ही मेमोरी एलोकेट की है जितनी रिक्वायर्ड है, जबकि सी में क्या होता है, अरे मैक्सिमम साइज की मेमोरी डिक्लेयर कर देता है। अब 500 के अरे में अगर आप 10 नंबर दोगे तो 490 की मेमोरी वेस्ट होती है वहां पे। जावा ने ये बोला अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे करेगा। समझ में आ रही है बात आपके? ठीक है, तो यदि मैं डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इंप्लीमेंटेशन करता हूं अरे को यूज करके, क्यू इंप्लीमेंटेशन करता हूं अरे को यूज करके, सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग कि बॉस वी हैव टू डिफाइन द प्री डिफाइंड साइज ऑफ अ कलेक्शन। क्या आपका कलेक्शन एक फिक्स साइज का होगा, और यदि आपका कलेक्शन फिक्स साइज का है तो फिर यही स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या आपने स्टैक बनाया, आपने क्यू बनाया, आपने सर्कुलर क्यू बनाया, आपने डी क्यू बनाया, बट योर कलेक्शन इज द फिक्स साइज। क्या आपने पहले से बता दिया कि 20 एलिमेंट, 30 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि उससे ज्यादा एलिमेंट आप उस कलेक्शन में ऐड कर पाओगे, स्टैक में ऐड कर पाओगे, क्यू में ऐड कर पाओगे, राइट। दूसरा लिमिटेशन हमें अरे को लेके ये मिलता है जावा में कि अरे जावा में एक बार अगर मेमोरी एलोकेट कर लेगा तो उस मेमोरी को फिर हम डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये, अगर मैंने ये n साइज का अरे बना दिया, ठीक है, मैंने लिमिट दी 10, तो मेरा अरे मेमोरी में कितनी साइज का बना है, 10 साइज का। वेरी नाइस कि सर फिक्स साइज का बन गया 10 का। अब आपका जो अरे बना उसने मेमोरी एलोकेट की है a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4 से लेके a of 9 तक। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या मैं इस अरे में बीच में किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूं? कैन इज इट पॉसिबल कि मैंने एक कलेक्शन लिया और इसमें एलिमेंट आपने दे दिया 10, 5, 70, 30, 40, ठीक है। अब आपने इस पूरे अरे में डेटा कलेक्शन कर लिया, अब आपको लगता है कि इसमें बीच में एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो क्या हम अरे में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बार बन गया तो ये स्टैटिक अरे है। अरे उसने मेमोरी भले ही रन टाइम पे ली है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन बिहेवियर तो स्टैटिक है ना। स्टैटिक बिहेवियर का मतलब है बॉस ना मैं उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर पा रहा हूं। क्या मैं इस अरे में से रन टाइम पे किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूं? ठीक है, कि मुझे लगा कि बॉस मुझे इस एलिमेंट को डिलीट करना है और जैसे ही ये डिलीट हो अरे की साइज 10 से 9 हो जाए। इज इट पॉसिबल कि एक अरे को 10 से आप 9 का कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो ना मैं रन टाइम पे कोई एलिमेंट इंसर्ट कर पाऊंगा, ना मैं डिलीट कर पाऊंगा। अगर आपने लिमिट से ज्यादा डेटा एंटर किया यू विल गेट ओवरफ्लो एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यदि आपको लगता है कि हमें इंप्लीमेंटेशन, और आप देखिए यही डिफरेंस है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर को सी के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, C++ के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, तो वहां पर अरे के साथ जब हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्यू इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो बाकायदा ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, और वो यहां भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जावा में हैं और अगर आप अरे को यूज कर रहे हैं तो आपको पता है ये लिमिटेशंस आने वाली हैं, क्योंकि अरे ना आपको इंसर्शन अलाउड करेगा, ना आप डिलीशन अलाउड करेगा, साइज फिक्स्ड है, इस साइज से ज्यादा का डेटा आप नहीं दे पाएंगे, बट फिर भी आपको कलेक्शन करना है। सो बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और वो प्रॉब्लम जब हम देखेंगे कि ओवरफ्लो की कंडीशन आ रही है स्टैक में, सो दैट वी विल इंप्लीमेंट द सेम कॉन्सेप्ट यूजिंग कलेक्शन। अब आप देखिए यहां पर जब हम जावा में इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना, तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम खुद से अपना कोड लिखें, लाइक अरे के साथ हम कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करें, या फिर हम कलेक्शंस के साथ डेटा स्ट्रक्चर के इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करें। तो यहां पर आप समझिए इस पूरे कोर्स को आप दो तरीके से देखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया गया कि ओके स्टैक इंप्लीमेंटेशन को अरे के साथ इंप्लीमेंट करके बताइए, या स्टैक को आपको लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करना है, या स्टैक को आपको कलेक्शन के साथ इंप्लीमेंट करना है, तो मेरा यह सोचना है कि जब आप इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लॉजिक्स लगना शुरू हो जाएंगे। मतलब फिर यहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट है और अगर आपसे बोला जाएगा यहां पर इंप्लीमेंटेशन किससे ज्यादा बेटर है, कलेक्शन से ज्यादा बेटर है, या अरे से ज्यादा बेटर है, या लिंक लिस्ट से ज्यादा बेटर है, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए इस पूरे कोर्स को आपको बहुत फोकस्ड होकर समझना है कि कहां अरे का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कहां लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कहां पर हमने कलेक्शन के साथ इंप्लीमेंटेशन किया है। क्योंकि देखिए इंटरव्यू में तो फिर कुछ भी पूछा जा सकता है और किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन पूछा जा सकता है। फिर हम कलेक्शन पे आएंगे, एंड यू नो कलेक्शन पे जब हम आते हैं तो हम कलेक्शन में कौन कौन सी क्लासेस को यूज करते हैं। डोंट वरी, मैं अभी कलेक्शन आपको केवल एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट ये है बॉस बिना कलेक्शन के डेटा स्ट्रक्चर में, मतलब मेरे हिसाब से बॉस बिना कलेक्शन पढ़े डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना मतलब
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन जावा, क्योंकि जावा में जब हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं तो बॉस कलेक्शन रिक्वायर्ड, और आपसे रिक्वेस्ट ये है प्लीज कलेक्शन के टॉपिक पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको डिटेल मिल रही है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा कलेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने नियर अबाउट 10 to 15 लेक्चर में पूरा कलेक्शन टॉपिक पढ़ाया है, जिसमें हमने कलेक्शन के एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। यहां पर मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे सकता हूं, लेकिन इसके बाद हम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे यूजिंग अरे, यूजिंग कलेक्शन। तो यदि आपने कलेक्शन पढ़ा है तो यू नो वेरी वेल कि कलेक्शन की अपनी एक हायरार्की होती है ना, और उस हायरार्की में सबसे टॉप पे कौन होता है? इटरेबल। ठीक है, सबसे टॉप पे होता है इटरेबल। इटरेबल से एक्सटेंडेड है अनदर इंटरफेस, इस इंटरफेस का नाम है कलेक्शन। ठीक है, और इस कलेक्शन, आपको याद है कलेक्शन भी मैंने दो पार्ट में पढ़ाया है आपको, एक हमने कलेक्शन पढ़ा, एक हमने मैप डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट देखे, क्योंकि दो पार्ट में कलेक्शन पढ़ते हैं हम कोर जावा में। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कलेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, मैप इंटरफेस या मैप के कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जब हमने कलेक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बॉस कलेक्शन में सबसे टॉप मोस्ट इंटरफेस है इटरेबल, देन कलेक्शन, फिर इस कलेक्शन से एक्सटेंडेड मैं जो व्हाइट कलर में लिख रहा हूं ना ये इंटरफेस, और क्लास के नाम में ऑरेंज में लिखूंगा, राइट। तो आप ये समझ जाना कि दिस इज व्हाट, मतलब व्हाइट इज इंटरफेस, ठीक है, एंड दिस वन इज क्लास। ये मैंने उस समय भी बोला था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये इटरेबल क्या है? इट इज एन इंटरफेस। इससे एक्सटेंडेड है कलेक्शन, कलेक्शन से एक्सटेंडेड इंटरफेस है लिस्ट, लिस्ट से एक्सटेंडेड इंटरफेस है सेट, सेट से एक्सटेंडेड इंटरफेस है क्यू, ठीक है। और फिर हमारे पास यहां पर ऑप्शन होते हैं लिस्ट से इंप्लीमेंटेड क्लासेस, याद है? अरे लिस्ट, अरे लिस्ट, अरे लिस्ट से इंप्लीमेंटेड, सॉरी लिस्ट से इंप्लीमेंटेड लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट वी हैव। लिंक लिस्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास होती है वेक्टर, और वेक्टर से एक्सटेंडेड क्लास है हमारे पास स्टैक। वेक्टर से एक्सटेंडेड क्लास कौन सी होती है? स्टैक। ये लिस्ट इंटरफेस की क्लासेस है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, वेक्टर से एक्सटेंडेड है स्टैक। फिर हमारे पास सेट की क्लासेस होती है, याद करो, सेट में हमारे पास क्लासेस हैं हैश सेट, हैश सेट के बाद आपके पास है नेक्स्ट वन इज लिंक्ड हैश सेट, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट, ये हमारे पास कलेक्शन की क्लासेस होती हैं। देन लिंक्ड हैश सेट से, फिर इस सेट से एक्सटेंडेड एक और इंटरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट ये इंटरफेस, और सॉर्टेड सेट से इंप्लीमेंटेड क्लास है हमारे पास, याद करो कौन सी? ट्री सेट, ट्री सेट। एंड देन विद द क्यू वी हैव द क्लासेस कॉल्ड डी क्यू, हमारे पास है ना, डी क्यू है, विल गो फॉर डी क्यू, है ना, ये क्यू पे तो अभी हम आएंगे, डी क्यू, एंड देयर आर सम मोर क्लासेस, ओके। फिलहाल आप देखो ये है कलेक्शन। तो जावा का ये कहना है कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर के हर इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको एक क्लास दी है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है जावा में, so there are inbuilt classes available and this all classes are generic classes। ये generic classes है which can be used any type of data, कि मैं हर डेटा टाइप के लिए इनको यूज कर सकता हूं। I can create a collection, a stack for string, I'll create a stack for integer, byte, short, long, float, double, even boolean। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी कलेक्शन के लिए आपको दी गई है, ठीक है। और याद है हमने क्या पढ़ा था? तीन टाइप की क्लासेस क्यों दी है? लिस्ट से इंप्लीमेंटेड जितनी भी क्लासेस हैं, इनमें कॉमन क्या है? लिस्ट से इंप्लीमेंटेड जितनी भी क्लासेस हैं ये आपको तब यूज करना है डेटा कलेक्शन के लिए। मतलब यदि आप डेटा स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग स्टैक, अगर आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आपको स्टैक, जब हम स्टैक यूजिंग अरे पढ़ेंगे, सो वी हैव टू राइट द कोड, हमें कोड लिखना है, हमें पुश का कोड लिखना है, हमें पॉप का कोड लिखना है, हमें डिस्प्ले का कोड लिखना है, क्योंकि वहां पर आप अरे को स्टैक में कन्वर्ट करोगे और वहां पर भी प्रॉब्लम में लिमिटेशन होगी। लेकिन दिस इज अ फुल्ली डायनामिक कलेक्शन जो कोई लिमिटेशन की बात नहीं करता है। जब हमने कलेक्शन पढ़ा था कोर जावा में, तब भी मैंने आपसे बोला था कलेक्शन इज अ कंप्लीट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन इज अ कंप्लीट डायनामिक कलेक्शन, जहां आपको कभी ओवरफ्लो नहीं मिलेगा, जहां आपको कभी फुल का मैसेज नहीं मिलेगा। लेकिन यही इंप्लीमेंटेशन जब हम अरे के साथ करते हैं तो ओवरफ्लो फुल होता है। और एम्प्टी तो खैर दोनों केस में होगा, खाली अरे भी हो सकता है, खाली कलेक्शन भी हो सकता है।
लेकिन जब हम कलेक्शन पे आते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हमारे पास लिस्ट एक इंटरफेस है जहां पर हमारे पास वो क्लासेस हैं। लेट्स सी, ये देखिए आप लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑलरेडी देयर इज अ क्लास कॉल्ड लिंक लिस्ट, स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑलरेडी देयर इज अ क्लास कॉल्ड स्टैक, क्यू इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑलरेडी देयर इज एन इंटरफेस एंड क्लासेस अवेलेबल इन क्यू, ट्री के लिए ऑलरेडी वी हैव अ ट्री सेट क्लास। तो ये हैशिंग के लिए वी हैव अ हैश सेट, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट। अभी मैप पे आएंगे तो मैप का कलेक्शन हमने पढ़ा, याद करो। तो ये बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए जब हम कलेक्शन के साथ डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं। इट्स वेरी इजी नाउ, क्योंकि अब आपको कोड कुछ लिखना ही नहीं है, एवरीथिंग इज रेडी। स्टैक आपका रेडी है, रेडीमेड क्लास है, यू कैन जस्ट यूज दिस क्लास एंड अप्लाई पुश पॉप, डिस्प्ले ऑपरेशन, पोल ऑपरेशन, सॉर्टिंग, ये सब आपके लिए रेडीमेड अवेलेबल रहेंगे। अब आप देखिए एक चीज और यहां पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आपकी टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, राइट। प्रोजेक्ट किस तरीके से डेवलप करना है ये आप समझ लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो आपके रिज्यूमे को इंप्रूव करेंगी, जो आपके प्रोफाइल को इंप्रूव करेंगी, ठीक है, कि रिज्यूमे को किस तरीके से इंप्रूव करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरीके से आपको बनानी है। तो देखिए मेरी टीम कंटिन्यूसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंटेंट से वो डेली अपडेट करती है। तो आपको करना क्या है, केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, आपको केवल और केवल फॉलो करना है लेटेस्ट अपडेट ट्रेंड्स के लिए। तो फटाफट फॉलो करिए और इसके बाद आप देखिएगा कि आपको जो नॉलेज शेयर होगा उस नॉलेज का आपके रिज्यूमे पे क्या इफेक्ट होने वाला है। अब फॉलो करने के लिए आपको करना क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, बस उस लिंक्स पे क्लिक करना है और आपको फॉलो करना है इन सोशल मीडिया चैनल्स को। तो इस कलेक्शन को जावा ने हमें 3 पार्ट में क्यों डिवाइड करके दिया आपको पता है। लिस्ट की जितनी भी क्लासेस हैं इनका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, मतलब जिस सीक्वेंस में आप डेटा दोगे इन कलेक्शन को उसी सीक्वेंस में आपको ये डेटा रिटर्न करेंगे, ये कोई डेटा की सीक्वेंस नहीं बदलेंगे। मतलब अगर मान लो मैंने डेटा कलेक्शन किया सपोज ABCDE, तो मुझे एलिमेंट भी मिलेंगे ABCDE, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। डुप्लीकेट अलाउड है इन कलेक्शंस में। तो यदि आप देखिए मैंने आपको बार बार बोला है ना, डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात सब एक ही करेंगे डेटा कलेक्शन की। स्टैक बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्म में डेटा कलेक्शन करो, क्यू बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्म में डेटा कलेक्शन करो, लिंक लिस्ट बोलता है डायनेमिक फॉर्म में डेटा कलेक्शन करो, सर्कुलर क्यू बोलता है सर्कल फॉर्म में डेटा कलेक्शन करो, ट्री बोलता है ट्री के फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन करो। सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। टाइप्स ऑफ कलेक्शन हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ट्री में भी मल्टीपल टाइप हमें मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि इनका इंप्लीमेंटेशन जब आप करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी क्लास को आपको कब यूज करना है। यदि आपको लगता है कि आप एक ऐसा कलेक्शन कर रहे हैं जहां डुप्लीकेसी अलाउड होनी चाहिए, स्टैक बोलता है मुझे डुप्लीकेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है, स्टैक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डुप्लीकेसी के साथ, लेकिन ट्री में आती है, ठीक है। तो वहां पर फिर हम बात करेंगे लिस्ट की। तो लिस्ट वो कलेक्शन है जो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड करता है, जो डेटा के इंसर्शन ऑर्डर को नहीं बदलेगा, जिस सीक्वेंस में आप डेटा दोगे उसी सीक्वेंस में आपको डेटा मिलने वाला है। तो यहां पर फिर हमारे पास चॉइस है अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। जिसमें याद करो हमने पढ़ा था वेक्टर इज ए लेगेसी क्लास इन जावा। लेगेसी क्लास इसलिए क्योंकि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा ने इंट्रोड्यूस किया अपने JDK 5.0 वर्जन में। बिफोर दैट देयर इज नो कलेक्शन कॉन्सेप्ट इन जावा। लेकिन वेक्टर पहले भी क्लास हुआ करती थी, लेकिन जब वेक्टर पहले थी तो वो जेनेरिक नहीं थी, वो कलेक्शन फॉर्मेट में नहीं थी, वो एक क्लास थी जिसको यूज आप कर सकते हैं डायनेमिक डेटा कलेक्शन के लिए, लेकिन इट्स ओनली अलाउड टू स्टोर ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ डेटा। लेकिन यहां पर जब आपने मतलब वो कहने का मतलब ये है कि दैट टाइम वी कैन यूज वेक्टर फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, कि आप एक ही कलेक्शन में सारे टाइप सेफ्टी नहीं थी। लेकिन यहां पर जावा ने कलेक्शन को बना के मुझे डेटा टाइप सेफ्टी के कॉन्सेप्ट दिए कि आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन करो, और उसके लिए उसने इन सारी क्लासेस को जेनेरिक क्लास बनाया है। कहानी तो बहुत है बेटा इस कलेक्शन के बारे में, तभी तो बोला है कि मैं ओवरव्यू यहां दे रहा हूं, लेकिन पूरा पोस्टमार्टम, पूरा डिटेल आपको कोर जावा में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप रियली चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है और अपने करियर को एक नई हाइट तक लेके जाना है, तो आप एक बार टेक विद्वान के प्रीमियम कोर्स में जब आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने हिडन टिप्स के साथ मैंने इन टॉपिक्स को वहां पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है।
आराम से पहले कोर जावा कंप्लीट करो, फिर इंप्लीमेंटेशन पे आओ डेटा स्ट्रक्चर के, क्योंकि टॉपिक सब्जेक्ट का नाम अगर है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, तो जावा इज अ लैंग्वेज विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर इंप्लीमेंटेशन। एंड फॉर दैट हम बात कर रहे हैं कितने तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो लिस्ट समझ में आया। लेकिन अगर आपको लगता है नो सर आई डोंट वांट टू, मेरे को एक ऐसा कलेक्शन चाहिए जहां पर मुझे डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अलाउड डुप्लीकेट एलिमेंट। आपको एक ऐसा कलेक्शन चाहिए, लाइक अगर आप कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर बोलता है अगर आपको डुप्लीकेसी नहीं चाहिए गो फॉर द सेट क्लासेस। आप अरे लिस्ट की लिस्ट की बजाय सेट को यूज करो, आप हैश सेट को यूज करो। तो ये जो सेट की क्लासेस है हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, ये दो बातें करेंगे। दो बातें क्या, डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन डेटा का इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं रखेंगे। कहने का मतलब ये है जिस सीक्वेंस में आप डेटा दोगे आपको उस सीक्वेंस पे डेटा मिलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। डेटा सीक्वेंस में नहीं मिलेगा तो यदि आपको लगता है ठीक है सर ओके मुझे डेटा कलेक्शन करना है, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, और अगर मेरा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंने अगर ABCDE दिया है, अगर मुझे DCBA भी मिलता है तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि रीजन ये है इन हर कॉन्सेप्ट के पीछे डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड है। तो जावा ने इनके पीछे हैश टेबल के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया है, किसके पीछे, हैश सेट क्लास के पीछे, लिंक्ड हैश सेट क्लास के पीछे हैश टेबल के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है, जो भी हम पढ़ेंगे आगे कि हैश टेबल क्या होती है। लेकिन ये सारी क्लासेस ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर के रूल के साथ इंप्लीमेंटेड है और हम इनको यूज करेंगे हमारे डेटा स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन जब हम सी पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, तो वहां आपके पास ऐसा कोई कलेक्शन नहीं होता है। तो वहां पर हम अरे को स्टैक में क्यू में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की। हम लिंक लिस्ट बनाते हैं, यहां पर आपको लिंक लिस्ट क्लास रेडी मिल रही है, वहां पर हम हमारे खुद की लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है वहां पे, इसलिए क्योंकि कोड आपको पूरा लिखना पड़ता है। यहां पर आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है, आप स्टैक को समझो और स्टैक डायरेक्टली क्लास अवेलेबल है, इसको यूज करो और अपने ऑपरेशन परफॉर्म करो। नो नीड टू क्रिएट द स्टैक फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन मैं करके इसलिए बताऊंगा ताकि आपको अरे के साथ स्टैक का इंप्लीमेंटेशन समझ में आए, आपको यह समझ में आए कि बहुत जब हम स्टैक यूजिंग अरे बनाएंगे तो क्या लिमिटेशन आएगी, व्हाई वी शुड गो फॉर दिस स्टैक क्लास। बात समझ में आ रही? इसीलिए मैंने आपसे बोला है कॉन्सेप्ट को हम अरे के साथ भी इंप्लीमेंट करेंगे और कॉन्सेप्ट को हम कलेक्शन के साथ भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये दोनों क्या करने वाले समझ में आया? दे डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट बट डेटा इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। लेकिन अगर आपने बोला नहीं सर मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए और दूसरा जब भी डेटा मुझे मिले हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मिले, देन वील गो फॉर ट्री सेट कॉन्सेप्ट। क्योंकि ट्री जिस दिन हम पढ़ेंगे उस दिन हम पढ़ेंगे ट्री बाइनरी सर्च ट्री होता है, ट्री AVL ट्री होता है, ट्री आपका B ट्री होता है, B+ ट्री होता है, और वहां पर ट्रैवर्सिंग होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और ये सब कुछ इंटरनली इंप्लीमेंटेड है ट्री सेट नाम की क्लास में। कि ट्री सेट ऑलरेडी ये क्लास वो फॉलोज द ट्री रूल, जो BST के रूल को फॉलो करता है, जो डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा, जिसका डेटा एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट डिस्प्ले करेगा। देन वील गो फॉर अ ट्री सेट कलेक्शन। ऐसे ही जिस दिन क्यू इंप्लीमेंट करना होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के अकॉर्डिंग, अगर मुझे डेटा कलेक्शन करना है देन विल इंप्लीमेंट क्यू इंटरफेस, जहां पर हम क्यू की क्लासेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि इन जावा वी हैव अ टू चॉइस इज आर्स, और हमारे लिए भी दोनों चॉइस इंप्लीमेंटेड होंगी। हम अरे के साथ भी कलेक्शन देखेंगे, हम कलेक्शन के साथ भी स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, क्यू इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, और यहां पर तो चीजें बहुत आसान से चलेंगी क्योंकि ये सब ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड क्लासेस हैं, ये सब ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस हैं। वी डू नॉट राइट। लेकिन इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बॉस डेवलपर क्या होता है उसके पेन को समझो। आप स्टैक खुद का बनाओगे ना तब समझ में आएगा आपको कि यार स्टैक बनाने में कितनी मेहनत लगी, पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, और जब अरे में बनाएंगे तो ओवरफ्लो भी आ रहा है। जबकि यहां पर आप जब स्टैक बनाया देखोगे, जावा की क्लास को यूज करोगे तो चीजें कितनी आसानी से बनेंगी। इसीलिए शुरुआत दोनों इंप्लीमेंटेशन के साथ करेंगे, लेकिन देन लेटर ऑन विल शिफ्ट टू द कलेक्शन। फिर हम कलेक्शन की बात करेंगे। लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन विल यूज कलेक्शन। क्यों? क्योंकि जावा में वी डोंट हैव अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट, तो वहां पर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। ओके, सो डोंट वरी, कोर जावा अगर आपने पढ़ा है तो आपको उसके लिमिटेशंस भी पता है, आपको उसके कॉन्सेप्ट भी पता है। आपने कलेक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा ये जितनी मैंने बातें अभी बोली हैं, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो थोड़ी सी रिवाइज हो गई है। ठीक है, तो अरे वर्सेस कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया है
कि कब अरे, क्या लिमिटेशन है अरे की और क्यों कलेक्शन, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर बात करता है डेटा कलेक्शन की, और जब डेटा कलेक्शन की बात होती है तो दोनों अपने आप में वैलिड ऑप्शन है, अरे भी और कलेक्शन भी। लेकिन कब अरे और कब कलेक्शन, आई होप आपको इस लेक्चर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अपने सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन की, स्टैक, और देखेंगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, स्टैक यूजिंग अरे, स्टैक यूजिंग कलेक्शन। दोनों तरीके से कोड देखेंगे। शुरुआत तो हम दोनों तरीके से करेंगे, फिर चॉइस आपकी अपनी है। मैं आपको दोनों लेक्चर बताऊंगा। अगर आपको केवल कलेक्शन पढ़ना है तो अवॉइड द अरे कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर ध्यान रखना इंटरव्यू में कि अगर उसने पूछ लिया कैन वी इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग अरे इन जावा, तो फिर ये लेक्चर याद आएगा, है ना। तो इसलिए सीक्वेंस में पढ़ो, कोई लेक्चर स्किप मत करो, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, क्योंकि सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो ये टॉप एमएनसीज की हाईली डिमांड सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा। और किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस टॉप एमएनसीज पूछेगी, हम उन सारी क्वेश्चंस पे बात करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे, असाइनमेंट्स में आपको दूंगा, क्विजेस की हम लोग बात करेंगे। बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए और खुश रहिए। आज हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज स्टैक इंप्लीमेंटेशन। कि अब देखिए देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर आपको ऑलरेडी स्टैक इंप्लीमेंटेशन मिलेगा, कि सिस्टम में ही मैं आपको भी एग्जांपल बताऊंगा जहां पर आप देखेंगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन हुआ है। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटरव्यू रूम, कि व्हाट इज स्टैक एंड हाउ यू कैन इंप्लीमेंट स्टैक इन जावा, कि स्टैक इंप्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे। लेकिन आप देखिए सीधे सीधे कहानी ये है कि यदि आपको किसी कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन करना है तो पहली स्टेप में आपको यह समझना पड़ेगा कि स्टैक होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कि स्टैक का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे, स्टैक कहां पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, किस तरीके के एग्जांपल हम बताएंगे कि जहां पर हम बोलेंगे ओके दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक इन रियल वर्ल्ड, इन टेक्निकल एग्जांपल। ओके, तो अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टैक की। तो हम क्या बोलते हैं, स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट। स्टैक एक ऑर्डर लिस्ट है, स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड, है ना। हम क्या बोलते हैं, स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड। हालांकि इंसर्टेड एंड डिलीटेड वर्ड को भी हम चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम वन एंड। ठीक है, और वो जो एंड है जिस एंड से स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉप एंड। कि स्टैक एक ऐसा कलेक्शन है, स्टैक एक ऐसा कलेक्शन है जहां पर जब भी हम एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करेंगे तो हमेशा एक ही एंड से करेंगे, और जिस एंड से हम एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करने की बात करते हैं, एक्चुअली जब हम स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पुश, और जब किसी स्टैक से एलिमेंट रिमूव होता है तो हम इस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप। टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड पुश एंड टू डिलीट और रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम एन स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। तो जब हमें इस तरीके का डेटा कलेक्शन करना है जहां पर हम ये चाहते हैं कि एक कलेक्शन हमारा इस तरीके से हो कि सपोज ये मेरा स्टैक है, दिस इज व्हाट माय स्टैक, राइट। और इस स्टैक में आप देखिए जिस एंड से आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे, इस एंड को हम क्या बोलते हैं, टॉप एंड। अभी आप बिल्कुल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को मत दिमाग में लाइए, अभी पहली स्टेप पे आप ये समझिए कि स्टैक होता क्या है। एक ऐसा कलेक्शन, डेटा स्ट्रक्चर बोलता है यदि आप डेटा को स्टैक फॉर्म में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट मींस आपको एक ऐसा कलेक्शन इंप्लीमेंट करना है जिसमें इंसर्शन या पुश और पॉप एक ही एंड से होंगे। तो जब हम एलिमेंट पुश करने की बात करते हैं तो जैसे मान लो मैंने बोला 10 20 30 40 50 60, ये मैंने एक स्टैक में एलिमेंट पुश किए हैं। लेकिन जब आपसे बोला जाएगा पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, तो आपको लोकेशन नहीं पूछना है, मतलब आपको ये नहीं पूछना है कि कौन सा वाला एलिमेंट आपको पॉप करना है। ऑटोमेटिकली दिस 60 विल रिमूव फ्रॉम दिस स्टैक, देन आफ्टर 50 विल रिमूव फ्रॉम स्टैक, देन 40, देन 30, देन 20 एंड देन 10। तो ये स्टैक का कॉन्सेप्ट बोलता है कि टॉप से ही एलिमेंट पुश होगा और टॉप से ही एलिमेंट पॉप होगा। और पुश का मतलब है इंसर्शन। मतलब जब हम ये बात करते हैं, देखो आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम स्टैक की बोले तो हम क्या कहते हैं, स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट in which element is to be inserted and deleted from the one end, that is called top end, and there are 3 operations will perform in stack। stack में हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ये 3 ऑपरेशन एक्चुअली होते हैं पुश,
पॉप एंड डिस्प्ले। लेकिन जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशन है जो हम स्टैक पे परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक पुश पॉप डिस्प्ले के अलावा यू कैन सॉर्ट द स्टैक, यू कैन पोल द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, राइट। कि अगर आपको ये देखना है कि आपका पिक द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, ठीक है। तो पिक और पॉप में क्या डिफरेंस है अभी हम बात करेंगे। कि पॉप का मतलब है जो भी आपका लास्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव होगा, और आफ्टर रिमूव ये आपको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है। लेकिन अगर आपको लास्ट एलिमेंट देखना है, इफ यू वांट टू ओनली व्यू द लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक, तो हम उसको बोलते हैं पिक। अगर आपको लगता है कि आपका स्टैक कलेक्शन की आपकी सॉर्टिंग करना है, देन विल गो फॉर अ सॉर्ट ऑपरेशन। यदि आपको स्टैक के एलिमेंट व्यू करना है, देन विल गो फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। तो ये वो ऑपरेशंस हैं जो हम एक स्टैक पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली स्टेप में हमें यह समझ में आता है कि बॉस स्टैक एक ऐसा डेटा कलेक्शन है जो एक रूल पे काम करता है, जिसके अपने नियम हैं। जैसे जनरली अगर हम किसी कलेक्शन की बात करते हैं जावा में, तो आप किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब वही कलेक्शन स्टैक के रूल अप्लाई करने लगता है तो फिर वो कलेक्शन एक बाउंडेशन में आ जाता है कि नो, वी कैन नॉट इंसर्ट द एलिमेंट इन बिटवीन। स्टैक में एलिमेंट पुश होगा तो लास्ट में ही होगा, स्टैक से एलिमेंट पॉप होगा तो लास्ट से ही होगा, जिस एंड से होगा वो टॉप एंड कहलाता है, ठीक है। और स्टैक पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो पुश पॉप डिस्प्ले सॉर्ट एंड पिक ऑपरेशन, जो जनरल ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा तो वी कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन, क्योंकि कलेक्शन है। यू कैन सर्च द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, कि आपको स्टैक में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, यू कैन सर्च इट। तो ये है कॉन्सेप्ट। आप देखिए, मैंने आपको डे 1 पे बोला है कि डेटा स्ट्रक्चर आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, एल्गोरिथम बताएगा, लेकिन फिर उसका इंप्लीमेंटेशन आपको किस लैंग्वेज में करना है वो आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन हमने इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो लैंग्वेज चूज की है वो जावा की है। और जावा में हमारे पास दो तरीके से इन कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, या तो यूजिंग अरे या यूजिंग कलेक्शन। तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे अभी। लेकिन मैंने आपको बोला है द बेस्ट ऑप्शन टू इंप्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इन जावा इज अ कलेक्शन, क्योंकि जब आपके पास कलेक्शन है देन व्हाई यू शुड राइट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड। लेकिन कुछ कोड हम इसलिए लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इन कलेक्शन के पीछे जो कोड लिखे गए हैं, जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड स्टैक आपको कलेक्शन ने दिया है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। गॉट इट। तो ये कलेक्शन ये स्टैक का एक कॉन्सेप्ट है कि स्टैक जो बोलता है वो इस तरीके के डेटा कलेक्शन की बात करता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर स्टैक में जब हम एलिमेंट पुश या पॉप या डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन स्टैक के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्टैक? कि यदि मान लो मुझे स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना है, या आपने बोला कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर स्टैक ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, तो आप देखिए मैं आपको दोनों तरीके के एग्जांपल बताता हूं। आपको रियल लाइफ में स्टैक कहां दिखेगा? रियल लाइफ में स्टैक आपको दिखेगा कि यदि आप किसी मैरिज में या किसी फंक्शंस में सपोज गए हैं और बुफे पार्टी है, और इस बुफे पार्टी में है ना, क्योंकि आजकल तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया है कि पहले आराम से बैठते थे, खाना खाते थे, लेकिन आजकल क्या है, आप जाइए, प्लेट उठाइए और स्टार्ट योर वर्क, खाना शुरू कर दीजिए, राइट। लेकिन जब उस प्लेट को आप देखते हैं तो दैट इज एन स्टैक। वो स्टैक है। क्यों है स्टैक? क्योंकि जिसने वो प्लेट अरेंज की है उसने स्टैक के रूल अप्लाई किए हैं, ठीक है। कैसे? जो प्लेट सबसे ऊपर है सबसे पहले वही निकलेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो यहां पर मैंने भी आपको स्टैक की डेफिनेशन बोली, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब वीडियो को पॉज करिए और फटाफट कमेंट करके मुझे लास्ट इन फर्स्ट आउट का कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताइए कि कहां पर आपको रियल वर्ल्ड में स्टैक इंप्लीमेंटेशन मिलता है। देखिए, मल्टीपल एग्जांपल मैं तो बताने वाला हूं, लेकिन जितना इंटरेक्टिव आप इस सेशन को रखेंगे, देखिए, वन वे कम्युनिकेशन कभी भी पढ़ाई में जोरदार मजेदार नहीं होता है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यदि मैं बोल रहा हूं तो आप भी बोलिए। अब आप बोल नहीं सकते तो टाइप कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए फटाफट मुझे स्टैक का एग्जांपल बताइए कि रियल वर्ल्ड में स्टैक के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ वही सबसे पहले बार आया, ठीक है। सपोज बिस्किट का पैकेट, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। एंड मैं आपको हमेशा बोलता हूं इंटरव्यू में जब आपसे स्टैक के एग्जांपल पूछे जाएं तो आप कोशिश करिए टेक्निकल एग्जांपल दें। रियल लाइफ एग्जांपल हमारे समझने के लिए हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो प्लेसेस बताएं सिस्टम में जहां ऑलरेडी स्टैक इंप्लीमेंटेड है, आप उस तरीके का लोकेशन बताएं जहां ऑलरेडी स्टैक इंप्लीमेंटेड है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम समझने के लिए बोल सकते हैं बिस्किट का पैकेट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, कि अगर आपको बिस्किट का पैकेट दिया है तो आप ऊपर से बिस्किट पिक करोगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
गॉट इट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रेस के कपड़े रखे हुए तो आप सबसे ऊपर के कपड़े उठाओगे, फिर अगर नीचे का शर्ट निकालना है तो प्लेट्स रखी हुई है तो आप सबसे पहले प्लेट उठाओ, नीचे तो थोड़ी ना खींचेंगे हम। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कलेक्शन है ये स्टैक को इंडिकेट करता है। लेकिन सर रियल लाइफ तो ठीक है, लेकिन हमें कहीं सिस्टम में इंप्लीमेंटेशन मिलता है, कहीं लैंग्वेज में हम इसका इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। यस, सी दिस वन, फंक्शन कॉलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। जो फंक्शन, कोई भी लैंग्वेज अगर फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है, जिसको मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि जावा में हम फंक्शन को एक्चुअली मेथड कहते हैं। फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। रिकर्शन अगर आपने पढ़ा हो, रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। ठीक है, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वो रिकर्शन कहलाता है। पढ़ा है हमने, कोर जावा में भी पढ़ा है, C++ अगर आपने पढ़ा है तो वहां भी आपने पढ़ा होगा। तो फंक्शन कॉलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन कैसे, अभी बताता हूं आपको। देखो, वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, कि वेरिएबल जब मेमोरी एलोकेट करते हैं तो आपको पता है कोई भी लैंग्वेज जब वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करती है तो दो तरीके की मेमोरी होती है। एक को बोलते हैं स्टैक मेमोरी और एक को बोलते हैं हीप मेमोरी। तो यू नो व्हाट इज स्टैक मेमोरी, व्हाट इज हीप मेमोरी, बात करते हैं, डोंट वरी, राइट। तो वेरिएबल जब मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो स्टैक फॉर्मेट में मेमोरी एलोकेट करते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फंक्शन कॉलिंग एक स्टैक का एग्जांपल है, रिकर्शन स्टैक का एग्जांपल है। कैसे है तो आप देखो, यदि सपोज आप एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखें, मैं आपको इसको समझाता हूं कि सपोज अगर आपने ये क्लास बनाई है ना, जावा की सेंस में अगर हम बात करें, मान लो आपने क्लास बनाई, क्लास एबीसी, ठीक है। इस क्लास एबीसी में आपके पास तीन फंक्शन है, तीन मेथड है। सपोज यू हैव वन मेथड वॉइड फर्स्ट, ठीक है। आपके पास एक मेथड है फर्स्ट नाम की, क्लास एबीसी में हमारे पास मेथड है फंक्शन, मतलब हम मेथड की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड में कुछ कोड लिखा हुआ है। देन यू हैव एन अनदर मेथड सेकंड मेथड, ठीक है, इसमें भी सपोज आपने कोई कोड लिखा हुआ है। एंड देन यू हैव अनदर मेथड थर्ड मेथड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तीन मेथड मेरे पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। अब आप मुझे बताएं, जब मैं इनको मेन में कॉल करूंगा, इफ आई कॉल दिस मेथड, कि अगर मैंने इनको मेन में कॉल किया, आपने क्लास बनाई क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। या इसको ऐसे समझे आप कि यदि मान लो मैंने फर्स्ट मेथड, तीन अलग अलग मेथड ना बना के, यदि सपोज मैंने फर्स्ट में सेकंड में कॉल की फर्स्ट मेथड, ठीक है, इफ आई कॉल फर्स्ट मेथड, ठीक है, और फिर थर्ड में आपने कॉल की सेकंड मेथड, थर्ड में आपने कॉल की सेकंड मेथड, राइट। मतलब इसको आप एक सिंपल वे में समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो अगर एक मेन मेथड है, इस मेन में आपने कॉल किया एबीसी, ठीक है, एबीसी में आपने कॉल किया सपोज XYZ, इसको सिंपल समझो आप, फिर अपन कोड में देख लेंगे। और फिर XYZ में आपने एक मेथड कॉल कर ली PQR, ठीक है। सपोज ये मेथड्स है कि मेन में कौन कॉल हुआ है, एबीसी। तो इस पूरे कोड में अगर आप देखोगे सो नंबर ऑफ फंक्शन आपको कितने दिखेंगे, वन इज मेन, सेकेंड इज एबीसी, थर्ड इज XYZ एंड फोर्थ वन इज PQR। तो जब इनकी कॉलिंग होगी, जब इनको कॉल किया जाएगा तो इंटरनली आपका प्रोग्राम इनको स्टैक में इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि सबसे पहले उसने कॉल किया मेन को, सबसे पहले मेथड कॉल होगी मेन। मेन ने किसको कॉल किया, एबीसी को, एबीसी ने किसको कॉल किया, XYZ को, XYZ ने किसको कॉल किया, PQR को। तो यदि आप इस कोड को देखें तो हाउ इट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, सबसे पहले कॉल हुई मेन, लेकिन सबसे आखिरी में टर्मिनेट होगी मेन। याद है हम बोलते हैं मेन इन जावा इज अ पेरेंट थ्रेड, हम बोलते हैं ना मेन सबसे पहले अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगी, लेकिन मेन सबसे लास्ट में अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगी। रीजन, मेन जो है वो स्टैक इंप्लीमेंटेशन के साथ वर्क करती है। तो थ्रेडिंग में भी इंटरनली आपका प्रोग्राम क्या करता है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन करता है, कि वो मेन को सबसे लास्ट में क्लोज करेगा, लेकिन स्टार्टिंग थ्रेड सबसे पहले मेन होती है। हम बोलते हैं मेन इन जावा इज अ पेरेंट थ्रेड। रीजन क्या है, आप देखो इस एग्जांपल, इधर छोड़ दो, आप यहां से देखो सबसे पहले कौन सी फंक्शन खत्म होगा, PQR, फिर XYZ, फिर ABC, फिर लास्ट में मेन, लास्ट इन, सबसे लास्ट में आया ये, लेकिन सबसे पहले कंप्लीट होगा ये। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी आप समझो, सबसे पहले मेन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले कंप्लीट कौन होगा, PQR, फिर XYZ, फिर ABC, फिर मेन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फंक्शन कॉलिंग, मेथड कॉलिंग, इसी को हम इस तरीके से क्लास फॉर्म में भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, है ना, कि क्लासेस में आपने अलग अलग मेथड बना ली, यू कैन कॉल दिस मेथड, कि मेन आपने कॉल की, मेन में आपने कॉल किया अगर मान लो थर्ड को, सेकंड को, फर्स्ट को, तो इंटरनली आपका प्रोग्राम इसी रूल से चलेगा।
ठीक है, कि इंटरनली आपका प्रोग्राम क्या करेगा, चाहे वो फंक्शन हो या मेथड हो। जब इंटरनली ये मेथड और कॉल होती है, फंक्शन जब कॉल होते हैं, मेथड जब कॉल होती है, तो ये इंटरनली किस रूल को यूज करती है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन को। दिस इज व्हाट स्टैक इंप्लीमेंटेशन। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अब आप देखिए यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर एक कॉन्सेप्ट, कभी भी टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आएंगी जाएंगी, राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहना चाहिए, यह मेरा मानना है। और यदि आप चाहते हैं कि सर टेक्नोलॉजीज बदलेंगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, इन सबका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो अब देखिए जब आप टेक विद्वान पे आएंगे ना, जब हमारे प्रीमियम कोर्स में आप आएंगे, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब फोन को नेविगेट करते हैं ना, जैसे कभी फोन चलाने बैठते हैं तो कितना इजीली हम फोन को रन करते हैं, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को सीखना भी आसान है। और किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आसानी से सीखा जा सकता है, आप आइए टेक विद्वान के प्रीमियम कोर्स पे एक बार, और आप देखिए कितनी आसानी से इस तरीके के कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने रिकर्शन पढ़ा हो, हालांकि ये तो खैर इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन रिकर्शन क्या बोलता है कि मान लो अगर एक फर्स्ट नाम की मेथड है, राइट, अब मैंने फर्स्ट में दोबारा फर्स्ट को कॉल कर लिया, तो ये रिकर्शन है। तो इंटरनली आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, फर्स्ट को कॉल किया, फिर फर्स्ट को कॉल किया, तो ये इंटरनली क्या करता है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन करता है। इट विल इंप्लीमेंटिंग स्टैक, डोंट वरी, अभी हम डेटा स्ट्रक्चर में रिकर्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तब आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो रिकर्शन स्टैक इंप्लीमेंटेशन करता है, फंक्शन कॉलिंग स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं। इसी तरीके से लेट्स सी, यदि मान लो मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं, ठीक है, क्लास एबीसी, सपोज इस क्लास एबीसी में एक मेथड है वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। नाउ टेल मी, इस डिस्प्ले में मैंने अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर n या इंटीजर a, मान लो इसकी वैल्यू 50 है, फिर इसमें मैंने एक और लोकल ब्लॉक बनाया, यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर b, सपोज इसकी वैल्यू 30 है, फिर मैंने एक और लोकल ब्लॉक बनाया इंटीजर c, सपोज इसकी वैल्यू 90 है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, जिनका स्कोप विद इन अ ब्लॉक होता है। तो यदि आप इसको समझो तो आपके प्रोग्राम ने कंपाइलेशन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट की है, आप देखिए स्टैक फॉर्म में की है। कैसे, सबसे पहले ए मेमोरी में आया, फिर बी और फिर सी, लेकिन सबसे पहले अगर स्कोप किसी का खत्म होगा तो वो सी का होगा। लेट्स सी, देखो आप समझो जरा यहां पे कि ए का स्कोप यहां तक है, बी का स्कोप यहां तक है और सी का स्कोप केवल इस ब्लॉक में है। तो सबसे पहले प्रोग्राम सी को टर्मिनेट करेगा, फिर बी को, फिर ए को, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज व्हाट स्टैक इंप्लीमेंटेशन। ये इंटरनल मेमोरी स्टैक को यूज करती है। तो हम बोलते ही कि जब एक वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो स्टैक फॉर्म में मेमोरी एलोकेट करते हैं। दैट्स व्हाई द रीजन कि जो वेरिएबल स्टैक फॉर्म में मेमोरी एलोकेट करते हैं वो लोकल ब्लॉक के होते हैं, जो ग्लोबल होते हैं वो हिप मेमोरी को यूज करते हैं, तभी तो उनकी डेटा थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेस होती है, क्योंकि हिप में जो वेरिएबल होता है वो थ्रू आउट द क्लास यूज हो सकता है। जैसे आपको याद है हम इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो इंस्टांस वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में हर मेथड में एक्सेस में आएंगे, क्योंकि वो हिप मेमोरी को यूज करते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हमेशा स्टैक मेमोरी को यूज करते हैं, तभी तो इनका स्कोप लोकल होता है, क्योंकि इनका स्कोप खत्म वो स्टैक से बाहर, स्कोप खत्म वो स्टैक से बाहर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दिस इज व्हाट स्टैक इंप्लीमेंटेशन, कि यहां पर प्रोग्राम इंटरनली स्टैक को इंप्लीमेंट करता है। किस तरीके की मेमोरी के लिए, लोकल वेरिएबल की मेमोरी के लिए। ग्लोबल वेरिएबल या जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं ये होते हैं हिप मेमोरी को यूज करते हैं। गॉट इट। तो यहां पर आप समझिए कि ये ऑलरेडी वो तरीके हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है जहां ऑलरेडी स्टैक इंप्लीमेंटेड है। अगर आप मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन को देखें तो मेनू स्टैक के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। जैसे कभी आपने कोई मेनू देखा हो, लाइक फाइल में सपोज एक मेनू मैं अपने हिसाब से डिजाइन करता हूं, मान लो ये 1 है, 1 में इंटरनल सब पॉपअप मेनू है 2, इसमें पॉपअप मेनू है 3, ठीक है, होता है ना पॉपअप मेनू। अब आप एक काम करिए, फाइल से अपने माउस को 1 पे ले जाइए, 2 पे ले जाइए, 2 से 3 पे जाइए, और यहां से जैसे ही आप माउस का कर्सर हटाएंगे सबसे पहले 3 बंद होगा, फिर 2, फिर 1, फिर 5। दिस इज व्हाट लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। तो देखिए अब यहां पर अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में यह पूछा जाए, ओके टेल मी द एग्जांपल ऑफ स्टैक, तो भैया कोशिश करो कि प्लेट ना बोलो, बिस्किट का पैकेट ना बोलो, बिकॉज बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट
वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगा कि आप टेक्निकल एग्जांपल बताएं। तो वहां पर आप बताएं फंक्शन कॉलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, मेथड कॉलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, लोकल वेरिएबल मेमोरी जब अलोकेट करते हैं तो वो स्टैक फॉर्म में करते हैं, मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। तो जरा इंप्रेशन पड़ेगा, जरा लगेगा कि यस एक टेक्निकल बच्चे से बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, रियल लाइफ एग्जांपल समझने के लिए हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है आप टेक्निकल आंसर दें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ठीक है सर ये तो ऑलरेडी स्टैक इंप्लीमेंटेड है, यहां जब डेवलपर ने इंप्लीमेंटेशन किया तो उसने ऑलरेडी स्टैक मेमोरी को यूज किया है, राइट। लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट बताया, क्या ये कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो यदि अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे अपना एक स्टैक इंप्लीमेंट करना है, मेरे पास एक ऐसा डेटा कलेक्शन हो जो स्टैक के रूल को यूज करे, क्योंकि हमने जावा में डेटा कलेक्शन तो किया है लेकिन किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं किया, कोई एल्गोरिथम अप्लाई करके डेटा कलेक्शन नहीं किया। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि सर ये तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे अपना खुद का स्टैक बनाना है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक डेटा कलेक्शन हो जो स्टैक के रूल को इंप्लीमेंट करे। तो यहां पर आपके पास दो चॉइस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि या तो हम दो तरीके से हम जावा में स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, स्टैक यूजिंग अरे, स्टैक यूजिंग अरे, ठीक है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे स्टैक यूजिंग कलेक्शन, क्योंकि हमने पढ़ लिया कलेक्शन वर्सेस अरे का कॉन्सेप्ट। तो जब हम स्टैक यूजिंग अरे की बात करेंगे तो बाकायदा वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। विल टॉक अबाउट पुश, पॉप, डिस्प्ले, सॉर्टिंग, सर्चिंग, पिक, लिखे वो सारे ऑपरेशन, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे। लेकिन जब क्योंकि अरे तो बॉस अरे है ना, अरे किसी रूल पे थोड़ी ना अप्लीकेबल है, अरे का कोई रूल नहीं है। अरे बोलता है बॉस मेरा तो काम है कलेक्शन करना, अब आप बोलोगे स्टैक फॉर्म में डेटा कलेक्शन करो तो मैं स्टैक फॉर्म में डेटा कलेक्शन करने लगूंगा, लेकिन उसके लिए आपको अरे पे स्टैक के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? तो जब आप स्टैक यूजिंग अरे बनाओगे तो फिर ये कहलाएगा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ये आपका स्टैटिक अरे होगा। अब स्टैटिक अरे क्यों होगा, स्टैटिक स्टैक क्यों होगा? क्योंकि इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन होगी, क्योंकि अरे लिमिटेड डेटा की बात करता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। जावा में भी हमने ये पढ़ा है कि अरे मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे करता है, लेकिन बिहेवियर उसका स्टैटिक ही है कि वो डेटा के पहले आपसे बोलेगा साइज बताओ, तो आपको स्टैक की साइज डिफाइन करनी पड़ेगी। पुश, पॉप, डिस्प्ले, सॉर्ट सारे फंक्शन हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब वही कॉन्सेप्ट हम कलेक्शन से इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो हमें सब कुछ रेडी मिलता है। आपको पुश फंक्शन मिलेगा, आपको पॉप फंक्शन मिलेगा, आपको सॉर्ट फंक्शन मिलेगा, आपको पोल फंक्शन, पिक फंक्शन, सारी मेथड आपको रेडी मिलेंगे, क्योंकि कलेक्शन में ऑलरेडी देयर इज अ क्लास कॉल्ड स्टैक क्लास। बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जहां पर हमने अरे वर्सेस कलेक्शन की बात की थी। तो ये देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन कलेक्शन के साथ देख लें, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, और आगे तो करने ही वाले हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपसे ये है कि रादर देन डायरेक्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम देखिए, आप होता क्या है, मैं आपको ये बात करता हूं, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को पहली बार इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ा होता है और फिर वो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा पे आता है कि सर मुझे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा इंप्लीमेंट करना है, सो दैट द बेटर ऑप्शन यू शुड गो फॉर अ कलेक्शन, क्योंकि वहां पर सी में आप अरे के साथ स्टैक इंप्लीमेंटेशन पढ़ चुके हैं, वहां पर आपको पता है कि अरे को स्टैक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉजिक आपको पता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपसे ये है, मेरी राय है कि आप पहले डेटा स्ट्रक्चर को अरे के साथ इंप्लीमेंटेशन देखें, फिर उसके बाद कलेक्शन पे आए, क्योंकि कलेक्शन के साथ जब हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन देखते हैं तो लॉजिक कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारी बनी बनाई मेथड्स होती हैं। आपको पता ही नहीं होगा पुश फंक्शन इंटरनली कैसे काम कर रही है, पॉप कैसे काम कर रहा है, सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। बट व्हेन द सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट विद अरे, तो हम कोड लिखते हैं, और ये समय अभी कोड लिखने वाला समय है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर मेरा सजेशन ये है, इफ यू आर फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इन, ठीक है, जावा इज नॉट अ मैटर, क्योंकि देखिए फिर से बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज बदली है। अगर आपने इंप्लीमेंटेशन किया है देन यू कैन डायरेक्टली गो विद द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन यूजिंग कलेक्शन, लेकिन कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं, आप चाहें तो अरे के साथ भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बॉस, आपके लिए तो चॉइस ही नहीं है, आपको दोनों तरीके से इंप्लीमेंटेशन समझना पड़ेंगे। तो यहां पर हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे सबसे पहले अरे के साथ, और फिर उसी स्टैक का इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बताऊंगा यूजिंग कलेक्शन के साथ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। क्योंकि मैं डायरेक्ट कलेक्शन पे जाऊंगा तो आप लॉजिक थोड़े से कंफ्यूज कर पाओगे, मतलब लॉजिक में कंफ्यूजन होगा आपको, तो हम दोनों तरीके से देखेंगे। जब इंप्लीमेंटेशन हो सकता है तो करेंगे, जहां नहीं होगा वहां पर तो फिर कलेक्शन है ही हमारे पास, हम कलेक्शन की डायरेक्ट बात करेंगे। गॉट इट? तो जब हम स्टैक को यूजिंग अरे के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, राइट, तो वहां पर हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम एक अरे पे स्टैक के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। हम एक अरे को स्टैक में कन्वर्ट करेंगे, और अरे है तो फिर हम ओवरफ्लो की कंडीशन भी चेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्टैक को यूजिंग अरे बनाते हैं तो मेरे पास तो ये अरे है, दिस इज व्हाट माय अरे, लेकिन इस अरे में मुझे पता है n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर होंगे, साइज फिक्स्ड होगी, राइट। तो फिर यहां पर हम कोडिंग लिख के बताते हैं कि टॉप से किस तरीके से एलिमेंट पुश होगा, ठीक है, टॉप किस तरीके से एलिमेंट पॉप करेगा, ठीक है। इसमें यदि आपका एलिमेंट टोटल साइज से अबव निकला तो एक्सेप्शन ना आए, इसलिए हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, हम एम्प्टी की कंडीशन चेक करते हैं। लेकिन इन सब के लिए कोडिंग हम खुद करते हैं। हम ये चेक करेंगे कि कलेक्शन एम्प्टी कब होगा, ओवरफ्लो कब होगा, पुश कैसे होगा, पॉप कैसे होगा। लेकिन जब यही कॉन्सेप्ट हम कलेक्शन की बात करते हैं तो स्टैक नाम की क्लास में हमें पुश मेथड मिलती है, हमें पॉप मेथड मिलती है, हमें इज एम्प्टी मेथड मिलती है, ठीक है, हमें पिक मेथड मिलती है, हमें सॉर्ट मेथड मिलती है। मैंने आपको क्या बोला, चॉइस इज योर्स, डायरेक्टली गो विद दिस स्टैक यूजिंग कलेक्शन, नो नीड टू राइट एनी कोड, यू कैन डायरेक्टली गेट ऑल द मेथड इन दिस इज द ब्यूटी ऑफ जावा। जो हम बोलते हैं कि बॉस कोई ओवरहेड नहीं, अगर आप प्रीवियस लैंग्वेजेस पढ़ के आ रहे हैं, अगर आपको लॉजिक पता है, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, सीधे स्टैक यूजिंग कलेक्शन पे आओ और इन मेथड को डायरेक्टली यूज करो। ओवरफ्लो कंडीशन नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि कलेक्शन डेटा ओवरफ्लो की बात ही नहीं करता है, वो बोलता ही नहीं कि ओवरफ्लो कुछ होगा, क्योंकि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए अब यदि हम बात कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे, तो स्टैक का कॉन्सेप्ट तो हमने लास्ट टाइम समझ लिया था कि स्टैक मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के एल्गोरिथम को फॉलो करता है, राइट। लेकिन अब बात है इसके इंप्लीमेंटेशन की, कि सर आपने लास्ट टाइम बता दिया था रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, लास्ट टाइम आपने कहा था फंक्शन कॉलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, मेनू ड्रिवन एग्जांपल ऑफ स्टैक। लेकिन सर मुझे तो अपना खुद का स्टैक बनाना है, तो यदि आपको अपना स्टैक बनाना है तो या तो जावा में आप एक बने बनाए स्टैक को यूज कर लें, जो कि जावा में एक क्लास है जो आपको कलेक्शन में मिलेगी। लेकिन फिर वहां पर क्या होगा, लॉजिक कुछ नहीं लगेगा, सारी मेथड सब कुछ रेडी मिलेगा। और या फिर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं और खुद का स्टैक इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं, जहां पर हमारे पास एक कलेक्शन है अरे, और मेरे को अरे को कन्वर्ट करना है स्टैक में। मतलब हम ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मेरा जो अरे है वो स्टैक का बिहेवियर दे। और आप देखिए, जब खुद से कोई कोड इंप्लीमेंट किया जाता है ना, और उसके बाद जब आप किसी इनबिल्ड क्लासेस को देखेंगे तो आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी, है ना। खुद से जब मेहनत करके कोई चीज बनाते हैं और कोई चीज रेडीमेड मिल जाए तो आपको पता होता है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और यहां पर मैंने आपसे डे 1 पे कहा है कि 2 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन होते हैं, बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे होता है या बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट होता है। तो अरे के साथ अब हमें स्टैक इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है, हमारी सीक्वेंस क्या होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए आप पहले आउटपुट को समझिए कि आउटपुट हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम हमारी कोडिंग करेंगे। होता है ना कि पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही तो कोडिंग होगी ना। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जब ये रिजल्ट आए तो मुझे इस तरीके का एक मेनू मिले, जिस पर इस तरीके से लिखाना चाहिए स्टैक मेनू, ठीक है। और इस स्टैक मेनू में मुझे ऑप्शन चाहिए पुश, ये मेरा एक मेनू एप्लीकेशन होना चाहिए, पुश, पॉप, डिस्प्ले, जो कि किसी भी स्टैक के मेजर 3 ऑपरेशन होते हैं। इसके बाद हम इसमें ऑपरेशंस बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था स्टैक में सॉर्टिंग भी होती है, सर्चिंग भी होती है, पिक भी होता है, एम्प्टी भी चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारी कोडिंग हमारी अपनी मेहनत की होगी, हम अरे को स्टैक में कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट। और ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ओवरफ्लो को भी हम चेक करेंगे। जब हम कलेक्शन पे आएंगे तब चीजें बदलेंगी, समझना बात को, ठीक है। लेकिन स्टैक यूजिंग अरे में आपको बहुत सी कंडीशंस चेक करना होगी। तो फिलहाल ये सिंपल मेनू, फिर आगे जाके हम इसमें ऑप्शंस बढ़ाएंगे, डोंट वरी। हम इसमें बात करेंगे सर्चिंग की, सॉर्टिंग की, पिक की, राइट। लेकिन फिलहाल
ये 4 ऑप्शन, और इस 4 ऑप्शन के साथ मुझे मेरा मेनू बनाना है और यहां पर यूजर को बोलना है एंटर यूर चॉइस। और आप समझिए एक चीज, मतलब ये मेनू को आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए स्टैक में, क्योंकि इसके आगे जो भी इंप्लीमेंटेशन होने वाला है, चाहे वो स्टैक हो, क्यू हो, सर्कुलर क्यू हो, लिंक लिस्ट हो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो, ट्री हो, हर जगह आपको इससे मेनू डिजाइन करना है। तो मेनू एप्लीकेशन अगर आपने पहले से कोर जावा में पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लैंग्वेजेस C++ में मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन पढ़ी है, सो दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। लेकिन एक बार हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन में पूरी मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन को समझेंगे कि किस तरीके से आपको मेनू डिजाइन करना है, ताकि इन्हीं टाइप के मेनू को हम क्यू में ले सकें। क्योंकि क्या होगा, जब हम क्यू बनाएंगे तो केवल ऑप्शन बदलेंगे, जैसे यहाँ पुश पॉप डिस्प्ले होता है, वहां इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले होगा, लिंक लिस्ट में कुछ और ऑप्शंस होंगे, लेकिन मेनू तो वही रहेगा। तो पहली स्टेप में हम ये सोचते हैं कि ये मेनू कैसे बनेगा और इन तीनों फंक्शन के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां 2 तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा, सुनना ध्यान से, सीक्वेंस से, तरीके से सुनो। 2 क्लासेस बनेगी। एक, चूंकि हम कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, अभी हम कोई वेब एप्लीकेशन पे नहीं जा रहे हैं जावा में, पूरा डेटा स्ट्रक्चर हम कंसोल बेस पढ़ेंगे। और हमें पता है जावा में जब कोई भी एप्लीकेशन कंसोल बेस बनती है तो उसमें मेन होता है, और मेन हमारा मेन मेथड होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूशन करता है। तो मेन का काम होगा आपको ये मेनू देना और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग फंक्शन कॉल करना, मेथड कॉल करना, सॉरी। लेकिन ये मेथड कहां होंगी? ये मेथड हमारी एक अपनी माइस्टैक नाम की क्लास में होगी। हम हमारी एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास में हमारे पास पुश की मेथड होगी, पॉप की मेथड होगी, डिस्प्ले की मेथड होगी, जो एक स्टैक को पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहली स्टेप में आपको ये मेनू के बारे में सोचना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे, राइट। तो ये मेनू, चलिए, या फिर हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। पहले सर पूरा स्टैक इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर मेनू में इसको कैसे कॉल करना है वो भी देख सकते हैं। तो ये दोनों अपनी अपनी चॉइस है। तो एक काम करते हैं, पहले हम हमारा स्टैक इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं कि सर आप बोल रहे हो ये मेथड हमें खुद से बनानी है, अरे को हमें स्टैक में कन्वर्ट करना है, तो पहले वो इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। फिर उनकी कॉलिंग कैसे करना है मेनू के साथ, तो बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। तो चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे वो सारे पैकेजेस इंपोर्ट करना है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो एक ही मेजर पैकेज है java.util.star, वो इसलिए क्योंकि हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट्स लेना होंगे पुश के लिए, ठीक है। पॉप किसको करना है वो आपको लेना, पॉप सॉरी डिस्प्ले के लिए, इवन डिस्प्ले के लिए भी नहीं लेना है, लेकिन पुश के लिए, मेनू डिजाइन की चॉइस के लिए, तो हमने सबसे पहले util.star को इंपोर्ट कर लिया। और आप देखिए 2 अलग अलग क्लास बनेगी यहाँ पे, एक क्लास जिसमें आपके स्टैक की मेथड्स होंगी और एक क्लास जिसमें हम मेनू डिजाइन करेंगे, जिसमें हम मेन लिखेंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो मेरी पहली क्लास है, हमने सबसे पहले हमारी पहली क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा मैंने माइस्टैक। अब इसका नाम मैं माइस्टैक क्यों रख रहा हूं, उसका रीजन समझना, क्योंकि स्टैक नाम की क्लास ऑलरेडी जावा में है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी कंफ्यूजन हो। स्टैक इज ऑलरेडी एन इनबिल्ड क्लास इन जावा विच इज अवेलेबल इन कलेक्शन, लेकिन वो उसका खुद का इंप्लीमेंटेशन है और हम यहां पर अपना खुद का स्टैक क्रिएट कर रहे हैं अरे को लेके, राइट। अब इस क्लास माइस्टैक में मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे प्राइवेट कुछ एक अरे बनाना है, राइट। तो यहां पर हमने एक अरे डिक्लेयर किया, ठीक। सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, यहां पे प्राइवेट फाइनल वेरिएबल लिया, इंटीजर, और इसका नाम रखा मैंने मैक्स अंडरस्कोर साइज, मैक्स साइज। ये मैक्स साइज जिसकी वैल्यू रख दी आपने 10, ठीक है। मैक्स साइज मतलब आपका जो अरे है, जो आप स्टैक जिसको बनाने वाले हैं, ठीक है, वो अरे आपका कितनी साइज का होगा, ठीक है। आपका अरे कितनी साइज का रखेंगे हम, तो माइस्टैक नाम की क्लास में हम एक अरे बनाएंगे, उस अरे का नाम हम स्टैक रखेंगे, ठीक है। तो माइस्टैक, या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं माइस्टैक, ठीक है, माइस्टैक नाम की क्लास। अब इस माइस्टैक नाम की क्लास में एक तो आपने ले लिया फाइनल वेरिएबल, सेकंड हमने प्राइवेट वेरिएबल लिया, प्राइवेट इंटीजर टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या रखी हमने, -1। टॉप क्यों, क्योंकि आपको याद है लास्ट टाइम मैंने कहा था कि स्टैक वो इंप्लीमेंटेशन है जहां टॉप से ही एलिमेंट पुश होता है, टॉप से ही एलिमेंट पॉप होता है। तो टॉप हमारा यहां पर क्या होगा, एक वेरिएबल जिसको यूज करके हम स्टैक में एलिमेंट पुश और पॉप करेंगे। स्टैक की साइज कितनी रखना है वो हमने मैक्स साइज बता दी, राइट। और अब यहां पर हमने क्या किया, एक अरे बनाया, ठीक है, एक अरे बनाया, इस अरे का नाम रखा मैंने प्राइवेट, इसका डेटा टाइप हमने रखा इंटीजर, अरे का नाम रख दिया मैंने स्टैक, है ना, स्मॉल लेटर में स्टैक, ठीक है। इस स्टैक को आपने डिक्लेयर किया प्राइवेट इंटीजर स्टैक इक्वल टू न्यू
इंटीजर ऑफ मैक्स अंडर स्कोर साइज। आपने ये बता दिया कि इसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी, मैक्स साइज। तो ये जो अरे है ये तीनों हमने इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं क्लास में। इंस्टांस वेरिएबल क्यों लिए हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों को लेके हम पुश भी करेंगे, पॉप भी करेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे, तो एक एक करके मुझे मेथड बनानी है। गॉट माय पॉइंट। तो ये तीनों प्राइवेट वेरिएबल हैं क्योंकि इनकी एक्सेसिबिलिटी मुझे केवल क्लास की 3 मेथड में रखना है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, एक अरे बनाया, लेकिन आप देखिए अरे का नाम स्टैक रखने से वो स्टैक नहीं बनेगा। अभी हमें इसको स्टैक में कन्वर्ट करना है, अभी इस पे वो रूल अप्लाई करना है जो स्टैक पे अप्लाई होते हैं। और ये स्टैटिक क्यों है, क्योंकि इसकी साइज आपने बता दी है मैक्स साइज, कि आपका स्टैक जो है वो 10 साइज का होगा। तो यहां पर हमें ओवरफ्लो भी चेक करना पड़ेगा कि यदि स्टैक ओवरफ्लो हुआ तो फिर आप क्या करोगे, राइट। तो अब इस क्लास में मेरा सबसे पहली मेथड जो कि हमारी पब्लिक मेथड होगी, क्योंकि वो मुझे यूजर को एक्सेस करने देना है, पब्लिक वॉइड पुश मेथड। सबसे पहली मेथड जो हम इसमें बनाएंगे वो होगी पुश मेथड, लेकिन इसको मैं डिफाइन करता हूं नेक्स्ट पेज पे, लेकिन आप क्लास को कंटिन्यू चलने दीजिएगा। मतलब आपको कंटिन्यू चलना है, समझ में आई बात? स्पेस कम है, हम नेक्स्ट पेज पे एक एक मेथड को एक एक नए नए पेज पे बनाएंगे और सब कुछ क्लास के अंदर ही चल रहा है ना। क्लास में आपने एक मैक्स साइज नाम का वेरिएबल लिया, टॉप नाम का वेरिएबल लिया, स्टैक आपने बना दिया। ये आपका स्टैक अरे है, अभी अरे ये अरे है, अभी स्टैक बनेगा, अभी इस पे स्टैक के रूल अप्लाई होंगे, अभी स्टैक पे के मंत्र इस पे फूकेंगे, और जब ये मंत्र फूकेंगे तो ये अपने आप स्टैक में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही काम करने के लिए हमने क्या किया, हमारा सबसे पहली मेथड बनाई विच इज पब्लिक मेथड। पब्लिक मेथड का नाम मैंने मतलब रिटर्न टाइप है इसका वॉइड, मेथड है पुश नाम की। अब इस पुश मेथड का काम क्या होना चाहिए, जब भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट से पुश मेथड कॉल करें तो ये मुझे स्टैक में एलिमेंट पुश करके बताए, राइट। लेकिन आप देखो, इमेजिन करो ये आपका अरे है स्टैक, इमेजिन क्या है, मतलब इमेजिन क्या करना है उसमें, और ये स्टैक आपने बनाया है 0 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7 8 और 9, ये आपका अरे है, ठीक है। और इसके ऊपर है आपकी मैक्स साइज, ठीक है। अब इस अरे को अगर मुझे स्टैक में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब इस पे स्टैक के रूल चलेंगे। ये अरे आपने ये बना लिया, ये आपका अरे रेडी है, आपने बता दिया कि आपके अरे की साइज कितनी होगी, मैक्स साइज। एंड डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन अप्लाई प्रैक्टिकली ऑल्सो। पूरा कोड में आपको सिस्टम पे रन करके बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट समझ ले बच्चे की मेहनत यही है। जब खुद की अरे बनाएंगे तो मेहनत है, कलेक्शन में तो बच्चों का खेल है स्टैक। फिर एक बार आपको समझ में आ गया ना कि स्टैक खुद से कैसे बनता है, तो फिर जब मैं कलेक्शन के साथ इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कोई पुश मेथड नहीं लिखना है, कोई पॉप मेथड नहीं लिखना है, सब रेडी है। लेकिन वो क्या कर रही है पीछे वो समझना इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो पुश मेथड, अब इस पुश मेथड में आप देखो, समझो पुश मेथड का काम क्या होगा, जब आपका मेनू आएगा उस मेनू को देख के आप क्या बोलेंगे, एंटर योर चॉइस पुश 1, तो ये पुश मेथड कॉल होगी। पुश मेथड एक बार में एक ही एलिमेंट पुश करती है स्टैक में। तो पुश मेथड का काम क्या है, आपसे एलिमेंट लेना और स्टैक में पुश कर देना। लेकिन सुनना ध्यान से, आप पहले एलिमेंट के लिए भी पुश मेथड कॉल करोगे, आप दूसरे एलिमेंट के लिए फिर पुश मेथड कॉल करोगे, आप तीसरे एलिमेंट के लिए फिर पुश मेथड कॉल करोगे। ऐसे अगर आपका ये स्टैक ओवरफ्लो हो गया तो ये पुश मेथड आपको बताएगी ना फिर स्टैक इज ओवरफ्लो, क्योंकि आप हर बार पुश मेथड को कॉल करोगे। तो यहां पर सबसे पहली स्टेप में आपको पुश में क्या चेक करना है कि आपका स्टैक ओवरफ्लो कब होगा। तो आप देखिए इसमें जो भी एलिमेंट पुश होगा, अभी आपका टॉप कहां रखा हुआ है, -1 पे, आपका टॉप है -1 पे, राइट। और क्या, ये देखो ये टॉप -1 पे रखा है, इसी के थ्रू स्टैक पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल हाँ सर। तो ये टॉप आगे बढ़ेगा, स्टैक में एलिमेंट पुश होते जाएंगे। तो बच्चे जब टॉप बढ़ते बढ़ते 9 तक पहुंच गया, मैक्स साइज -1 तक पहुंच गया, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। मैक्स साइज आप 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, लेकिन जब आपका टॉप मैक्स साइज -1 तक पहुंच गया, इसका मतलब है दैट इज एन ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक। तो कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि ठीक है स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक, सीधे बोल दो सर व्हेन टॉप रीच टू मैक्स साइज -1। जब टॉप मैक्स साइज -1 पे पहुंच जाएगा दैट इज ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक, राइट। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने सबसे पहले ये चेक किया कि अगर आपका टॉप इक्वल टू है किसके, मैक्स साइज -1 के। अगर आपका टॉप मैक्स साइज -1 पे पहुंच गया तो हमने लिख दिया system.out.println स्टैक इज
ओवरफ्लो, स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक है, लेकिन अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो क्या करना है, तो सर फिर एक यूजर से एलिमेंट लेना है और स्टैक में पुश करना है। तो यूजर से एलिमेंट लेना है, इसका मतलब है आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के लिए हमने यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया है। तो यहां पर मैं सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूं। तो एल्स में हमने क्या किया, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहां पर आपने लिख दिया सिस्टम डॉट इन। और आप देखिए स्कैनर वो ऑब्जेक्ट है जो आपको पुश में भी लगेगा, पॉप में भी लगेगा, डिस्प्ले में भी लगेगा। तो बेटर आप एक काम ये करें, मतलब जहां भी, चलिए ठीक है अभी यही बना देते हैं, लेकिन इसको हम क्लास लेवल पे भी डिक्लेयर कर सकते थे, है ना। हम यही स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते तो मुझे बार बार उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि आपको कभी भी अगर स्कैनर की रिक्वायरमेंट है आप स्कैनर को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में देखिए पॉप में आपको यूजर से कोई चॉइस लेना नहीं है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से सबसे पहला एलिमेंट, सबसे लास्ट एलिमेंट जो आपने पुश किया है वही पॉप होगा। तो इससे बेटर है हम स्कैनर को केवल यहीं डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो हमने एल्स में क्या लिखा है, यहाँ पे एल्स में हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और इसको लिख दिया ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ये इसलिए क्योंकि आपको यूजर से एलिमेंट स्कैन करना है। अब मैंने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एलिमेंट फॉर पुश, कि बॉस पुश करने के लिए आपको एक एलिमेंट एंटर करना है। समझ में आ रहा है और आ रहा है और आ रहा है, चॉइस नहीं है ना समझने वाली चॉइस ही नहीं है आपके पास, समझना पड़ेगा। एक बार लेक्चर देखो, 2 बार वीडियो देखो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास। करो रिवाइंड फिर देखो, लेकिन समझना तो पड़ेगा बच्चे। खुद से स्टैक इंप्लीमेंटेशन, खुद से क्यू इंप्लीमेंटेशन, खुद से सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंटेशन अगर समझ में आ गया तो उसके बाद फिर देखो आप कहानी कैसी ट्विस्ट लेगी। इसके बाद जो स्पीड लोगे आप, बॉस मैंने क्या कहा, नो वन कैन स्टॉप यू। इसीलिए शुरुआत किसी भी चीज की तकलीफ देती है, उसके बाद तो चीजें फिर बड़ी आसानी से चलती है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, कोई भी नया सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट है कि बस शुरू में हिम्मत रखनी है। उसके बाद तो फिर आप देखो, होता है ना बैट्समैन जब खेलने जाते हैं तो शुरू की 4-5 बॉल 10 बॉल निकाल ली, उसके बाद तो फिर क्या है, समझ में आ जाता है कि कैसे खेलना है, बॉल कैसे स्विंग ले रही है। ठीक है, वही बस बात है डेटा स्ट्रक्चर में भी, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है। और बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं कि सिंपल से सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, एलिमेंट स्कैन करना है। अब एलिमेंट स्कैन करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो ये हमने n ले लिया, राइट। और इसको आपने लिख दिया n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये मिल गया आपको एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट आपको मिला है, ये है, मान लो आपने n की वैल्यू दी 100, तो ये जो वैल्यू है ये मुझे स्टैक में पुश करना है। तो क्या करना है, स्टैक में पुश करना, टॉप के थ्रू करना है। तो टॉप अभी मेरा कहां पर है, -1 पे। अरे का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, स्टैक, राइट। तो क्या किया मैंने, देखो यहां पे टॉप प्लस प्लस, कि टॉप जहां भी है वो एक आगे बढ़े। तो टॉप आ गया आपका, ये आपका स्टैक है, अरे है आपका ये अरे का नाम स्टैक रखा है हमने, है ना, ये मेरा स्टैक है। तो अब मुझे पता है टॉप मेरा 0 पर आ गया, ठीक। तो आपने क्या लिख दिया, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू n। ये हो गया, देखो आप क्या है, सिंपल सी कहानी है। ये आपका पुश वाला फंक्शन खत्म, दैट्स इट। ये हो गया पुश मेथड। कि आपने पुश मेथड में सबसे पहले क्या चेक किया कि कहीं आपका स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है, क्योंकि अगर ओवरफ्लो है तो फिर बात ही खत्म। और होगा यहाँ ओवरफ्लो, क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे लिया है हमने, और अरे स्टैटिक मेमोरी के साथ इंप्लीमेंटेशन करेगा, राइट। तो अब देखो आप पुश फंक्शन मेनू, सपोज करो ये मेनू आपके सामने है, ये मेनू आपके सामने है, आपने चॉइस क्या दी 1। जैसे ही आपने चॉइस 1 दी तो ये मेनू में भी हम कोड लिखेंगे, ये सीधे आपका क्लास का कौन सी मेथड कॉल करेगा, पुश मेथड। तो जैसे ही पुश मेथड कॉल हुई, जैसे ही आपकी पुश मेथड कॉल होगी, ये आपके सारे वेरिएबल जो क्लास में डिक्लेयर्ड है, जैसे ही आपकी पुश मेथड कॉल हुई, इसने चेक लगाया क्या टॉप मैक्स साइज -1 पे है, नहीं है। अभी आपका टॉप कहां पर है, -1 पे। टॉप आपका -1 पे है शुरुआत में, मैक्स साइज -1 मतलब 9 पे होना चाहिए हमारे हिसाब से, नहीं है। एल्स में आया, एंटर एन एलिमेंट फॉर पुश, आपने दिया 100, उसने टॉप प्लस प्लस किया, टॉप -1 से कौन सी पोजीशन पर आ गया, 0। ये टॉप आ गया 0 पे, और स्टैक ऑफ टॉप में n असाइन हो गया, मतलब आपका जो 100 है वो स्टैक में पुश हो गया, दैट्स इट। फिर आपके सामने मेनू आ जाएगा, क्योंकि मेनू तब तक आएगा जब तक आप एग्जिट नहीं कहते हैं।
तो ये पुश के बाद आप फिर मेनू पे पहुंच जाएंगे, मेनू फिर आपके सामने आएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा एंटर द एलिमेंट फॉर, फिर ये चेक करेगा क्या टॉप में एक्सरसाइज -1 पे पहुंच गया, क्योंकि अगर आपने पुश बोला नहीं पहुंचा, फिर आपसे अगला एलिमेंट स्कैन मांगेगा, आपने फिर से दिया 200, फिर टॉप प्लस प्लस, तो टॉप उठ के 0 से कौन सी पोजीशन पर आ गया 1 पे, फिर स्टैक ऑफ टॉप में क्या पुश हो गया 200, ये आपका सेकेंड एलिमेंट पुश हो गया। आ रही कहानी समझ में? और यही काम कलेक्शन अपने आप करता है, बस वहां ओवरफ्लो नहीं होता है क्योंकि वो डायनामिक है। लेकिन यहां पर क्या होगा आप देखो, ऐसे आपने पुश फंक्शन कंटिन्यू कॉल किया 300, आपने अगला एलिमेंट पुश किया 300, देन 400, देन 500, देन 600, देन 700, देन 800 एंड देन 900। तो अभी आपका टॉप है, यहां पे ध्यान देना, अभी आपका टॉप 8 पे है, एक्सरसाइज -1 9 होता है। फिर पुश फंक्शन आपने कॉल किया, टॉप में एक्सरसाइज -1 पे नहीं है, अभी भी नहीं है, टॉप 8 पे है, एक्सरसाइज -1 9 है, फिर एक एलिमेंट पुश होगा, ये कोडिंग के थ्रू टॉप बढ़ेगा और एक एलिमेंट फिर से पुश होगा, तो अब की बार आपका टॉप कहां पर आ गया 9 पे, ये आ गया आपका टॉप 9 पे, ठीक है, और अगला एलिमेंट पुश हो गया 100। अब ध्यान देना, अब आपने फिर से मेनू देख के पुश बोला, अब जब पुश बोला आपने तो क्या हुआ, क्या टॉप में एक्सरसाइज -1 पे है? हाँ है, टॉप है 9 पे, एक्सरसाइज -1 की वैल्यू भी 9 है, सीधे मैसेज आ जाएगा स्टैक इज ओवरफ्लो। सिंपल, आई कहानी समझ में? तो ये था स्टैक इंप्लीमेंटेशन का पुश फंक्शन यूजिंग अरे, कि यूजिंग अरे आप स्टैक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, है ना, पुश कैसे करोगे। अभी तो खैर बहुत सी चीजें बाकी है, अभी तो पॉप बाकी है, अभी तो डिस्प्ले बाकी है, अभी तो मेनू डिजाइन करना बाकी है, लेकिन पुश मेथड समझ में आई आपको कि पुश मेथड किस तरीके से स्टैक में एलिमेंट पुश करेगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब आप देखिए, बहुत एक जनरल क्वेश्चन बच्चा पूछता है, सर आप कॉन्सेप्ट हमें समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन सर जब खुद से इस कोड को लिखने की कोशिश करते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, देखिए टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, क्योंकि लैंग्वेजेस तो बदलेंगी लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। और यदि आप चाहते हैं कि किस तरीके से अपने आप को कॉन्सेप्चुअली इंप्रूव किया जाए, लॉजिकली इंप्रूव किया जाए, तो आप आइए टेक विद्वान के हमारे प्रीमियम कोर्स पे, और आप देखिए इस तरीके के कितने मल्टीपल एग्जांपल्स वहां पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं और बाकायदा कॉन्सेप्ट समझाया है कि किस तरीके से अपने लॉजिक्स को इंप्रूव करना है। और ये लॉजिक इंप्रूवमेंट उतना ही आसान है जितना कि फोन को नेविगेट करना है, कि कितनी आसानी से हम फोन को रन करते हैं, बस उतनी ही आसानी से आप इस टेक्नोलॉजी को भी सीख सकते हैं। तो प्रीमियम कोर्स में जब आप यही कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में चीजें उतनी टफ नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। ओके, तो चलिए सर, पुश तो सर समझ में आ गया, लेकिन अगर यूजर ने पॉप बोला तो चलो फिर से काम करते हैं। तो अभी हम क्लास में ही, क्लास में हमने पहले मेथड क्या लिखी, पुश, ये मेरी पुश मेथड हो गई, दिस इज माय फर्स्ट मेथड, लेकिन अभी मैं क्लास में ही हूं। उसी क्लास में अब हम अपनी हमारी अगली मेथड लिखते हैं, दैट इज पब्लिक वॉइड। अगली मेथड कौन सी होगी हमारी, पॉप। नेक्स्ट मेथड इज पॉप मेथड, राइट। तो अब अगर मान लो फिर से मेरे पास ये स्टैक है, अगेन वी हैव एन स्टैक, मतलब वही स्टैक है, फिर से मतलब स्टैक वही है, फिर वही पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये आपका मैक्स साइज, ये आपकी मैक्स साइज, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट योर स्टैक, ये आपका स्टैक। ठीक, अब इस स्टैक को देख के अगर आपने पॉप बोला, मतलब मेनू देख के, सॉरी, आपने मेनू देखा, आपने कहा सर मुझे एक एलिमेंट पॉप करना है, तो अब देखिए पुश करने के लिए तो आपसे एलिमेंट मांगे जा रहे थे, लेकिन पॉप का मतलब ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट एलिमेंट पुश होगा वही पॉप होगा। लेकिन 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 स्टैक में एलिमेंट होने चाहिए, खाली स्टैक में पॉप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है पॉप मेथड सबसे पहले क्या चेक करेगा कि आपका स्टैक खाली है क्या। अब इसको चेक करने के दो तरीके हैं, जावा में वी हैव टू चॉइस। सबसे बेस्ट चॉइस है जो स्टैक का रूल बोलता है, स्टैक, जैसे स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक, व्हेन योर टॉप रीचेस टू मैक्स साइज -1, कि यदि आपका टॉप मैक्स साइज -1 पे पहुंच गया मतलब आपका स्टैक ओवरफ्लो है। स्टैक अंडरफ्लो एम्प्टी की कंडीशन क्या है, खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ। सोच लिया, बिल्कुल सही सोचा, अगर सोचा तो, कि सर जब टॉप -1 पे होगा तो स्टैक ओवरफ्लो, अंडरफ्लो है, स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि जैसे ही आपका पहला एलिमेंट पुश हुआ, ध्यान दिया था आपने, आपका टॉप -1 से 0 पे पहुंच गया था। लेकिन अगर मान लो आपने ये डिक्लेरेशन किया और मेनू देख के आपने सीधे पॉप बोल दिया, सीधे पॉप,
तो फिर टॉप तो -1 पे ही है ना। और आप देखो स्टैक 2 बार एम्प्टी होगा, आपका स्टैक 2 बार एम्प्टी होगा। और आप देखिए मैं फिर से बार बार बीच बीच में याद दिला देता हूं, अभी कलेक्शन पे बिल्कुल मत सोचना क्योंकि वहां तो सारी मेथड रेडी मिलेंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अरे के साथ चलेंगे यार, यही तो सीक्वेंस समझानी है मुझे आपको। ठीक है, एक बार मेहनत कर लो, समझ लो। ठीक है, तो यदि मान लो पॉप की बात हम करें, पॉप मतलब क्या, स्टैक में से एक एलिमेंट रिमूव करना है, लेकिन खाली स्टैक में से कैसे करोगे, स्टैक में एलिमेंट होने चाहिए ना। तो आप देखिए 2 केस में आपका स्टैक खाली होगा। पहला, जब आपने सीधे डायरेक्ट मेनू देख के पॉप बोल दिया, एक भी एलिमेंट पुश नहीं किया और आपने पॉप बोल दिया, तो ये पहली बार जब स्टैक आपका खाली है। और दूसरा, मान लो अगर आपने एलिमेंट पुश करे, और एक एक करके फिर सारे एलिमेंट पॉप करना शुरू कर दिए, तो भी स्टैक खाली है। मतलब 2 केस में क्लासरूम खाली होता है। एक तो बच्चों के आने के पहले क्लास खाली है, लेकिन आ गए 10 बच्चे, पढ़ गए और फिर चले गए, फिर क्लास खाली हो गई। पर दोनों केस में स्टैक में जो एम्प्टी कंडीशन होती है वो एक ही होती है। क्योंकि क्या होगा, अभी आपका शुरू में टॉप कहां पर है, -1 पे मान लो, है ना, आपका टॉप इनिशियली -1 पे है। ठीक है, ये आपका टॉप -1 पे है, लेकिन अगर आपने एलिमेंट पुश करे हैं तो टॉप को बढ़ाया था। अब मैं जब एलिमेंट पॉप करूंगा तो टॉप को नीचे लाऊंगा, तो टॉप माइनस होते 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 वापस कहां आ जाएगा, -1 पे। तो दोनों केस में आपको पॉप में सबसे पहले क्या चेक करना है, यदि आपका टॉप इक्वल टू -1 पे है, इफ योर टॉप इज इक्वल टू -1, या आपने बोल दिया स्टैक इज एम्प्टी या स्टैक इज अंडरफ्लो। इसी की एक और कंडीशन हो सकती थी, हालांकि वो वैलिड नहीं है रूल के हिसाब से, लेकिन जावा में अरे, आपको पता है एक ऑब्जेक्ट होता है, जो आपने स्टैक बनाया है वो एक्चुअली अरे है। आपने जो स्टैक बनाया है वो अरे है, और हर अरे एक ऑब्जेक्ट होता है। और याद है हमने पढ़ा है जावा में हर अरे के साथ एक वेरिएबल होता है लेंथ, जो आपको ये बता देता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस अरे, कि आपके अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। गॉट इट। तो यहां पर आप एक कंडीशन ये भी चेक कर सकते थे कि इफ आपका जो स्टैक है अरे, जिसका नाम आपने स्टैक रखा है, इफ स्टैक डॉट लेंथ इक्वल टू 0, यदि आपकी स्टैक की लेंथ 0 है तो आपका स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि लेंथ आपको बता देती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके अरे में। लेकिन यहां पर बेटर ऑप्शन ये है कि हम टॉप से लेके चेक करें। तो ये चेक किया मैंने, इफ टॉप इक्वल टू -1, ठीक है। और अब यहां पर आपको जावा में अरे का लिमिटेशन समझ में आएगा। मैंने आपको कहा था अरे मेमोरी एलोकेशन डायनामिक करता है, लेकिन बिहेवियर पूरा, उसका नेचर पूरा उसका स्टैटिक है। कहने का मतलब यह है कि यदि मान लो आपने एक एलिमेंट पॉप किया, तो यह अजम्पशन है कि वो पॉप हो चुका है, वो बैकग्राउंड में तो अरे में रहेगा। अरे ये ध्यान रखना, मैं परमानेंटली रिमूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्टैक आपने अरे बनाया है, और अरे चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, वो डेटा एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं करता है। इट विल नॉट रिमूव द डेटा एलिमेंट परमानेंटली। इवन अगर आपको कलेक्शन भी याद हो, कोर जावा में अगर पढ़ा है, तो वहां भी मैंने आपको बोला था कि बॉस जब आप बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे के साथ यूज करते हैं तो वो कॉपी बनाता है, क्योंकि अरे का नेचर ही ये है ना, उसका नेचर है वो एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकता। वो लिंक लिस्ट का नेचर है जो नोड डिलीट करता है। कलेक्शन याद करो, ठीक है। तो अरे यहां पर आपके पास है, और अरे का नेचर क्या बोलता है कि बॉस मैं डिलीट परमानेंटली तो नहीं करूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा सर? तो आपको क्या करना है, आपको ये मानना है, क्योंकि जब आप पॉप नहीं करोगे तो वो एलिमेंट शो होगा, डिस्प्ले करते टाइम वो दिखेगा, लेकिन जैसे ही पॉप कर दिया वो दिखना बंद हो जाएगा। पर दिखना बंद हो जाएगा का मतलब ये नहीं है कि वो डेटा मेमोरी में नहीं है, वो है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका होना कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि जब नया एलिमेंट आएगा तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। सर कंफ्यूजन, चल मत कंफ्यूज हो यार, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो, पहली कंडीशन क्या है पॉप की, लेकिन जो मैंने आपको बोला ना, ये ध्यान रखना कि ये स्टैक बैकग्राउंड में अरे है, और अरे है मतलब वो परमानेंटली तो रिमूव नहीं करेगा बेटा, लेकिन फिर कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा वो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये पॉप है। अब पॉप में आपने सबसे पहले क्या चेक किया, टॉप -1 पे बिल्कुल होगा तो स्टैक इज एम्प्टी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है सर तो फिर क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, एक एन में आप क्या बोलोगे, जैसे अगर मान लो आपके स्टैक में ये एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, मान लो अभी में कुछ एलिमेंट, ठीक है चलो यहां तक है, आपको ये बोलना है जो सबसे लास्ट वाला है वो एन में आ जाए और टॉप नीचे खसक जाए।
क्योंकि हमेशा स्टैक में एलिमेंट होते हैं टॉप से लेके 0 तक। तो अभी टॉप से लेके 0 तक एलिमेंट कौन कौन है? 100 जो भी है, 90 80 70 जो भी आपने एलिमेंट दिया, आई डोंट नो, ठीक है। इसको 1000 ले ले, ओके। तो 1900 ये भी आपके स्टैक में एलिमेंट है। अब यदि मान लो अभी मैं इसको देखूंगा ना तो मुझे ये दिखेंगे, लेकिन जैसे ही मैं पॉप करूंगा, ये मैंने मान लिया ये पॉप हो गया, तो टॉप को उठा के नीचे ले आऊंगा। अब मेरे स्टैक में एलिमेंट केवल इतने बचेंगे, लेकिन वो है, उसका एग्जिस्टेंस मेमोरी में रहेगा। जब नया एलिमेंट दोगे ना तो क्या होगा, वो उसको ओवरराइट कर देगा, क्योंकि पुश करने में आप क्या करोगे, टॉप को आगे बढ़ाओगे फिर से, ठीक है। चलो, तो क्या करना है आपको पता है? आपको ये करना है कि आपको ये बोलना है कि बॉस यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जो मेरा स्टैक नाम का अरे है ना, उसकी टॉप पोजीशन के एलिमेंट को n में असाइन कर दो। और मान लिया मैंने कि अगर वो n में आ गया तो गया, माना है, बताता हूं, ठीक है। और टॉप को 1 से माइनस कर दो, टॉप माइनस माइनस, ठीक है। और यहां पर मैंने मैसेज दे दिया system.out.println पॉप्ड एलिमेंट, ठीक है। और इस पॉप्ड एलिमेंट को आपने प्रिंट कर दिया पॉप्ड एलिमेंट प्लस n, ये आपका एलिमेंट पॉप हो गया, खत्म। ये हो गया आपका पॉप वाला फंक्शन। ये सब कुछ कोडिंग हम हमारी क्लास में ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, पुश पॉप दोनों को चलाते हैं थोड़ा, है ना, दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं। पुश वाले फंक्शन में आप आए, पुश का फंक्शन देख लो, क्योंकि बार बार हम स्क्रीन आगे पीछे नहीं करेंगे, पुश हमने समझ लिया है। पुश मेथड क्या करती है? पुश मेथड आपसे एलिमेंट लेती है, स्टैक ऑफ टॉप को आगे बढ़ाएगी और स्टैक ऑफ टॉप पोजीशन पे n को असाइन कर दिया, राइट। तो ऐसा सपोज मैंने 5 बार किया, मैंने एलिमेंट दिए, टॉप -1 पे है। चलो एक काम करते हैं, पहली स्टेप में आपने मान लो मेनू देख के, अभी आपका टॉप कहाँ रखा हुआ है? -1 पे, है ना, ध्यान देना। अभी आपका टॉप है -1 पे, आपने मेनू देखा, आपने अपने स्टैक का मेनू देखा, मेनू देख के आपने सीधे बोल दिया पॉप करो। अरे अभी पुश तो किया ही नहीं, लेकिन फिर भी मेनू की चॉइस तो यूजर की होती है ना, वो तो कुछ भी दे सकता है। अरे कोई रूल थोड़ी होता है, जब मेनू आपके हाथ में आता है तो फिर आपकी चॉइस है क्या ऑर्डर करना है। होटल में होता है ना, कोई रूल होता है क्या कि पहले आपको चावल ही ऑर्डर करने पड़ेंगे, पहले राइस फिर दाल फिर सब्जी मिलेगी? अरे भैया मेरी चॉइस है, मेनू तूने दिया है, पहले वाटर बॉटल लेके आ, ठीक है, उसके बाद सलाद लेके आ, उसके बाद दाल, उसके बाद चावल, ये मेरी चॉइस है। तो ये तो आप डिसाइड करोगे कि आपको पहले पानी पीना है, कि आपको सलाद खाना है, कि आपको सूप पीना है, कोई रूल थोड़ी ना है, ओके। तो ऐसे ही मेनू देख के, मान लो आपने, ये आपका मेनू आया और मेनू देख के आपने सीधे बोल दिया पॉप, चॉइस 2, एंटर योर चॉइस 2, पॉप। अब जैसे ही पॉप बोला, ये पॉप वाली मेथड कॉल हुई, लेकिन पॉप मेथड ने क्या चेक किया, क्या टॉप -1 पे है? हाँ देखो आप, इनिशियली टॉप -1 पे है, तो उसने क्या बोल दिया, स्टैक इज एम्प्टी, खाली स्टैक है। लेकिन अब आपने क्या किया, पुश मेथड कॉल की। तो पुश मेथड ने क्या किया, 10 20 30 40 4 एलिमेंट आपने पुश कर दिए। तो आपका टॉप कहां आ गया, 3 पे, 0 से लेके 3 पे। अब आपने पॉप बोला, अब जब मेनू देख के आपने पॉप बोला तो अब इसने चेक लगाया क्या टॉप -1 पे है? नहीं, अब नहीं है, टॉप 3 पे रखा हुआ है। एल्स में आया n इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, तो टॉप पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है अभी, 40, ये 40 आ गया n में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, टॉप माइनस, ये टॉप खसक गया नीचे, ये देख जो मैं समझा रहा था, ठीक है। और आपने बोल दिया पॉप एलिमेंट इज n, तो बाकायदा आपको मैसेज मिलेगा पॉप एलिमेंट इज 40। ये मान लिया ना आपने, लेकिन मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके बता दूंगा कि ये अभी भी अरे में रखा हुआ है, क्योंकि अरे का नेचर परमानेंटली डिलीशन वाला नहीं है। लेकिन सर ये रखा है, इसका एडवांटेज कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अरे का नेचर है, राइट। लेकिन उसके होने का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब कारण देखो, आपने एक एलिमेंट पॉप किया, अब आपने फिर से पुश बोला, आपसे एक एलिमेंट मांगा गया, आपसे जो एलिमेंट मांगा मान लो वो है 70, तो ये क्या करेगा पता है, टॉप प्लस प्लस और फिर से स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू n। तो इसने फिर से टॉप को आगे बढ़ाया और जो 40 था उसके ऊपर इसने ओवरराइट कर दिया किसको, 70 को। तो ये नेचर है स्टैक यूजिंग अरे का, कि जब हम स्टैक को अरे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें अजम्पशन लेना पड़ता है कि हमने जो पॉप बोला है वो एलिमेंट पॉप हो चुका है, लेकिन एक्चुअली वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपने अरे इंप्लीमेंटेशन किया है। इसीलिए तो बोल रहा था कि खुद का स्टैक बना के देखो तो मेमोरी स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और ये पूरा पेपर क्यों पढ़ रहे हो, रटने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट थोड़ी ना निकालना है, ये पेपर पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि आपको समझ में आए हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा।
क्यों ये पेपर हाईली डिमांड है टॉप एमएनसीज की? ताकि आप मेमोरी से खेल सको, ताकि आप मेमोरी को समझ सको, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी मेमोरी मैनेजमेंट चाहती है, चाहे वो जावा हो, डॉटनेट हो, पीएचपी हो, वेब डेवलपमेंट हो, मोबाइल डेवलपमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट का ही तो खेल है। जितनी तरीके से मेमोरी को मैनेज करोगे, सॉफ्टवेयर उतना प्रेडिक्टेबल होगा, सॉफ्टवेयर उतना सक्सेस होगा। समझ में आ रही कहानी? ठीक है, तो ये था हमारा एमटी का। अब आप देखो क्या हुआ, आपने एक एक करके एलिमेंट पॉप करे। पहले इसको पॉप किया, टॉप आ गया यहां पे, ठीक है। अब जब आप व्यू करोगे ना तो आपको 3 एलिमेंट दिखेंगे। अभी हम देखते हैं डिस्प्ले वाली मेथड, वो टॉप से लेके 0 तक एलिमेंट शो करेगा। फिर पॉप किया टॉप, फिर पॉप किया, फिर पॉप किया तो टॉप वापस -1 पे आ गया। ये वही वाली क्लास कंडीशन, बच्चे नहीं थे तब भी स्टैक एम्प्टी था, क्लास एम्प्टी थी, बच्चे गए तो भी क्लास खाली हो गई, टॉप फिर से -1 पे आ गया। क्योंकि स्टैक में क्या होता है, टॉप बढ़ता है, टॉप खसकता है, टॉप आगे बढ़ेगा, टॉप पीछे आएगा। -1 से बढ़ा, फिर आपने पॉप बोला, फिर नीचे आ गया, और नीचे आते आते फिर -1 पे आ गया। तो फिर अगर आपने अब सारे एलिमेंट को पॉप करने के बाद आपने फिर से बोला पॉप, वो सीधे मैसेज दे देगा स्टैक इज एम्प्टी। सो दिस इज हाउ टू चेक, या दिस इज हाउ टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन इन स्टैक, कि जब आप अरे को इंप्लीमेंट करते हैं और अरे के साथ स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखते हैं जावा में, तो हम किस तरीके से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब सर डिस्प्ले और बता दो ताकि कंफर्म हो जाए, क्योंकि देखो आप अगर आप इतना मेनू बनाओगे ना तो ये पूरा खेल मेमोरी में चल रहा है। आपने एलिमेंट पुश कर दिए, अब सर पता कैसे चलेगा कि स्टैक में एलिमेंट पुश हो गए, जब तक दिखेंगे नहीं। तो पॉप कर दिए, सर पता कैसे चलेगा कि स्टैक से एलिमेंट 2 पॉप हो गए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिस्प्ले मेथड देख लेते हैं, ताकि अगर आप स्टैक में एलिमेंट पुश करें तो आपको समझ में आ जाए कि यस मेरे ये एलिमेंट स्टैक में पुश हुए हैं और ये मुझे दिख रहे हैं। ओवरफ्लो की कंडीशन दिखेगी, एम्प्टी की कंडीशन दिखेगी अगर पॉप करूंगा तो डिस्प्ले वाली जो अगली मेथड है हमारी, ये सब क्लास में कोडिंग चल रही है बेटा, है ना, ये पूरी कोडिंग हम क्लास में ही लिख रहे हैं। तो मैंने अगली मेथड कौन सी लिखी, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले मेथड का काम क्या है, फिर वही बात, अगर आपने मेनू देखा और मेनू में चॉइस सीधे बोल दी डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, खाली है सर स्टैक, क्या एलिमेंट शो करूंगा, स्टैक में एलिमेंट होने चाहिए ना। तो डिस्प्ले तब एलिमेंट डिस्प्ले करेगा जब स्टैक में एलिमेंट होंगे, नहीं होंगे तो स्टैक भी बोल देगा एम्प्टी सर। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, इस डिस्प्ले में सबसे पहली कंडीशन वही चेक करना है, एम्प्टी वाली। तो एम्प्टी की कंडीशन सेम ही है, अगर टॉप -1 पे है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। की यदि आपका टॉप -1 पे है तो हमने बोल दिया स्टैक मेरा खाली है, एम्प्टी। लेकिन अगर टॉप -1 पे नहीं है, इफ योर टॉप इज नॉट एट -1, अगर टॉप -1 पे नहीं है तो क्या करोगे, तो फिर स्टैक के एलिमेंट डिस्प्ले करना है। कहां से कहां तक, टॉप से लेके 0 तक, टॉप से लेके 0 तक, राइट। तो क्या किया, यहां पर एक मैसेज दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, राइट। और बाकायदा एक लूप लगाया, फॉर आई, एक वेरिएबल ले लो यहां पे इंटीजर आई, या यहां ना लेके आप सीधे यहां पे डिक्लेयर कर दोगे फॉर तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पर एक लूप लगाया, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू टॉप, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई माइनस। टॉप से लेके 0 तक हमने एक लूप लगाया स्टैक के एलिमेंट को व्यू करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि आपके एलिमेंट टॉप से लेके 0 तक होंगे। क्योंकि पुश में आप क्या कर रहे हो, टॉप को बढ़ा रहे हो, पॉप में आप क्या कर रहे हो, टॉप को डिक्रीज कर रहे हो, राइट। तो जहां भी आपका टॉप होगा वहां से लेके 0 तक आपके स्टैक में एलिमेंट है। तो हमने टॉप से लेके 0 तक एक लूप लगाया और यहां पर क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैक ऑफ आई एंड देन एल्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। दिस इज हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ स्टैक, कि स्टैक के एलिमेंट को डिस्प्ले किस तरीके से करेंगे हम। तो देखो आप, यदि सपोज ये आपका स्टैक है, सपोज दिस इज द स्टैक यू हैव, ठीक है, ये आपका स्टैक है, एलिमेंट मान लो अभी आपका टॉप कहां पर है, -1 पे, इनिशियली टॉप इज -1, राइट। अब आपने मेनू देख के बोला डिस्प्ले, तो सीधे मैसेज आ जाएगा स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि अभी आपके टॉप स्टैक आपका टॉप -1 पे रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने एलिमेंट पुश कर दिए तो ये पोजीशन से 0 1 2 3 4 5 से लेके मैक्स साइज, है ना। अब तो समझ लिया, आपने एलिमेंट पुश करे 10 20 30 40 50,
ये आपका टॉप अभी 4 पोजीशन पे है, ये टॉप इज एट पोजीशन 4। अब आपने डिस्प्ले बोला तो इसने देखा क्या टॉप -1 पे है, नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ स्टैक और टॉप से लेके 0 तक लूप चला, टॉप से लेके 0 तक ये लूप चलेगा, मतलब i = 5 से लेके i = 5 से लेके i ≥ 0 तक आपका ये लूप चलेगा। ठीक है, ये लूप चलेगा आपका i - वो क्या करेगा, स्टैक ऑफ i, तो पहला एलिमेंट का डिस्प्ले करेगा 50, योर फर्स्ट एलिमेंट इज 50, देन i - 40 30 20 10, तो बाकायदा स्टैक का लुक दे रहा है ये एलिमेंट कि स्टैक में जो एलिमेंट होते हैं वो लास्ट ये आया। अब जब पॉप करोगे तो आप देखो 50 अपने आप पॉप हो जाएगा, तो अब डिस्प्ले करोगे, पॉप करने के बाद तो टॉप यहां आ जाएगा आपका, तो यहां से लेके एलिमेंट डिस्प्ले करेगा। दिस इज व्हाट योर डिस्प्ले मेथड। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम एक अरे को स्टैक में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कोई बना बनाया अरे नहीं था, हमने अरे डिक्लेयर किया और हमने उस अरे पे स्टैक के सारे वो ऑपरेशन परफॉर्म करे जो कि स्टैक पे होते हैं। अभी तो बचे हैं सॉर्टिंग, सर्चिंग, है ना, पिक द एलिमेंट। पिक का मतलब है, पिक और पॉप में डिफरेंस ही होता है। पॉप क्या करता है, एलिमेंट को पॉप करके डिलीट करके आपको बता रहा है कि एलिमेंट पॉप हुआ है। लेकिन अगर आपको लास्ट पोजीशन का एलिमेंट देखना है कि सर मुझे पॉप नहीं करना है, मुझे ये बताओ कौन सा एलिमेंट है जो पॉप होने वाला है, अगर पॉप होता है तो इसको बोलते हैं पिक। क्या पिक करके बताओ, तो पिक मतलब लास्ट एलिमेंट, तो वो भी देख लेंगे कि लास्ट एलिमेंट कैसे पिक करना है। अरे कुछ भी नहीं है, जो टॉप वाला एलिमेंट है वो डिस्प्ले कर दो, तो आपका पिक ऑपरेशन हो गया। फिर अगर ये स्टैक है, कलेक्शन है, तो सर्चिंग भी होगी, सॉर्टिंग भी होगी। और जब आप कलेक्शन पे जाओगे ना, तो ये कोई कोड आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो रेडी है। लेकिन बच्चे एज अ डेवलपर रेडी चीजों की बजाय कोड लिखने पे फोकस करो, तो जाके आप समझ पाओगे कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। आपने मेथड यूज कर ली होगी कलेक्शन की, मान लो पुश, आपको पता ही नहीं है पुश मेथड इंटरनली काम कैसे कर रही है, इंटरव्यू आंसर कैसे करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग अरे। तो आप देखो तीनों मेथड, हालांकि अभी हमारा मेनू एप्लीकेशन बाकी है, ये पुश वाली मेथड। सी दिस इज व्हाट द पुश मेथड वी हैव। देन वी हैव द सेकंड मेथड पॉप, ये मेरी पॉप मेथड हो गई। पॉप मेथड हमने देखी कि पॉप मेथड किस तरीके से बनानी है। देन वी हैव डिस्प्ले मेथड, ये मेरी डिस्प्ले मेथड है, क्या हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ स्टैक। तो ये तो अभी हमने वो क्लास रेडी कर ली, हमारी वो क्लास रेडी है जिसमें हमने स्टैक इंप्लीमेंटेशन का कोड लिखा है। सी दिस इज व्हाट माय क्लास, ये मेरी क्लास जिसमें फाइनल वेरिएबल हमने लिया मैक्स साइज। क्यों? क्योंकि स्टैक यूजिंग अरे में ओवरफ्लो होगा टॉप -1 पे, और ये आपका स्टैक, ये तीनों हमने डिक्लेयर करा। और फिर इसी क्लास में माय स्टैक नाम की क्लास में हमने बाकायदा 3 मेथड बना दी, पुश, पॉप और डिस्प्ले। लेकिन अब इन तीनों मेथड को सर कॉल किस तरीके से करेंगे? आपने बोला ये मेनू एप्लीकेशन बनेगी, तो ये मेनू कैसे बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मुलाकात करते हैं, और आई होप वीडियो पसंद आ रहे हैं। और यदि पसंद आ रहे हैं तो आपको पता है एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दोस्तों के साथ जब कंपनी में जाएंगे ना, टॉप एमएनसीज में, और या दोस्तों के साथ जब अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे, बात ही अलग होती है फिर दोस्तों का साथ, है ना। तो इसलिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और बने रहे इस कोर्स में। अरे को यूज करके किस तरीके से स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना है ये हम समझ रहे हैं, और 3 मेथड मैंने आपको बता दी थी, पुश, पॉप और डिस्प्ले। ठीक है, लेकिन अब उसके आगे की कहानी कि सर ये मेनू कैसे डिजाइन होगा, है ना। ये मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन, आपने कहा था कि हम मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आप देखिए कोर जावा में भी हमने कई बार मेनू एप्लीकेशंस बनाई हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आप एक बार इसको अच्छे से समझ लें, ओके, और फिर हम इसी को यूज करेंगे आगे क्यू, सर्कुलर क्यू में, और इंप्लीमेंटेशन हमारा चल रहा है यूजिंग अरे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जहां पर हमने क्लास बनाई, क्लास में मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे, अरे बनाया, अरे को हमने स्टैक नाम दिया, ठीक है, और फिर हमने हमारा पुश मेथड बनाई, ये हमारी पुश मेथड है, ठीक है, समझ लिया हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में। ये हमारी पॉप मेथड है, और तीसरी मेथड मैंने बनाई थी डिस्प्ले मेथड। ठीक है, तो यहां तक अभी हमारा कोड रेडी है। लेकिन अब ये तो वो क्लास हो गई हमारी, मैंने आपको कहा था ना 2 क्लासेस बनेगी, एक जिसमें हमारी पुश, पॉप, डिस्प्ले मेथड होंगी, और अब इन मेथड को कॉल करने के लिए मुझे अपना मेनू एप्लीकेशन बनाना है। कहां पे? मेन में। तो अब हम हमारी मेन मेथड बनाते हैं। तो यहां पर अब हमने हमारी अगली क्लास बनाई, क्लास, ठीक है, और यहां पर भी इस क्लास में भी मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना है, क्योंकि दोनों क्लासेस अलग अलग हैं, यूटिल पैकेज। तो यहां पर भी हमने लिख दिया java.util.scanner, क्योंकि हमें यूटिल का एक ही क्लास चाहिए, स्कैनर, तो हमने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया।
ठीक है। और अब इस क्लास का नाम हमने क्या रखा, टेस्ट स्टैक, है ना, क्लास टेस्ट स्टैक, ठीक है। और इस क्लास टेस्ट स्टैक में हमने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, दिस इज व्हाट माय अरे। और इसमें अब मुझे अपना मेनू डिजाइन करना है। तो आप देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेनू डिजाइन करना है और एक एक करके सारी मेथड कॉल करनी है। तो मेनू डिजाइन करने के लिए पहले हमें चॉइस नाम का वेरिएबल चाहिए, क्योंकि यूजर से चॉइस लेंगे हम, और पूरा मेनू हमने डू वाइल लूप में बनाना है, राइट। तो ये डू लूप हमने स्टार्ट किया और इस डू लूप में हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक डॉटेड लाइन ली यहाँ पे, ठीक है, और यहां हमने लिख दिया स्टैक मेनू, स्टैक मेनू, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, स्टैक मेनू, ठीक है, एंड देन आफ्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, चॉइस क्या क्या रखना है हमें। ये डू वाइल लूप क्यों लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं लूप तब तक चले जब तक मैं 4 ना दे दूं। अच्छा एक काम कर दें, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, या चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लेंगे, पुश, ठीक है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी कोडिंग भी करेंगे तो आपको कोड में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्लैशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रिंटलन लिखा हुआ है। सेकेंड चॉइस होगी आपकी पॉप, ठीक है, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। थर्ड चॉइस होगी आपकी डिस्प्ले, ठीक है, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। चौथी चॉइस आपको देना है यूजर को एग्जिट, ये एग्जिट, ठीक है। तो ये मेरा डू वाइल लूप में मेनू चल रहा है, मेनू आपने लिखा, लेकिन अभी मेनू कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लाइन को क्लोज करा आपने, ठीक है, लाइन को क्लोज करके आपने फिर यूजर से पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर यूर चॉइस, एंटर योर चॉइस, क्योंकि जो मेनू है आपका, समझना, ये मेनू आपका ये कंटिन्यू चल रहा है ना। इस मेनू में आपको यूजर से चॉइस लेनी है, तो चॉइस को स्कैन करने के लिए हमने डू वाइल लूप के ऊपर ही यहां पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, एंड देन सिस्टम डॉट इन, कि हमने हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब ये मेनू आपके डिजाइनिंग चल रही है, डू वाइल लूप आपने लगाया, स्टैक मेनू, पुश पॉप, डिस्प्ले, एग्जिट, और ये मेनू हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है, लाइन क्लोज की, एंटर योर चॉइस। अब ये चॉइस मुझे यूजर से लेनी है, तो ये चॉइस हमने कहा ली, चॉइस इक्वल टू स्कैन, चॉइस इक्वल टू स्कैन डॉट विच मेथड आई नीड टू कॉल, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट। तो ये मिल गई आपको चॉइस। अब इस चॉइस के अकॉर्डिंग हमें हमारी माई स्टैक नाम की क्लास के पुश पॉप और डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है, राइट। तो उसके लिए मुझे माई स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट मैं यहां पे बना देता हूं, माई स्टैक एम इक्वल टू न्यू माई स्टैक, ये वो क्लास जिसमें हमारी तीनों मेथड रखी हुई है जो हमने अभी इंप्लीमेंट की है, राइट। अब इस चॉइस के अकॉर्डिंग हम मेथड कैसे कॉल करेंगे, तो इस चॉइस को हम दे देते हैं स्विच केस में, ये हमने लिख दिया चॉइस स्विच चॉइस, ठीक है। और इसके बाद हमारा केस वन क्या होना चाहिए हमारा, कि अगर आपकी चॉइस 1 है तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, एम डॉट विच मेथड आई नीड टू कॉल, पुश मेथड। ये आपकी पुश मेथड कॉल होगी, और पुश मेथड जब कॉल होगी तो वो स्टैक में एलिमेंट पुश करना शुरू कर देगी, लेकिन ये भी चेक करेगी कि आपका स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है, वो हमने पुश मेथड में कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी चॉइस 1। और आपको मैंने देखिए लास्ट टाइम भी कहा था कि मेनू आपको हर एप्लीकेशन पे बनाना है, चाहे आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग अरे करें या फिर आप कलेक्शन को यूज करें, आपको कोडिंग तो प्रॉपर लिखनी है ना, कि कब पुश करना है, ये चॉइस यूजर की होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी पुश भी कर दिया, पॉप भी कर दिया, डिस्प्ले भी कर दिया, चॉइस होनी चाहिए ना, मेनू एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड में अभी हम स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं, तो इसीलिए हम अरे को यूज कर रहे हैं, लेकिन यही जब कलेक्शन होगा तो भी तो मेनू बनेगा ना। बस डिफरेंस इतना होगा कि वहां पर ये पुश मेथड मेरी क्लास की नहीं होगी, जावा की अपनी स्टैक क्लास की होगी, गॉट माय पॉइंट। और वहां पर एक डिफरेंस और आएगा कि वो जो कलेक्शन की क्लासेस हैं वो जेनरिक है, जेनरिक मतलब आपका स्टैक किसी भी टाइप का बन सकता है, हमने जो भी बनाया वो हमारा स्पेसिफिक डेटा टाइप का कलेक्शन है, लेकिन इसको भी हम जेनरिक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन हमने अभी हमारा स्टैक इंटीजर डेटा को लेके बनाया है। तो हमें यहां पर स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन में केवल कॉन्सेप्ट समझना है, अदरवाइज तो कलेक्शन में आपके पास क्लासेस हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, लेकिन वो क्लासेस कैसे वर्क कर रही हैं, उनकी पुश पॉप मेथड किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेंगी, वो हमने
हमारे कोड में समझा, अभी जो लास्ट लेक्चर से समझते आ रहे हैं हम। दिस इज द थर्ड पार्ट। पहले में तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक बताया था, फिर हमने अरे यूजिंग स्टैक का पार्ट 1 देखा जिसमें हमने पुश पॉप डिस्प्ले मेथड कैसे डिजाइन करना है उसके बारे में बात की। एंड नाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग दिस, राइट। तो केस 1 मेरा पुश और ये आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। देन केस 2 ये मेनू में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो पुश मेथड है ना, आप देखो इसमें कहीं भी आप, इसमें आपको माइस्टेक क्लास मिल रही है और माइस्टेक क्लास क्योंकि हमारी बनाई हुई है। केवल अगर आप कलेक्शन में इंप्लीमेंट करोगे ना तो माइस्टेक की जगह आप क्या लिख दोगे, स्टैक, दैट्स इट। और स्टैक की कोडिंग हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और वो स्टैक जावा की अपनी क्लास है कलेक्शन की। पॉप सेकेंड मेथड कौन सी कॉल करी हमने, पॉप। ये अगर चॉइस 2 है तो मेथड कौन सी कॉल होना चाहिए, पॉप मेथड, ठीक है। और चॉइस अगर 3 है, अगर चॉइस 3 है तो हमने सीधे कॉल कर लिया एम डॉट डिस्प्ले मेथड, जो कि मेरी माई क्लास की मेथड है, इसको भी आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और यदि चॉइस 4 है तो केवल ब्रेक किया, क्योंकि हमने चॉइस 4 तक ही, 3 तक ही बात की है, चॉइस 4 हमारा एग्जिट है, तो एग्जिट के लिए मैंने ब्रेक किया। तो ब्रेक से आपका क्या होगा, प्रोग्राम स्विच केस से बाहर निकलेगा और उसको सीधे वो डू का वाइल लूप मिल जाएगा। ये करली ब्रैकेट है स्विच का और ये है वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 4। डोंट वरी, अभी इंप्लीमेंटेशन में हम, और ये मेन का करली ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए थोड़ा सा 2 पार्ट में मेनू है, आप समझना। पहला मेन में आपने ये कोड लिखा, ये आपका करली ब्रैकेट, ये आपका क्लास का करली ब्रैकेट मेन का, ठीक है। दिस इज व्हाट मेन, ये डू का। तो डू में हमने पूरा डिजाइनिंग की, ये डिजाइनिंग हमारी ये कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। आपसे चॉइस मांगी, चॉइस आपने बताई, उसके बाद ये करली ब्रैकेट स्विच का, ये वाइल का और ये मेन का और ये क्लास का, ठीक है। मतलब करली ब्रैकेट क्लोजिंग प्रॉपर देख लीजिएगा आप, कोडिंग के टाइम पे हम समझ लेंगे। अब यहां पर एग्जीक्यूशन आप समझो कि अब जब मेनू आपके सामने है, जैसे ही इस प्रोग्राम को आप रन करोगे आपके सामने बाकायदा ये मेनू आएगा जिस पे लिखा होगा स्टैक मेनू, है ना। व्हाइट कलर में नहीं आएगा, वो सिस्टम स्पेसिफिक है, राइट। 1 नंबर पे पुश, क्योंकि आपने मेनू में पूरे ऑप्शन दिए। 2 नंबर पे पॉप, 3 नंबर पे डिस्प्ले, ठीक है। और 4 नंबर पे एग्जिट, ये पूरा आपने चॉइस दी है, राइट। अब देखो आप, ये मेनू आएगा और यहां पर आपसे बोला जाएगा एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। अब चॉइस देख के आपने क्या बोला, सीधे पुश बोला, ठीक है। तो मेनू आपको समझ में आ गया, मेनू कैसे डिजाइन करना है। अब जब आपने पुश बोला तो सीधे माइस्टेक क्लास की पुश मेथड कॉल हुई। कहां है माइस्टेक क्लास की पुश मेथड, ये रही, ये सीधे पुश मेथड कॉल हुई। पुश मेथड ने क्या किया, अपना कोड चलाया और स्टैक में जाके एक एलिमेंट पुश किया, एक एलिमेंट, है ना। अभी एक ही एलिमेंट पुश होगा, क्योंकि ये ध्यान रखना कि ये मेथड एक बार में एक ही एलिमेंट पुश करेगी ना, पूरा का पूरा स्टैक एक बार में फुल नहीं होगा। एक एलिमेंट पुश किया, ये मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूं पुश मेथड। जैसे ही ये पुश मेथड एक एलिमेंट पुश करेगी, फिर आपके सामने ये मेनू आ जाएगा। ये मेनू तब तक आएगा जब तक आप एग्जिट ना बोल दे, क्योंकि मैंने डू वाइल लूप लगाया है। गॉट माय पॉइंट। तो अब आपने फिर से पुश बोला, सॉरी फिर से वन बोला, मतलब फिर से एक और एलिमेंट पुश हुआ। गॉट इट। फिर आपने बोला सर अब मुझे डिस्प्ले करना है, तो आपने चॉइस कितनी दी, 3। जैसे ही चॉइस 3 दी, उसने सीधे ये डिस्प्ले मेथड कॉल की। डिस्प्ले मेथड ने चेक किया क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, तो उसने बाकायदा स्टैक में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो डिस्प्ले कर दिए। डिस्प्ले का कोड मैं आपको समझा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, केवल मेनू का ही कोड बचा हुआ था अपना, बाकी तो पूरा का पूरा कोड लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया है। ओके, और इसके बाद आपको पॉप करना है तो आप पॉप मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ये जस्ट कॉल दिस पॉप मेथड। तो ये मेनू कब तक चलेगा, जब तक आप, और आप देखिए जैसे मैंने आपको कहा था ना, मेनू हमेशा यूजर की चॉइस होती है। अब आपने बिना पुश करे अगर डिस्प्ले बोल दिया सीधे 3, तो वो बोल देगा स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि हमने कंडीशन दी हुई है। तो आई होप ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आप स्टैक की बात करें तो पुश पॉप डिस्प्ले, आप क्यू की बात करें तो इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले, आप लिंक लिस्ट की बात करें तो क्रिएट इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले, ठीक है। आप ट्री की बात करें तो क्रिएट, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो जब एप्लीकेशन में मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, सो बेस्ट वे है आप एक मेनू बनाओ और यूजर से पूछो कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं मेन में ही आपने पुश भी लिख दिया, पॉप भी लिख दिया। इवन आप देखिएगा जब मैं कलेक्शन के साथ भी इंप्लीमेंटेशन करूंगा तो पहले आपको सारी मेथड समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर हम बाकायदा मेनू एप्लीकेशन बनाएंगे,
क्योंकि ये एक इंपैक्टफुल कॉन्सेप्ट है कि डेटा स्ट्रक्चर को जब तक आप मैन्यू एप्लीकेशन के साथ नहीं समझोगे, आप ऑपरेशन नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप यहां तक आपको इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, तो शायद चीजें बेटर हम समझ पाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा पहला इंप्लीमेंटेशन है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा का, तो यहां पर मैं अपना एक फोल्डर बना लेता हूं ताकि हम इसके बाद जावा डीएस के नाम से, ठीक है, और इसके बाद हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सारे इसी फोल्डर में रहेंगे। और वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको कमिट किया है कि मैं आपको हर सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो सोर्स कोड का टेंशन नहीं है, आपको बिल्कुल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द सोर्स कोड आर अवेलेबल इन वेबसाइट। सो केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्लासरूम लेक्चर अटेंड करिए, इंप्लीमेंटेशन को समझिए। और यहां पर मैं एज अ एडिटर नेटबीन्स को यूज कर रहा हूं टू इंप्लीमेंटिंग द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। और आप देखिए एडिटर का लॉजिक से कभी कोई कंसर्न नहीं होता है। आप अगर इक्लिप्स को यूज कर रहे हैं, यू कैन गो अहेड विद दैट। अगर आप नोटपैड पे कोड लिखना चाहते हैं देन दैट्स योर चॉइस। लेकिन मैं यहां पर यूज कर रहा हूं नेटबीन्स को एज एन एडिटर। तो यहां पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। दिस इज व्हाट माय न्यू जावा एप्लीकेशन, और इसको मैंने नाम दिया स्टैक, ठीक है, स्टैक एप्लीकेशन, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया स्टैक एप्लीकेशन। ओके, तो इसको हम क्रिएट करते हैं। वी डोंट वांट एनी मेन क्लास राइट नाउ। तो यहां पर हमने, और आप देखो जैसा हमने क्या कहा था कि यहां पर अभी हम अगर कलेक्शन की बात ना करें, हम अरे से इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो हमें ओवरफ्लो की कंडीशन भी मिलेगी जो हमें चेक करना। और करिए हमने पुश फंक्शन अभी देखा, पुश मेथड हमने बताई, पॉप मेथड हमने अभी बनाई, डिस्प्ले हमने बनाया, मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन हमने देखा। तो शुरुआत हम मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन से करते हैं। और यहां पर मैंने एक पैकेज बना लिया, ठीक है। इस पैकेज का नाम रखा मैंने सपोज डेटा फ्लेयर, ठीक है, डेटा फ्लेयर। और इस डेटा फ्लेयर में हमने हमारी एक क्लास बनाई है माय स्टैक के नाम से। दिस इज व्हाट, या इसको हमने नाम दे दिया सपोज टेस्ट स्टैक, ठीक है। तो ये मेरी क्लास टेस्ट स्टैक, ठीक है। और ये टेस्ट स्टैक क्लास में होगा हमारी मेन मेथड, क्योंकि स्टैक के लिए हम हमारी एक क्लास एक अलग बनाएंगे, राइट। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट विल डिफाइन मेनू हियर। तो हमने मेनू किस तरीके से डिफाइन किया अभी देखा हमने कि यहां पर मैंने लिख दिया स्टैक मेनू, ठीक है। स्टैक मेनू में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, तो स्टैक मेनू में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, सबसे पहले वन इज पुश, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन पुश है हमारे पास। देन सेकंड ऑप्शन वी हैव पॉप, ठीक है, क्योंकि स्टैक में हम तीन बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं, डिस्प्ले और इंप्लीमेंटेशन हमारा अरे को लेके होगा, ठीक है। डिस्प्ले मेथड वी हैव, ओके। एंड देन यहां पर हमने लिख दिया system.out.println एंड दिस इज व्हाट एंड ऑफ दिस। और अब एक मेनू में एक चॉइस हम और ले लेंगे, दिस इज व्हाट एग्जिट, क्योंकि हमारा जो मेनू होगा वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप एग्जिट ना कर दें। और इस पूरे कोड को मुझे लिखना पड़ेगा डू वाइल लूप में। तो यहां पर मैंने डू लूप लगा दिया, ठीक है, एक चॉइस। चलिए इसको भी अपन देखते हैं। और फिर यहां पर हमने यूजर को बोला ओके एंटर योर चॉइस, अरे system.out.println एंटर योर चॉइस, ठीक है। और इस चॉइस को हमें रीड करना है। तो यहां पर रीड करने के लिए हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया java.util पैकेज को, क्योंकि इसमें हमारे पास स्कैनर क्लास है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर चॉइस। और इस चॉइस में हमें यूजर से चॉइस लेना है और वो हमें इस डू वाइल लूप में अप्लाई करना है तब तक जब तक यूजर चॉइस 4 ना एंटर कर दे। तो यहां मैंने लिख दिया वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि हमारी एग्जिट की चॉइस जो है वो 4 है। मैंने आपको भी बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लास में समझाया है। और मैं आपसे हमेशा एक ही बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सब्जेक्ट को विदाउट क्लास डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे ना आए। पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लासरूम में समझें, उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जब आप आएंगे तो आप बेटरली चीजों को समझ पाएंगे, है ना। तो ये चॉइस को हमने चलिए यहाँ पर रीड कर लिया, चॉइस इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी इसके पहले हमें स्कैनर को डिफाइन करना है। तो स्कैनर को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड दिस इज व्हाट सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पर यूजर से चॉइस ली है, चॉइस इक्वल टू स्कैन डॉट विच मेथड, नेक्स्ट इंट मेथड। तो ये आपको मिल गई चॉइस। अब इस चॉइस के अकॉर्डिंग आप देखिए, पहले इतना कोड आप रन करके देखिए, हम देखिए अब क्या होगा।
अगर मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट दिस मेनू। मैंने बोला 1 2 3 1, फिर मेनू आएगा 2, फिर मेनू आएगा, क्योंकि अभी हमने कोड कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस चॉइस के अकॉर्डिंग एक एक करके अपने पुश पॉप डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है, और इसके लिए मुझे एक अलग क्लास बनानी है स्टैक के नाम से, ठीक है, माई स्टैक के नाम से। तो यहां पर हमने क्या किया, इसी प्रोजेक्ट में फिर से एक जावा क्लास बनाई माई स्टैक के नाम से, और इस माई स्टैक क्लास में हम हमारे इंप्लीमेंटेशन का कोड लिखेंगे। तो इस माई स्टैक में मुझे अभी, आप फिलहाल आप देखिए, इसमें मैंने 3 मेथड लिए अभी, वॉइड पुश मेथड, हालांकि कोड अभी हम पूरा लिखेंगे, डोंट वरी, राइट। लेकिन फिलहाल हमने यहां पर लिख दिया दिस इज पुश मेथड, ठीक है, दिस इज पुश मेथड। अभी इसमें कोड लिखेंगे, पहले एक बार इनकी कॉलिंग हम समझ लें, ठीक है। दिस इज पॉप मेथड, मतलब एक बार मेनू से फ्री हो जाएं, फिर हम यहां पर आएंगे और फिर अपना इंटरनल कोड लिखेंगे। दिस इज डिस्प्ले मेथड। लेकिन देखो, अब मैंने आपको क्या बोला है, जिस दिन मैं कलेक्शन पे आऊंगा उस दिन मुझे कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज दिस ऑलरेडी वी हैव ऑल दिस मेथड्स इन स्टैक क्लास, कि स्टैक नाम की क्लास में हमारे पास ऑलरेडी ये मेथड्स अवेलेबल होंगी। लेकिन यहां पर अभी कोड हमें खुद से लिखना है, क्योंकि मैंने आपको कमिट किया है कि हम देयर आर सर्टेन इंप्लीमेंटेशन जो हम डेटा स्ट्रक्चर का अरे के साथ भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे, कि डेटा स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन अरे से किस तरीके से होंगे जावा में। हालांकि मैंने आपको बोला है कि इफ यू नो द कलेक्शन कॉन्सेप्ट, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सर जब ऑलरेडी हमारे पास कलेक्शन में क्लासेस हैं, व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ स्टैक इन कलेक्शन, देन व्हाई वी शुड गो फॉर। तो यार बहुत बातें हुई हैं अभी क्लासरूम में इस कॉन्सेप्ट को लेके, दिस इज जस्ट फॉर एन इंप्लीमेंटेशन। लेकिन चॉइस मैंने आपको पहले भी दी है कि यदि आपको लगता है कि आपका स्टैक इंप्लीमेंटेशन आपको अरे से नहीं करना है, जस्ट लिव इट एंड गो विद द कलेक्शन कॉन्सेप्ट, जो मैं अभी इसके आगे बताने वाला हूं। लेकिन इंटरव्यू में फिर प्रिपेयर रहना, अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि कैन वी इंप्लीमेंट द स्टैक यूजिंग अरे इन जावा, और आपने यस बोल दिया, तो इंप्लीमेंटेशन बताना पड़ेगा। तो इसीलिए समझ लो यार, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज सीक्वेंस में समझा रहा हूं तो उसका कोई रीजन है। टॉप एमएनसीज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो डाउट। कलेक्शन भी पूछा जाएगा, लेकिन ये भी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, ये मेरी माई क्लास में, माई स्टैक नाम की क्लास में वी हैव 3 मेथड। अभी इनका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, केवल अभी हमने केवल एक मैसेज इसमें दिया है, दिस इज पॉप, दिस इज डिस्प्ले। और वो इसलिए क्योंकि ये जो मेनू हमने बनाया है, इसमें हमने चॉइस में क्या किया, स्विच केस लगा दिया, स्विच चॉइस, ठीक है। और यहां पर हमने एक एक करके केस 1, कौन सा मेथड, पुश। लेकिन पुश डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, फॉर दैट वी नीड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो हमने मान लिया, माना क्या, हमने माई स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, माई स्टैक एम, माई स्टैक एम इक्वल टू न्यू माई स्टैक, ठीक है। और ये एम से मैंने मेथड कॉल की एम डॉट विच मेथड, पुश मेथड। अभी देखिए, पुश पॉप डिस्प्ले में डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। केस 2, दिस इज एम डॉट विच मेथड, पॉप मेथड, एंड थर्ड वन इज केस 3, केस 3 एम डॉट विच मेथड, डिस्प्ले मेथड। और केस 4 को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि केस 4 हमारा एग्जिट है, तो मैंने केस 4 को ब्लैंक छोड़ दिया। और इसके अलावा आपने डिफॉल्ट में बता दिया, डिफॉल्ट में हमने लिख दिया, सॉरी, डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस। और बस यहाँ पे ब्रेक और लगा दीजिए, ब्रेक, क्योंकि स्विच केस लिखा है तो ब्रेक लिखना पड़ेगा, ब्रेक एंड ब्रेक, ठीक है। और यहाँ सीधे ब्रेक केवल। तो अब यदि मैं इसको रन करता हूं, लेट्स सी, अब देखो, अब मैंने अगर बोला 1, दिस इज पुश मेथड, 2, दिस इज पॉप मेथड, 3, दिस इज डिस्प्ले मेथड, 6, इनवैलिड चॉइस, 4, एग्जिट, ये मैं बाहर आ गया। तो इसका मतलब है मेरा मेनू एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नाउ आई नीड टू राइट द कोड ऑफ दिस पुश पॉप एंड डिस्प्ले। लेकिन अभी ऐसी कोई क्लास हम इम्प्लिसिट यूज नहीं कर रहे हैं, हम हमारा खुद का स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले पुश की बात करेंगे। तो अब इसके लिए आप देखिए, ये तो हमारी मेथड हो गई, लेकिन अब इसके लिए मुझे क्लास में डेटा मेंबर क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मुझे प्राइवेट इंटीजर एक स्टैक चाहिए, तो हमने स्टैक नाम का एक अरे डिक्लेयर कर दिया, वी डिक्लेयर दिस अरे। इसका इनिशियलाइजेशन अभी नो डाउट हम कंस्ट्रक्टर में करेंगे, राइट, लेकिन फिक्स साइज का। फिर मैंने प्राइवेट इंटीजर टॉप नाम का वेरिएबल लिया, इसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या रखी हमने, -1। अरे क्यों, क्योंकि टॉप से ही इंक्रीमेंट, टॉप से ही एलिमेंट पुश होंगे, टॉप से ही पॉप होंगे। एंड देन हमने लिया प्राइवेट इंटीजर एक वेरिएबल साइज, ठीक है। और साइज को मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे फाइनल, ताकि साइज जो है इसकी वैल्यू मैंने रख दी 10, कि मेरा जो स्टैक होगा उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होगी, मैक्स साइज कितनी होगी आपकी 10।
तो ये तीनों हमने डिक्लेयर कर दिए स्टैक, ठीक है। और चलिए स्टैक का भी इंप्लीमेंटेशन हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया प्राइवेट इंटीजर स्टैक इक्वल टू न्यू इंट ऑफ मैक्स साइज। क्या आपने बता दिया कि आपका स्टैक जो है उसकी साइज कितनी होगी 10। तो ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया, मैंने अपना एक स्टैक अरे बनाया है, साइज हमारी मैक्स साइज 10 है और टॉप की वैल्यू कितनी है -1। तो अब मैं अगर पुश करता हूं तो नो डाउट मुझे यहां पर भी स्कैनर को यूज करना है ना। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। और हमने पुश मेथड में यूजर से क्या पूछा कि आप देखिए जब आप पुश मेथड को कॉल करोगे तो फर्स्ट इट विल आस्क, पुश मेथड सबसे पहले क्या करेगी, ये चेक करेगी कि आपका स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। अब यहां ओवरफ्लो की कंडीशन हो सकती है क्योंकि आपने स्टैक अरे बनाया है और अरे साइज आपने फिक्स कर दी कि आपका स्टैक जो है वो मैक्सिमम 10 एलिमेंट के लिए है। और टॉप के थ्रू अगर इसमें एलिमेंट पुश होंगे, अरे यार अभी पूरा कॉन्सेप्ट एक एक चीज बता के आ रहा हूं क्लास में, तो कंफ्यूजन तो कहीं होना ही नहीं चाहिए आपको। कंफ्यूजन तब है जब आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल सेशन को देख रहे हो, तब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता नहीं। तो अभी तो पूरे एक एक बॉक्सेस बना के मैंने समझाया कि आपका स्टैक है, स्टैक में टॉप आपका -1 पे है, फिर टॉप एक एक से आगे बढ़ेगा, लेकिन जब टॉप की वैल्यू मैक्स साइज -1 तक पहुंच जाएगी तब आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। और यहां ओवरफ्लो इसलिए होगा क्योंकि इंप्लीमेंटेशन अरे से हो रहा है। अगर यही इंप्लीमेंटेशन हम कलेक्शन से करेंगे तो ओवरफ्लो वाली कंडीशन ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए इस पुश मेथड में हमने सबसे पहले क्या चेक किया, इफ टॉप, अगर आपका टॉप इक्वल टू है कितना मैक्स साइज -1, अगर आपका टॉप मैक्स साइज -1 पे है तो हमने क्या लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैक इज ओवरफ्लो, स्टैक इज ओवरफ्लो, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है, स्टैक में एलिमेंट पुश करना है। पर पुश करने के लिए आपने यूजर से एलिमेंट लिया, एंटर एन एलिमेंट फॉर पुश, ठीक है। और ये आपने n में स्कैन कर लिया, n हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया यहाँ पे इंटीजर n, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया n इक्वल टू स्कैन डॉट, अच्छा स्कैनर को भी हमने डिक्लेयर नहीं किया तो यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। मतलब जिन डेटा मेंबर की रिक्वायरमेंट आपको हर मेथड में है आप उसको इंस्टांस बना दो। तो ये सारे हमारे इंस्टांस वेरिएबल हैं, स्कैनर को हमने डिक्लेयर कर दिया, देन आई कैन राइट स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये मिला मुझे एलिमेंट, लेकिन इसको मुझे स्टैक में पुश करना है किसके थ्रू, टॉप। टॉप अभी आपका कहां पर है -1, तो सबसे पहले हमने टॉप को इंक्रीज किया, टॉप प्लस प्लस, और फिर मैंने लिख दिया स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू n। लेट्स सी, तो इस स्टैक में मेरा एक एलिमेंट पुश हो गया। दिस इज हाउ वी कैन पुश द एलिमेंट इन स्टैक, राइट। तो आप देखिए एक बार पुश फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, 10 एलिमेंट एंटर करने के बाद क्या होगा, देखो आप कि आपका टॉप अगर मैक्स साइज -1 पे आ गया तो क्या होगा। चलिए, तो अब इस माई स्टैक नाम की क्लास के इस फंक्शन को मेन में हमने कॉल किया हुआ है ना पुश को। तो मैंने मेनू बोला, मेनू देख के मैंने बोला पुश, एंटर एलिमेंट 10, फिर से पुश, एंटर एलिमेंट 20, अगेन पुश, ठीक है। अगेन इफ आई कॉल पुश फंक्शन, ठीक है। तो ओके जस्ट अ मोमेंट, मैं काम करता हूं यहां पे साइज को अभी थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि हमें ये समझ में आ जाए। अभी फिलहाल 3 एलिमेंट्स के लिए हम बात करते हैं, ओके। एंड लेट्स सी, 100, 200, 300 and enter your choice 1. Stack is overflow. दोस्तों एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे क्रैक किया जाए। तो अब यहां पर आपके लिए अवेलेबल है टेक विद्वान पे वही प्लेसमेंट रेडी कोर्सेज जहां पर हमने हर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को किस तरीके से क्रैक करना है, असाइनमेंट क्विजेस के साथ में, प्रोजेक्ट्स के साथ में इस पूरे कोर्स को रेडी किया है। और ये सारे कोर्सेज आपके लिए टेक विद्वान पर अवेलेबल है विद द वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो कम एंड लेट्स एंजॉय दिस प्लेसमेंट रेडी कोर्सेस इन टेक विद्वान। तो
3 एलिमेंट के बाद आपका स्टैक ओवरफ्लो क्यों हो गया? अरे मैं 10 के लिए मैंने 3 कर दिए, नहीं तो 10 बार मुझे एलिमेंट एंटर करना पड़ता, दैट्स व्हाई मैंने उसकी साइज थोड़ी सी कम कर दी अभी, क्योंकि मुझे ओवरफ्लो की कंडीशन आपको बतानी है कि 3 के बाद उसने मैसेज दे दिया स्टैक इज ओवरफ्लो। व्हाई? बिकॉज आपका जो स्टैक है, आप देखिए आपने इसकी साइज कितनी रखी है, द साइज ऑफ दिस स्टैक हमने अभी 3 रखी हुई है, लेकिन अब मैं इसको 10 कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या हुआ, जब जब मैंने पुश फंक्शन कॉल किया उसने चेक लगाया कि अगर टॉप में एक्साइज -1 पे है, अगर आपका टॉप में एक्साइज -1 पे पहुंच गया तो उसने मैसेज दे दिया स्टैक इज ओवरफ्लो, कि आपका स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ स्टैक, है ना, मुझे पहली बार में स्टैक के एलिमेंट डिस्प्ले करना है। तो हमने क्या बोला था कि स्टैक के एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए आपको कहां से कहां तक लूप चलाना है, आप, क्योंकि ये देखिए आप, हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे आपका टॉप बढ़ेगा, स्टैक में एलिमेंट कहां तक है आपके पास, टॉप तक, तो टॉप से लेके 0 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो मुझे डिस्प्ले करना है, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना है कहीं आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो एम्प्टी की मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, मतलब एम्प्टी आप इसकी लेंथ से भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टैक एक अरे है। अगर मान लो आप, 2 कंडीशन है आपके पास, या तो आप ये चेक कर लें कि टॉप इक्वल टू -1, है ना, मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए थे कि अगर आपका टॉप -1 पे है तो हम बोल सकते हैं स्टैक इज एम्प्टी, जो कि एक्चुअल कंडीशन होती है कि अगर आपका टॉप -1 पे है मतलब आपका स्टैक खाली है। पर अगर टॉप -1 पे नहीं है तो मुझे क्या करना है, मैंने एक लूप लगाया फॉर, और यहां पर एक मैसेज हमने दे दिया एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, एक मैसेज हमने दे दिया एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, राइट। और फिर हमने एक लूप लगाया फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू टॉप से लेके i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक, और i माइनस माइनस, हमने टॉप से लेके 0 तक के एलिमेंट प्रिंट कर दिए। एंड लेट्स सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, i मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी स्टैक ऑफ i, स्टैक ऑफ i। तो ये मुझे बता देगा कि मेरे स्टैक में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। और स्टैक कंडीशन, ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, टॉप में एक्साइज -1 पे पहुंच गया, और स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन क्या है, जब आपका टॉप -1 पे है। यहां पर आप इसकी बजाय ये भी चेक कर सकते थे स्टैक डॉट लेंथ, जो आपका अरे है उसकी लेंथ देख लीजिए, अगर उसकी लेंथ 0 है दैट मींस योर स्टैक डोंट हैव एनी एलिमेंट। तो दोनों चॉइस है हमारे पास। तो अब देखिए आप, सॉरी रन आपको करना है अपनी उस क्लास को जिसमें आपने मेन लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले अगर मैं सीधे डिस्प्ले बोलता हूं 3, तो उसने बोल दिया स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि अभी स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने एलिमेंट पुश किया 10, फिर से चॉइस 1, 20, फिर से चॉइस 1, 30, फिर से चॉइस 1, 40, फिर से चॉइस 1, 50, लेकिन अब मैंने बोला डिस्प्ले, सो इट विल डिस्प्ले 10, 20, 30, 40, 50। लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल देखो आप, सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट एंटर हुआ था 50, तो वो आपको टॉप पे दिख रहा है स्टैक में 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि बाहर भी यही जाएगा। इसीलिए मैंने जो एलिमेंट डिस्प्ले करे टॉप से लेके 0 तक करें, कि पहले आपको 50 दिखे, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, क्योंकि लास्ट इन जो हुआ है वो 50 हुआ है। तो स्टैक के रूल के हिसाब से वो सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए, अभी जब मैं पॉप करूंगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि एलिमेंट आपके प्रॉपर डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये पूरा इंप्लीमेंटेशन हम खुद से अपना अरे बना के कर रहे हैं। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो क्लास में भी मैंने बोला कि अगर मैं अभी कलेक्शन की क्लासेस मेथड जब यूज करूंगा ना, तब आपको आएगा मजा, क्योंकि वहां आपको कोई कोड नहीं लिखना है। लेकिन जब आप वहां मेथड यूज करेंगे तो आपके दिमाग में पीछे बैकग्राउंड में ये कोड चल रहा होगा, कि आपको पता होगा पीछे ये पुश फंक्शन कैसे काम कर रहा है, पॉप फंक्शन कैसे काम कर रहा है, डिस्प्ले क्या हो रहा है, इटरेटर चलेगा तो किस तरीके से डेटा एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। घटना पॉइंट, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा स्टैक में कौन से 2 फंक्शन हमने देख लिए, पुश और पॉप। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब सॉरी पुश और डिस्प्ले, अब मुझे क्या करना है पॉप, कि अगर मुझे स्टैक के एलिमेंट पॉप करना है तो पॉप हमारा तीसरा फंक्शन है। तो अब हम चलते हैं फिर से अपनी क्लास में, और ये पॉप मेथड में हमने सबसे पहले क्या चेक किया, मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि खाली हुआ तो पॉप कैसे करोगे, क्योंकि पॉप मतलब डिलीट, और डिलीट के लिए एलिमेंट होना चाहिए एलिमेंट। यदि मैंने लिखा है टॉप इक्वल टू -1, ठीक है, अरे क्या कंडीशन देखी थी हमने, अगर टॉप -1 पे तो हमने मैसेज दे दिया स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। और यही जब कलेक्शन पे जाएंगे तो मैंने कहा ना देयर इज अ मेथड इज एम्प्टी मेथड, पुश पॉप डिस्प्ले के लिए आपके पास मेथड है पोल पिक। तो आप देखिए यदि आपका स्टैक एम्प्टी है तो आपने क्या कंडीशन चेक की कि अगर मेरा टॉप -1 पे है दैट मींस स्टैक इज एम्प्टी। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट पॉप करना है। तो क्या देखा था, जो सबसे लास्ट में है वही पॉप होगा, मतलब टॉप के थ्रू। तो हमने क्या किया,
यहां पर एक वेरिएबल लिया n इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप। हमने बोला जो टॉप वाला एलिमेंट है वो n में आ गया, और हमने मान लिया, मैंने आपको क्या बोला था, देखो याद करो, स्टैक जो है वो आपने अरे इंप्लीमेंटेशन किया, और अरे रन टाइम मेमोरी एलोकेशन जरूर कर रहा है लेकिन उसका बिहेवियर स्टैटिक है। तो ये हमने माना है कि स्टैक में से एलिमेंट पॉप हो चुका है, वो परमानेंटली पॉप नहीं होगा, बिकॉज इन स्टैक इन अरे वी आर नॉट अलाउड टू डिलीट द एलिमेंट परमानेंटली, क्योंकि स्टैक जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन करता है मेमोरी में। तो अगर आपने n में स्टैक ऑफ टॉप को असाइन कर लिया और टॉप को माइनस माइनस कर दिया, टॉप माइनस माइनस, तो ये हमारा अजम्पशन है कि हमने एलिमेंट एक पॉप कर दिया है। एंड लेट्स सी मैसेज क्या मिलेगा आपको, पॉप्ड एलिमेंट, पॉप्ड एलिमेंट इज, ठीक है, और ये पॉप्ड एलिमेंट कौन है, n, ठीक है, ये पॉप्ड एलिमेंट आपका कौन है, n, राइट। तो ये अभी हमारी पॉप मेथड रेडी है। लेट्स सी, ये देखो आप, अरे सो अब मैं अगर इसको रन करता हूं, अगर मैंने सीधे पॉप बोला तो उसने बोल दिया स्टैक इज एम्प्टी, लेकिन मैंने पुश किया, देखो आप, एलिमेंट 10, फिर से चॉइस 1, 20, फिर से चॉइस 1, 30, फिर चॉइस 1, 40, फिर चॉइस 1, 50, फिर चॉइस 1, 60, ठीक है। अब डिस्प्ले देख लो आप, एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, लेकिन अब सबसे पहले जब मैं पॉप करूंगा तो किसको बाहर निकलना चाहिए, 60 को। लेट्स सी, देखो आप, जैसे ही आपने पॉप बोला, इसने बोल दिया पॉप्ड एलिमेंट इज 60, सी दिस वन, पॉप्ड एलिमेंट इज 60, और अब अगर आप डिस्प्ले करोगे 360 रिमूव फ्रॉम दिस स्टैक। अगर मैंने फिर से पॉप बोला, पॉप्ड एलिमेंट इज 50, ठीक है, अगेन डिस्प्ले, फिर से पॉप बोला, पॉप्ड एलिमेंट इज 40, अगेन डिस्प्ले, फिर से पॉप, फिर से पॉप, फिर से पॉप, सब गए। अब देखो डिस्प्ले, उसने बोल दिया स्टैक इज एम्प्टी। सो दिस इज व्हाट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे। कि आप पुश कैसे करोगे, आप पॉप कैसे करोगे, तो आप देखो मैंने इसके लिए दो अलग अलग क्लास बनाई है, एक मेन, ठीक है, जिसमें हमने केवल मेनू लिखा है, दिस इज व्हाट द मेन मेनू, कि हमने केवल मेनू डिजाइन करी है इसमें, ठीक है, पूरा कंप्लीट मेनू मैंने इसमें डिजाइन किया, और एक एक करके हमने फंक्शन कॉल किए, पुश पॉप डिस्प्ले, लेकिन ये कलेक्शन के फंक्शन नहीं है, ये हमने हमारे खुद के फंक्शन बनाए, और हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर यहां पर क्या यूज किया हमने, अरे, ओके, एंड दिस इज व्हाट द स्टैक वी हैव, ये हमारा स्टैक का कोड है। अब देखो क्या किया मैंने, वेरिएबल लिए फाइनल मैक्स साइज, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करने देना है, प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं करने देना है, स्कैनर हमने डिस्क्लेयर किया, पुश मेथड हमने बनाई, पुश मेथड में हमने सबसे पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक की, ओवरफ्लो नहीं है तो स्टैक में एलिमेंट पुश का कोड लिखा, देन पॉप का, देन डिस्प्ले का। गॉट इट? आई होप यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग अरे इन जावा, कि जावा में हम स्टैक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे अरे के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बातें करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। बने रहिए इस कोर्स में, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों के साथ। बात आज फिर से स्टैक के बारे में होगी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग कलेक्शन। लेकिन जैसे डे 1 से मैं आपसे बात कर रहा हूं अरे वर्सेस कलेक्शन, कि जावा में जब हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन अरे होता है और एक ऑप्शन हमारे पास कलेक्शन, और दोनों को मैं साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूं, जैसा मैंने कमिट आपको किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सर यदि उसी अरे को हम कलेक्शन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से होगा। बट आई होप इसके पहले आपने कलेक्शन पढ़ लिया है। मैंने पहले दिन भी आपको बोला था कि यदि आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन यूजिंग कलेक्शन चाह रहे हैं तो आपको कलेक्शन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और यदि छोटा सा भी डाउट है कलेक्शन में, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज मेरे कलेक्शन वाले वीडियो पे जाएं जो कोर जावा में अवेलेबल है। बहुत डिटेल में मैंने कलेक्शन पढ़ाया है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। कलेक्शन को पढ़ें, कलेक्शन हायरार्की को समझें, लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, लिस्ट से इनहेरिटेड इंप्लीमेंटेड क्लासेस हमने देखी थी, जहां पर हमारे पास अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर से इनहेरिटेड क्लास है, स्टैक है ना। बहुत डिटेल में मैंने आपको कलेक्शन पढ़ाया है। दो तरीके से कलेक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, एक हमने डिक्शनरी की बात की, हमने हैश मैप की बात की, मैपिंग कलेक्शन हमने देखा है। ओके, तो वो सारा कॉन्सेप्ट एक बार आप पढ़ लें, तो फिर इसके बाद जब आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे यूजिंग कलेक्शन तो चीजें बड़ी आसान रहेंगी। तो अब आप देखिए, अगर मुझे स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना है तो स्टैक का कॉन्सेप्ट हमें पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को यूज करता है, ठीक है। लेकिन अब उसी इंप्लीमेंटेशन को अगर मैं कलेक्शन से बात करूं
तो हाउ टू इंप्लीमेंट द स्टैक यूजिंग कलेक्शन, राइट, कि कलेक्शन के साथ आप स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो यहां पर हमारे पास यूटिल पैकेज में वी हैव अ कलेक्शन, मतलब जितने भी कलेक्शन एपीआईज हैं वो सारी एपीआई कहां पर मिलेगी आपको, यूटिल पैकेज में। तो इस यूटिल पैकेज में आपको यू हैव अ क्लास कॉल स्टैक क्लास। यहां पर हमारे पास एक क्लास है स्टैक, और आपको पता है कलेक्शन की जितनी भी क्लासेस हैं वो सब जेनरिक क्लासेस हैं, मतलब यू कैन डिफाइन योर कलेक्शन विथ एनी डेटा टाइप। हमने जेनरिक भी पढ़ा, हमने जेनरिक के पहले रैपर क्लास भी पढ़ा, ओके, कि कलेक्शन की जितनी भी क्लासेस हैं दिस ऑल आर जेनरिक क्लासेस। तो हमने जो अरे के साथ स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया था तब भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि हमारा जो स्टैक है वो केवल इंटीजर डेटा को यूज करेगा, लेकिन जब हम कलेक्शन की क्लासेस को यूज करेंगे फॉर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन तो डेटा का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। यहां पर आप स्टैक इंटीजर का, फ्लोट का, डबल का, स्ट्रिंग का, कैरेक्टर का, बुलियन का, किसी भी टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल फर्स्ट एग्जांपल में हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन इंटीजर डेटा को लेके ही देखेंगे। तो यहां पर आप समझिए इनसाइड दिस कलेक्शन वी हैव अ क्लास, जो हमारा कलेक्शन इंटरफेस है उस कलेक्शन इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड हमारे पास एक क्लास है लिस्ट में, पूरा कलेक्शन नहीं बना रहा हूं, और इस लिस्ट इंप्लीमेंटेशन के बाद मतलब कलेक्शन से एक्सटेंडेड इंटरफेस है आपका लिस्ट, और इस लिस्ट से इंप्लीमेंटेड एक क्लास है हमारे पास स्टैक, ठीक है, स्टैक जो कि एक्चुअली वेक्टर की सब क्लास है, मतलब लिस्ट से इंप्लीमेंटेड क्लास है वेक्टर, और वेक्टर से एक्सटेंडेड क्लास है आपके पास स्टैक। तो यहां जावा ने मुझे एक क्लास दी है जिसमें पूरा स्टैक इंप्लीमेंटेशन उसने खुद ही ने किया हुआ है। तो इस स्टैक क्लास की अगर हम बात करें तो इस स्टैक क्लास के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करते हैं कि विच आर द इंपॉर्टेंट मेथड इन दिस स्टैक क्लास। कि स्टैक क्लास में हमारे पास कौन कौन सी मेथड है, वही सारी मेथड जो हमने क्रिएट की थी व्हेन वी इंप्लीमेंटेड स्टैक यूजिंग अरे, वही सारी मेथड यहां पर आपको मिलेंगे, राइट। लाइक वी हैव अ पुश मेथड, हमारे पास पुश मेथड है, लेकिन ये पुश मेथड आपसे एज एन आर्गुमेंट क्या मांगेगी, ऑब्जेक्ट, मतलब जेनरिक क्लास ऑब्जेक्ट, राइट। तो पुश मेथड हमारे पास है, तो विद दिस पुश मेथड वी कैन पुश द एलिमेंट इन स्टैक। ये आपकी इंप्लिसिट मेथड है, अब आपको बनाना नहीं है। हमने जो पुश मेथड बनाई थी वो हमारी डिफाइंड मेथड थी, लेकिन ये जो पुश मेथड है दिस इज अवेलेबल इन स्टैक क्लास जो कि कलेक्शन में है। वी हैव पॉप मेथड, द रिटर्न टाइप ऑफ दिस पॉप मेथड इज ऑब्जेक्ट। पॉप मेथड हमारे पास है जो इंटरनली लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो करती है कि यदि आपको अपने स्टैक में से एलिमेंट पॉप करना है सो नो नीड टू राइट एनी कोड, डायरेक्टली यूज दिस पॉप मेथड व्हिच इज अवेलेबल इन स्टैक क्लास इन जावा, राइट। देन वी हैव एन मेथड कॉल्ड इज एम्प्टी, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं है। द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड इज बूलियन। तो फिर आपको यहां पर कोई टॉप इक्वल टू -1 वाली कंडीशन भी नहीं लगानी है, ना अब आपको कोई टॉप डिक्लेयर करना है, ना आपको कोई अरे बनाना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इंप्लीमेंटेड बाय जावा इटसेल्फ। तो इस स्टैक क्लास में जो इंपॉर्टेंट मेथड है जिनको हम यूज करेंगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए, हमारे पास पुश मेथड है, पॉप मेथड है, इज एम्प्टी मेथड है। देन वी हैव एन अनदर मेथड कॉल्ड पिक मेथड, ठीक है। विद द यूज ऑफ दिस पिक मेथड वी कैन एक्सेस द लास्ट ऑब्जेक्ट, कि आपका जो भी, जैसे हम बोलते हैं ना लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पॉप और पिक में डिफरेंस मैंने आपको बताया था अरे में भी, कि पॉप क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करके आपको वो एलिमेंट रिटर्न करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रिमूव होगा वो आपको रिटर्न करेगा। लेकिन पिक मेथड इज ओनली द एलिमेंट इज इन द स्टैक, बट ये आपको केवल ये बता देगी कि कौन सा एलिमेंट सबसे लास्ट एलिमेंट है आपका। सो वी हैव दिस पिक मेथड। अभी एक एक करके इनका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, डोंट वरी। तो पुश है, पॉप है, इज एम्प्टी, पिक मेथड। देन वी हैव अ सर्च मेथड टू सर्च योर सर्च, जो आपसे दो ऑब्जेक्ट मतलब दो कलेक्शन, पहला तो ये आपसे मांगेगी आपका एलिमेंट, सॉरी दिस सर्च मेथड अवेलेबल इन दिस स्टैक, तो इसको आपको देना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विद दिस सर्च मेथड यू कैन सर्च योर एलिमेंट, सर्च मेथड आपके पास है, राइट। देन वी हैव अ सॉर्ट मेथड, ठीक है। सॉर्ट मेथड टू सॉर्ट द कलेक्शन, कि अगर आपको कलेक्शन से एलिमेंट, कलेक्शन एलिमेंट सॉर्ट करना है, अगर आपको अपने स्टैक के एलिमेंट को सॉर्ट करना है, देन वी हैव दिस सॉर्ट मेथड। डोंट वरी, एक एक करके सारा इंप्लीमेंटेशन अभी हम समझते हैं। तो ये आप देखिए डिफरेंस समझ में आया दोस्तों। यदि आप लर्निंग से अर्निंग तक पहुंचना चाहते हैं, क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक अगर आपको पहुंचना है, तो टेक विद्वान पर आपके लिए अवेलेबल है प्लेसमेंट रेडी कोर्सेज, जहां पर हमने हर टॉप मोस्ट एमएनसीज के
इंटरव्यू क्वेश्चंस को, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस के पैटर्न को मैच करके इस पूरे कोर्स को रेडी किया है। तो टेक विद्वान पे सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत लो प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो एंजॉय करिए इन कोर्सेज को एंड गेट रेडी फॉर क्रैक द टॉप मोस्ट एमएनसीज। कि जब हम कलेक्शन को अरे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें पूरी कोडिंग खुद से करना होती है, जो हमने की भी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम दोनों तरीके से इंप्लीमेंटेशन समझने वाले हैं। लेकिन अगर उसी स्टैक को मैं जावा की इनबिल्ड क्लास के साथ इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी सारी मेथड अवेलेबल है। जो सर्च मेथड है, जो आपको बुलियन फॉर्मेट में रिटर्न करके बता देगी कि आपका एलिमेंट सक्सेस है, सर्चिंग सक्सेस है या नहीं है। सॉर्ट मेथड जो आपके कलेक्शन को सॉर्ट कर देगी। कलेक्शन मतलब देखिए, आप कलेक्शन फ्रेमवर्क में जितनी भी क्लासेस होती है ना, उन सभी को कलेक्शन बोला जाता है एक्चुअली, क्योंकि वो डेटा कलेक्शन के लिए दी गई है। पढ़ा है हमने कलेक्शन में अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, डीक्यू, ये सारी क्लासेस डेटा कलेक्शन के लिए अवेलेबल है। तो उन क्लासेस में से हमारे पास जो क्लासेस स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए, कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर को जावा में इंप्लीमेंट करते हैं तो स्टैक नाम की क्लास भी हमारे पास है, जिसका यूज अब हम किस तरीके से करेंगे। तो लेट्स सी, अब यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे मेरा स्टैक इंप्लीमेंट करना है। तो आप देखो, हमने जो स्टैक बनाया था, आपने देखा हमारा स्टैक अरे के साथ इंप्लीमेंटेड था। और अगर वो अरे के साथ इंप्लीमेंटेड था तो वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट था। और अगर वो स्टैटिक है मतलब प्री डिफाइंड साइज थी उसकी 10। अरे आई होप आप अरे के साथ स्टैक इंप्लीमेंटेशन के बाद कलेक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन में करूंगा, इसलिए करूंगा कि मैंने इंटरव्यूअर भी करेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्लीमेंटिंग अ स्टैक यूजिंग अरे एंड इंप्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग कलेक्शन क्लासेस। तो जब हम स्टैक का इंप्लीमेंटेशन अरे के साथ करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक अरे होता है जो हम बनाते हैं, स्टैक नाम का अरे, जिसकी साइज हमने 10 रखी थी। अब अगर उसमें मैं 3 एलिमेंट भी पुश करूंगा तो मुझे पूरे मेमोरी एलोकेशन 10 का होगा। 10 में आपने 3 एलिमेंट पुश करे, किया था हमने। अगर आप 10 से ज्यादा करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन जब हम स्टैक क्लास को यूज करते हैं तो पहली बात कैसे बनाएंगे स्टैक क्लास का, पहली स्टेप में। अब आप बोलोगे सर यहां पर आपने कोई मेनू नहीं बनाया अरे में, तो अरे बनाएंगे, यहां भी मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन बनाएंगे। लेकिन पहले एक एक करके एक एक मेथड को समझते हैं, कौन सी मेथड क्यों दी गई है उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, अगर स्टैक इंप्लीमेंट करना है सो फर्स्ट यू नीड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैक क्लास। तो ये आपने टाइप बता दिया कि जो स्टैक आप बना रहे हैं वो आप इंटीजर टाइप ऑफ डेटा के लिए बनाएंगे। तो क्या लिखा हमने, स्टैक इंटीजर, और जो भी आप अपने स्टैक ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, मान लो मैंने नाम रख दिया माई स्टैक, या आप इसका नाम स्मॉल स्टैक भी रख सकते हैं, क्लास का नाम भी स्टैक और आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम भी स्टैक रख दिया। जैसे हमने हमारा अरे जो बनाया था उसको स्टैक नाम से बनाया था, क्लास बनाई थी माई स्टैक के नाम से, तो यहां पर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट का नाम रख दीजिए माई स्टैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैक माई स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है, और ये आपने टाइप बता दिया अगेन इंटीजर। दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ जेनेरिक क्लासेस। तो ये आपने अपना स्टैक डिफाइन कर दिया। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज कंप्लीटली अ डायनेमिक कलेक्शन, जहां कोई ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं है, जहां कोई प्री डिफाइंड मेमोरी नहीं है। ठीक है, यहां पर जब आपका अरे इंटरनली स्टैक मैनेज करेगा तो इनिशियली आपका अरे जो है वो किसी प्री डिफाइंड साइज का डिक्लेयर नहीं हुआ है। और ये कैसे कंफर्म करेंगे आप, तो हर कलेक्शन में अपने पास एक मेथड होती है, आप कंफर्म कर लें कि अभी करेंटली आपकी स्टैक की साइज क्या है। तो आपने क्या देखा, माई स्टैक जो ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट जस्ट कॉल अ मेथड साइज मेथड। ये साइज मेथड आपको बता देगी कि करेंटली अभी आपके स्टैक में कितने एलिमेंट है। जैसे ही आपने अपना स्टैक डिक्लेयर किया, इनिशियली आपका स्टैक डिक्लेयर हुआ कितना, 0 साइज का, जबकि हमारा स्टैक जो अरे के साथ इंप्लीमेंट किया था तो स्टैक की साइज कितनी थी, 10। यही डिफरेंस समझो आप, एंड व्हाई द इंप्लीमेंटिंग ऑफ कलेक्शन इज बेस्ट यूजिंग कलेक्शन, यही तो समझना है। अरे के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कलेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस तो आना पड़ेगा ना, डिफरेंस तो समझना पड़ेगा ना। गॉट माय पॉइंट। तो ये मैंने स्टैक क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये मेरा स्टैक रेडी है, बट द करेंटली साइज ऑफ द स्टैक इज 0। अब मुझे स्टैक में कुछ एलिमेंट पुश करना है, तो स्टैक किस टाइप का है आपका, इंटीजर। तो डायरेक्टली आई कैन राइट हियर माई स्टैक डॉट पुश। अच्छा, यहां पर आप ये भी चेक कर सकते हैं साइज 0, या फिर अगर आपने ये देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई स्टैक डॉट इज एम्प्टी, is empty. This is empty method is also check whether your stack is empty or not. The return type of this is empty method is boolean. तो यदि अभी आप देखेंगे तो आपको या तो साइज से आप 0 देख लें, और या फिर आप ये देख लें कि आपका is empty method क्या रिटर्न कर रही है। तो बाकायदा आप इसका आउटपुट देखेंगे, you will get false here.
ये आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा, एंड दैट फॉल्स इंडिकेट कि अभी आपका कलेक्शन जो है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, योर कलेक्शन इज एम्प्टी राइट नाउ। लेकिन अब अगर मुझे कलेक्शन में कुछ एलिमेंट पुश करना है, मेरे अपने स्टैक में कुछ एलिमेंट पुश करना चाहता हूं, तो यहां पर अब हमने क्या किया, ये मैंने लिखा माई स्टैक में, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, ठीक है। यहां पर आपने लिखा माई स्टैक, वो इसलिए ताकि हम डायग्राम के साथ भी इसको समझ सकें। माई स्टैक डॉट पुश, ये पुश मेथड इम्प्लिसिट मेथड है जो आपसे ऑब्जेक्ट मांगेगी, ऑब्जेक्ट जेनेरिक टाइप का, मतलब यदि आपका कलेक्शन इंटीजर है तो आपको पुश क्या करना है, इंटीजर एलिमेंट। तो यहां पर हमने क्या लिखा, माई स्टैक डॉट पुश, और ये मैंने एलिमेंट दे दिया मान लो 10, देन अगेन माई स्टैक डॉट पुश। तो इंटरनली क्या हो रहा है, ये आपका स्टैक है, ये आपका स्टैक है। इनिशियली इसकी साइज 0 थी, लेकिन जैसे ही 10 दिया 0 पोजीशन पे 10 आ गया। अगला एलिमेंट आपने पुश किया, माई स्टैक डॉट पुश, ठीक है, आपने एलिमेंट दिया 20, इमीडिएट इस कलेक्शन में अगला एलिमेंट का एंटर हो गया 20 विद द साइज 1। तो इंटरनली तो ये अरे मेंटेन कर रहा है, लेकिन उस अरे की साइज ग्रोएबल है। ग्रोएबल मतलब आप जैसे जैसे एलिमेंट देंगे वैसे वैसे ये इंटरनली साइज बढ़ाते जाएगा। तो आपका एलिमेंट 10 है, फिर 20, फिर मैंने लिखा माई स्टैक डॉट पुश, फिर मैंने एक एलिमेंट एंटर कर दिया 30, ठीक है। तो अगेन यू विल एंड, और आप देखिए देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन हियर, आप एलिमेंट देते जाएं, स्टैक में एलिमेंट ऐड होते जाएंगे। दिस इज व्हाट द डायनामिक कॉन्सेप्ट। जबकि हमने जब स्टैक इंप्लीमेंट किया था तो हमने ओवरफ्लो की कंडीशन चेक की थी, क्योंकि हमारा अरे एक फिक्स साइज का डिक्लेयर था। लेकिन जब हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं कलेक्शन के साथ, तो कलेक्शन की जो क्लासेस होती हैं इनमें कभी ओवरफ्लो नहीं आता, क्योंकि ग्रोएबल साइज, आप जैसे जैसे एलिमेंट देते जाएंगे साइज बढ़ती जाएगी, देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन। तो यहां पर जब हम मेनू एप्लीकेशन अभी बनाएंगे, है ना, डोंट वरी, अभी तो पहले एक एक करके फंक्शन समझते हैं, मेथड समझते हैं, लेकिन हम कोई ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं करेंगे। लेकिन यस, एम्प्टी तो होगा, अरे खाली कलेक्शन तो यहां भी होगा वहां भी होगा, लेकिन ओवरफ्लो की कोई कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज हियर वी हैव एक्चुअली स्टैक क्लास विच इज इंप्लीमेंटिंग स्टैक इन डायनामिक फॉर्मेट, राइट। तो यहां पर जब आपने एलिमेंट पुश किया तो आपने मान लो 3 एलिमेंट दिए। अब इसके बाद मैंने फिर से बोला ओके शो मी द साइज ऑफ माय कलेक्शन। तो अब देखिए, यदि आप अपने कलेक्शन की साइज देखें, सॉरी अरे स्टैक की, तो वो तो 10 का है, आपने एलिमेंट 3 भी दिए तो मेमोरी एलोकेशन 10 का हुआ। लेकिन यहां पर अगर आप अभी अपने स्टैक की साइज देखेंगे, सो यू विल गेट द एलिमेंट 3 हियर। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन दिस, 3 एलिमेंट। वहां पर हमने पॉप का कॉन्सेप्ट देखा था कि जब आप पॉप करते हैं तो एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं होता है, लेकिन यहां होगा, अभी देखते हैं अपन, राइट। और इसके बाद आप फिर से कंफर्म करें कि यदि आपने साइज तो देख ली, लेकिन फिर आपने ये बोला ओके टेल मी माई स्टैक डॉट इज एम्प्टी, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, यू विल गेट दिस। आपको अब वैल्यू मिलेगी, सॉरी यहां पर क्या मिलेगी, ट्रू, सॉरी मैंने गलत बता दिया था पिछली बार, इज एम्प्टी मेथड विल रिटर्न ट्रू हियर। ट्रू इसलिए क्योंकि आपका कलेक्शन अभी खाली है, माय मिस्टेक, ठीक है। इनिशियली जब इज एम्प्टी मेथड आप कॉल करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ट्रू हियर। ट्रू इसलिए बिकॉज योर कलेक्शन इज एम्प्टी राइट नाउ, इज एम्प्टी मेथड रिटर्न्स ट्रू, राइट। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे तो नाउ यू विल गेट द वैल्यू फॉल्स हियर। अब आपको फॉल्स क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी आपके कलेक्शन खाली नहीं है, तो इज एम्प्टी मेथड रिटर्न्स फॉल्स हियर। तो इज एम्प्टी मेथड कब ट्रू रिटर्न करेगी, व्हेन इट फाइंड द कलेक्शन एम्प्टी, जब उसको कलेक्शन खाली मिलेगा। पिछली बार था क्योंकि आपने कलेक्शन ऑब्जेक्ट केवल बनाया था, अरे हो जाती है, छोटी छोटी चीजें हैं, उस समय मैंने गलती से फॉल्स बोल दिया था, बाकी द रिजल्ट यू विल गेट ट्रू हियर, ओके। लेकिन अब आपका कलेक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, गॉट इट। तो सर कलेक्शन में एलिमेंट पुश हो रहा है, और इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरनली बाकायदा वो टॉप के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है कि वो टॉप को बढ़ा रहा है। लेकिन अब आपको ना कोई पुश मेथड लिखनी है, ना कोई पॉप मेथड लिखनी है। लेकिन सर स्टैक में एलिमेंट पुश तो हो गए, लेकिन अब मुझे ये करना है कि इस स्टैक से एलिमेंट पॉप करना है, ओके, दिस इज द बेस्ट पार्ट। अब यदि मैं 3 एलिमेंट को पुश करने के बाद अगर यहां पर लिखता हूं माई स्टैक डॉट पॉप, राइट, और इसको आप प्रिंट करके देखो, वो बाकायदा जिस एलिमेंट को पॉप करेगा रिटर्न भी करेगा। तो बाकायदा हमारे केस में यहां पर क्या रिटर्न होगा, 30। सो यहां पर बिल्कुल आउटपुट आपको मिलेगा 30 पॉप हुआ है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अभी मैं कोई फॉर्मेशन कोड नहीं लिख रहा हूं, ना कोई मैंने मेनू बनाया है, ना कोई चॉइस ली है, वो सब हम आगे अभी इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन पहले आप उन मेथड को समझो जो स्टैक क्लास में आपके पास अवेलेबल है, जो कि यूटिल पैकेज में है, बिकॉज ऑल द एपीआईज ऑफ कलेक्शन इज बिलोंग्स टू यूटिल पैकेज, राइट। तो ये माई स्टैक डॉट पॉप जैसे ही आपने लिखा, परमानेंटली अब आपका 30 जो है वो मेमोरी से रिलीज होगा। नाउ दिस पोजीशन इज रिलीव, जबकि
इंप्लीमेंटेशन ऑफ अरे में आपका डेटा मेमोरी से परमानेंटली रिमूव नहीं होता है। प्रैक्टिकली बताई ये बात मैंने आपको। वहां पर केवल हम टॉप को नीचे लाते हैं, लेकिन यहां पर बाकायदा आपका एलिमेंट मेमोरी से रिलीज होगा, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। रिलीज हुआ है, कैसे समझ में आएगा? आप एक काम करो, इसके बाद एक एलिमेंट को पॉप करके अगेन यू विल चेक द साइज ऑफ योर कलेक्शन। फिर से साइज देखो आप, ठीक है। अब जब आप साइज देखोगे तो यहां साइज मिली थी 3, लेकिन यहां मिलेगी 2। दैट मीन्स 1 एलिमेंट पॉप्ड फ्रॉम दिस कलेक्शन। और आप देखिए, उसने आपसे पूछा नहीं, उसने सीधे आपके पॉप किया। आपने बोला, जैसे ही आपने पॉप बोला, उसने लीफो का रूल अप्लाई किया और आपके लास्ट एलिमेंट को कलेक्शन से रिलीज कर दिया। और ये हमने किया था जब हमने हमारा अरे बनाया था, जिसको हमने स्टैक में इंप्लीमेंट किया था, याद है पिछले लेक्चर्स, राइट? तो पुश मेथड, पॉप मेथड, इज एम्प्टी मेथड, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने फिर पॉप किया, है ना? 2-3 बार अगर आप पॉप कर देंगे, व्हेन योर कलेक्शन इज कंप्लीटली एम्प्टी, तो आपका फिर से ट्रू रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अब आपने बोला नहीं सर, मुझे एक्चुअली पॉप नहीं करना है, मुझे ये देखना है कौन सा एलिमेंट है जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ना? पिक। तो यहां पर आप क्या लिखो? सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई स्टैक, जो कि आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट पिक, ओनली पिक। सो दिस मेथड विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर कलेक्शन। अभी हमारे केस में लास्ट एलिमेंट क्या है? 20, क्योंकि एक को हम पॉप कर चुके हैं। सो नाउ यू विल गेट 20 हियर। सो इट शोज दैट कि आपका लास्ट एलिमेंट, ये देखो पॉप और पिक में डिफरेंस समझ में आया? पॉप विल रिमूव द एलिमेंट एंड देन रिटर्न द एलिमेंट। पॉप क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा और फिर रिटर्न करेगा। पिक क्या करेगा? रिमूव नहीं करेगा, द एलिमेंट ऑल इट एग्जिस्ट इन द स्टैक, बट वो आपको रिटर्न करके बता देगा कि दिस इज नॉट द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर कलेक्शन। तो आप डिलीट करने के पहले कंफर्म कर लो कि आपका लास्ट एलिमेंट कौन सा पिक होने वाला है, कौन सा पॉप होने वाला है। पहले पिक करो, फिर पॉप करो, इफ यू वांट टू चेक। सो देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल, राइट? तो पुश मेथड, पॉप मेथड, पिक मेथड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यदि आपको लगता है सर वहां पर आपने डिस्प्ले मेथड बताई थी, अब यहां पर अगर मेरे पास मान लो मैंने कलेक्शन में एलिमेंट ऐड कर दिया 10, 20, 30, ठीक है, 40, 50, 60, अब आप बोल रहे हो कोई ओवरफ्लो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो सर यहाँ डिस्प्ले कैसे करेंगे? वहां तो टॉप से लेके 0 तक था, रही है कलेक्शन है, और कलेक्शन के एलिमेंट, स्टैक कलेक्शन है, और कलेक्शन के एलिमेंट कैसे प्रिंट करते हैं ये हमें पता है कि कलेक्शन का ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, इस पे फॉर ईच लूप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, इस पे इटरेटर अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन हम देखते हैं कि यदि मान लो आपके पास कलेक्शन है, अब आपको ये देखना है सर मुझे इस कलेक्शन के एलिमेंट, सारे एलिमेंट प्रिंट करना है। ओके, सो नाउ यू हैव अ चॉइस कि अब यहां पर आप या तो ये लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई स्टैक, आपने सीधे कलेक्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया जो कि आपका स्टैक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। दिस माई स्टैक इज माई स्टैक ऑब्जेक्ट, राइट? अरे ये मेरी स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट है यार ये, तो या तो मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर दूं, पर मुझे पता है अगर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट किया तो इस स्टैक क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी इंटरनली, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब प्रिंट होता है तो क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है, पढ़ा है हमने कोर जावा में। ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर इंप्लिसिटली कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है तो उसकी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है, और टू स्ट्रिंग मेथड जिस फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करेगी उसी फॉर्मेट में ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। तो लेट्स सी क्या प्रिंट होगा, तो आपको बाकायदा यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। मान लो अगर एलिमेंट है आपके, ठीक है, यू विल गेट द एलिमेंट 10, 20, 30, 40 एंड 50। दिस इज व्हाट द एलिमेंट यू विल गेट। ये आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट के एलिमेंट, ये आपके स्टैक के एलिमेंट प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने सीधे ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। तो अगर आपने स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, सो दिस ऑब्जेक्ट विल प्रिंट द एलिमेंट इन दिस फॉर्मेट। उसने सीधे इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल की, और टू स्ट्रिंग मेथड से इस कलेक्शन मतलब स्टैक के सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए। लेकिन फॉर्मेट उसका अपना है, क्योंकि ये फॉर्मेट आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से प्रिंट किया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो मेथड कॉल हो रही है वो एक्चुअली ये है। ये लिखो या ये लिख के चेक कर लो, आप सब करेंगे, प्रैक्टिकली सब करेंगे। माई स्टैक डॉट विच मेथड, टू स्ट्रिंग। याद है टू स्ट्रिंग मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास में है, तो जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो इंटरनली वो उसकी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है। और ये जो फॉर्मेट है एक्चुअली टू स्ट्रिंग मेथड का रिटर्न वैल्यू है, जो आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दे रहा है, स्टैक ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर आपको लगता नहीं सर मुझे तो मेरे हिसाब से एक एक करके स्टैक के एलिमेंट प्रिंट करना है, सो द बेस्ट चॉइस यू विल गो फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप हम कैसे लगाएंगे? फॉर, अब आपका कलेक्शन किस टाइप का है? इंटीजर है ना, तो हमने क्या लिखा? फॉर इंटीजर आई कॉलन कलेक्शन स्टैक ऑब्जेक्ट का नाम माई स्टैक, फॉर इंटीजर आई कॉलन माई स्टैक। तो ये आपने फॉर ईच लूप लगा दिया। तो इससे क्या होगा, आपका जो माई स्टैक है उससे एक एक करके एलिमेंट
आई में आते जाएंगे और आप उसको प्रिंट कर दो। सिंपली यू कैन राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। ठीक है, तो यदि अब अगर आप इस कलेक्शन एलिमेंट को देखोगे, सो नाउ यू विल गेट द एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50। ये आपके कलेक्शन के एलिमेंट आपके हिसाब से प्रिंट हो गए। तो बच्चे मेरे समझ बात को, वहां पर डिस्प्ले मेथड बनाई थी, पुश बनाया था, पॉप बनाया था, कोड लिखा था, इंप्लीमेंट किया था। सर यहाँ तो 10 मिनट में पूरा स्टैक खत्म हो गया। बिल्कुल यही तो एडवांटेज है जावा का, कि इसने आपको इम्प्लिसिट क्लासेस दी हैं और उसका ये कहना है व्हाई यू शुड वरीड अबाउट दिस थिंग व्हेन ऑलरेडी देयर इज अ क्लास, यूज दिस मेथड। लेकिन हम इसलिए इंप्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए। अब आपको शायद ये समझ में आया होगा कि ये जो पुश मेथड है, पॉप मेथड है, ये किस तरीके से बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही है। इस एम्प्टी मेथड क्या कर रही होगी, कैसे चेक कर रहा है, टॉप -1 पे होगा उसका, इस मेथड में कोड लिखा होगा इस तरीके का कोई। तो इंटरनल तो किसी ने तो कोड लिखा है ना इन मेथड के पीछे, वो डेवलपर है, उसने आपको मेथड दी है इनबिल्ट, आप डायरेक्टली यूज करो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा पढ़ते हैं तो एक ही तरीका होता है, कलेक्शन। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंटरव्यू में आप कहीं भी स्टक ना रहे। केवल कलेक्शन से पढ़ोगे तो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से बैकग्राउंड में ये मेथड वर्क कर रही है। और मैंने डे 1 पे आपको बोला था, इस सब्जेक्ट को पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़े, क्योंकि आप ये दिमाग में रख के पढ़े कि व्हाई द टॉप एमएनसीज रिक्वायर्ड द पर्सन हु गुड इन डेटा स्ट्रक्चर। क्यों टॉप एमएनसीज का फेवरेट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, कारण समझो। आप केवल डायरेक्ट मेथड पढ़ने से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको इंप्लीमेंटेशन अरे के साथ भी बता रहा हूं और कलेक्शन के साथ भी देख रहे हैं, राइट। तो ये तो मेथड हो गई आपकी। फॉर ईच लूप हमने लगा दिया, लेकिन सर आपने 3 ऑप्शन बोले थे, बताए तो 2। आपने बोला था स्टैक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दो, हमने कर लिया। फॉर ईच लूप तीसरा इटरेटर भी है, बिल्कुल है। तो यदि आपको लगता है कलेक्शन पे इटरेटर अप्लाई करना है टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ कलेक्शन, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इटरेटर, इटरेटर आई इक्वल टू, इटरेटर पढ़ा है हमने, माई स्टैक जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टैक क्लास का, उसमें देयर इज अ मेथड कॉल्ड इटरेटर मेथड। द रिटर्न टाइप ऑफ दिस इटरेटर मेथड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इटरेटर। तो ये मैंने इटरेटर अप्लाई कर दिया माई स्टैक पे, राइट। और फिर इस इटरेटर से हम डेटा कैसे फैच करेंगे, तो यहां पर हमने वाइल लूप लगा दिया। वाइल, ये आपका इटरेटर जो आपके स्टैक पे अप्लाई होगा, ये आपका स्टैक है सपोज, राइट। एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड सो ऑन। जब आपने इटरेटर अप्लाई किया तो हमने पढ़ा है इटरेटर का कॉन्सेप्ट, ये इटरेटर अप्लाई होता है -1 पोजीशन पे। मतलब इटरेटर जब जाके कलेक्शन पे सेट होता है, स्टैक क्यू किसी पे भी, तो कौन सी पोजीशन पे जाके सेट होगा, -1 पे। और फिर इसको यहां से आगे बढ़ाना है। अरे कलेक्शन पढ़ लो यार, इसीलिए बोलता हूं कलेक्शन में इटरेटर, फॉर ईच लूप, पूरा पोस्टमार्टम डिटेल पढ़ाया है मैंने। लेकिन आप समझिए कि मैं डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको कलेक्शन पढ़ाने जाऊंगा तो कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, अपने आप में ये सिलेबस है। तो इसीलिए तो हम इंप्लीमेंटेशन के लिए कलेक्शन यूज कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटा स्ट्रक्चर शुरू करने के पहले पूरा कलेक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आएंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्टअप होगा, और पढ़ के आए तो कॉन्फिडेंट ऑलरेडी है आप, ठीक है। तो चलिए ये इटरेटर आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर आप इटरेटर फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस इटरेटर में देयर इज अ मेथड कॉल्ड i.hasNext, जिसका रिटर्न टाइप होता है बूलियन, है ना। तो ये hasNext मेथड कलेक्शन पे अप्लाई कर दी मैंने मेरे माई स्टैक पे, तो hasNext मुझे ट्रू रिटर्न करेगी। क्या करती है hasNext मेथड, जिस पोजीशन पे ये i ऑब्जेक्ट सेट है उसकी नेक्स्ट पोजीशन के एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी बताती है। प्रोबेबिलिटी मतलब जिस पोजीशन पे आई है उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है या नहीं, नॉट प्रोबेबिलिटी, है या नहीं, राइट। तो आई अभी कौन सी पोजीशन पे सेट हुआ है, -1, लेकिन आपको एलिमेंट होने की पॉसिबिलिटी कहां बताएगा, 0 पे, राइट। तो hasNext का मतलब है, आपने इससे पूछा क्या नेक्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है, इन द रिटर्न टाइप ऑफ दिस hasNext मेथड इज बूलियन। यदि उसको एलिमेंट मिला तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न किया तो वाइल को ट्रू मिलेगा और वाइल लूप शुरू हो जाएगा। तो वाइल को ट्रू मिला क्योंकि अगली पोजीशन पे एलिमेंट है, लेकिन आई अभी वहीं बैठा हुआ है। अब आई को बोलो एक काम करो, नेक्स्ट पोजीशन पे जाओ और एलिमेंट दो। तो इसके लिए आपको आई को मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट मेथड से। तो हमने क्या लिखा, i.next। तो इससे क्या हुआ, आई पहुंचा इस पोजीशन पे और आपको इस पोजीशन के एलिमेंट को रिटर्न किया और वो आपने प्रिंट कर दिया, system.out.print
आई डॉट नेक्स्ट, दैट्स इट। तो ये तीसरा तरीका है कलेक्शन पे आपको इटरेशन चलाने का। आप इटरेटर से कलेक्शन, कलेक्शन मतलब स्टैक, है ना, कंफ्यूज मत होना, मैं कलेक्शन बोलूं तो आप स्टैक ही समझना, क्योंकि कलेक्शन अभी हम स्टैक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस इटरेटर से आप स्टैक के एलिमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं, नो डाउट। इसके पहले एम्प्टी कंडीशन चेक कर लेंगे, लेकिन वो सब अभी मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन में देखेंगे। पहले मेथड तो समझो। तो हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड इटरेटर अप्लाई कर सकते हैं आप स्टैक पे, दूसरा फॉर ईच लूप अप्लाई कर सकते हैं आप स्टैक पे, तीसरा कुछ नहीं तो सीधे माई स्टैक ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर दो, तो आपका पूरा स्टैक एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। सो मल्टीपल वेज है बाय विच वी कैन डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ स्टैक। तो आई होप ये मेथड अभी आप समझ रहे हैं। पुश, पॉप, डिस्प्ले, इज एम्प्टी मेथड। इज एम्प्टी के बाद हमारे पास पिक मेथड हमने देखी, हाउ टू अप्लाई इटरेशन इन कलेक्शन, लूप कैसे लगाओगे आप कलेक्शन पे, कलेक्शन ऑब्जेक्ट प्रिंट किस तरीके से करेंगे हम, ये अभी हमने देखा। तो इंडिविजुअली तो हर मेथड हमने देखी, सॉर्टिंग करना है तो सॉर्ट मेथड अवेलेबल है, सर्चिंग करना है तो सर्च मेथड अवेलेबल है। डोंट वरी, अभी प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे सब कुछ, एक एक मेथड पहले समझेंगे। जैसा हमने स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग अरे का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा। लेकिन सर ये तो आपने फिर वही जो बात आपने बोली थी कि केवल मेथड एक के बाद एक कॉल कर ली और बता दी, प्रॉपर वे में कैसे स्टैक बनाएंगे, कि हमारा स्टैक प्रॉपर तरीके से कैसे चलेगा, जैसे मेनू हमने वहां बनाया था। तो डोंट वरी, वही मेनू को यूज करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पूरा चेंज कर देंगे और आ जाएगा कलेक्शन। पर पहले एक बार इन मेथड को देख लें, फिर इनका मेनू एप्लीकेशन कैसे बनना है उसके बारे में बात करेंगे। डोंट वरी, टॉपिक कुछ नहीं स्किप होगा, सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा। और मैंने डे 1 पे आपको कमिट किया कि यदि आपने सीक्वेंस वाइज इस पूरी टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया, नो वन कैन स्टॉप यू। फिर आप डिसाइड करो कौन सी एमएनसी में जाना है, लेकिन तब तक बने रहिए इस कोर्स में, पढ़ते रहिए और इंप्लीमेंट करके देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग कलेक्शन, कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लास में समझा। और इसके पहले जो हमने देखा था स्टैक यूजिंग अरे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, कि वहां पर आपको याद है हमने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट में समझा और स्टैक क्रिएशन देखा अरे को लेके। और जब अरे को लेके स्टैक क्रिएशन हमने देखा तो फिर रिमेंबर देखिए, अब ये है शायद हमारा कोड, स्टैक एप्लीकेशन बनाई थी हमने, और यहां पर आपने देखा था कि हमने हमारा अरे क्रिएट किया था, ठीक है, दिस इज व्हाट माय अरे, ठीक है, कि हमने अरे बनाया था मैक्स साइज का। देन वी हैव अ पुश मेथड, पॉप मेथड, ये सब हमने कोड लिखा था, राइट। और फिर हमने हमारी मेथड बनाई थी, ठीक है, कि टेस्ट स्टैक नाम से, दिस इज व्हाट माय मेन मेथड, जिसमें हमने मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन क्रिएट की थी पुश, पॉप और डिस्प्ले को लेके। लेकिन यहां पर हमने देखा ओवरफ्लो की कंडीशन है, अगर एलिमेंट रिमूव होता है तो वो परमानेंटली रिमूव नहीं होता है। लेट्स सी, यदि मान लो मैं स्टैक में एलिमेंट पुश करता हूं, इंटीरियर चॉइस 1, मैंने एलिमेंट दिया 10, देन अगेन इंटीरियर चॉइस 1 20, देन 1 30, देन 1 40, देन 50, है ना। मैं आपको ओवरफ्लो कंडीशन बताना चाह रहा हूं एक्चुअली। 60, देन अगेन 1 70, देन अगेन 1 80, 1 90 एंड देन अगेन 1 100। और अब आप देखिए, अगर मैं 1 देता हूं, आई विल गेट अ मैसेज स्टैक इज ओवरफ्लो, सी दिस वन, स्टैक इज ओवरफ्लो। और अब अगर आप डिस्प्ले करेंगे, सो नो डाउट आपके सारे एलिमेंट डिस्प्ले होंगे 100 से लेके 10 तक। फिर आपने अगर पॉप बोला तो आपके एलिमेंट पॉप हो रहे हैं, सी दिस वन, पॉप एलिमेंट इज 100, देन अगेन पॉप एलिमेंट इज 90, देन पॉप एलिमेंट इज, और फिर डिस्प्ले। लेकिन ये जो पॉप हुए हैं ये परमानेंटली रिमूव नहीं हुए हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था, इंप्लीमेंटेशन भी बताया था। तो अभी हमने देखा कि अगर हम स्टैक इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, सो इन जावा वी हैव अ स्टैक क्लास, कि जहां पर आपके पास पुश, पॉप मेथड अवेलेबल है। डिस्प्ले के लिए हमारे पास इटरेशंस के ऑप्शन है, फॉर ईच लूप है, इटरेटर है, ओके। इसके अलावा हमारे पास पिक मेथड है, सर्च मेथड है, सॉर्ट मेथड है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी समझा, पहले एक एक करके सारी मेथड को समझते हैं। इज एम्प्टी मेथड किस तरीके से रिजल्ट हमें देगी, ओके। तो यहां पर अब मैं फिर से एक बार स्टैक इंप्लीमेंटेशन पे आता हूं, ठीक है। लेकिन इस स्टैक इंप्लीमेंटेशन में हमने एक नई जावा क्लास बनाई है, टेस्ट। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट स्टैक, या इसका नाम रख दिया स्टैक कलेक्शन, ठीक है, स्टैक कलेक्शन, कि हम कलेक्शन को यूज करके स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ओके। तो अब यहां पर आप समझिए, पहले मैंने आपको क्या बोला, अभी हम कोई मेनू एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। पहली स्टेप में आप एक एक मेथड को समझो कि किस तरीके से हम मेथड कॉल करेंगे। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि यदि आप स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं कलेक्शन की स्टैक क्लास को यूज करके, देन योर क्लास विल बी अ जेनेरिक क्लास। जेनेरिक क्लास का मतलब है कि हमने जो कलेक्शन बनाया
उसमें हमने फिक्स किया हुआ है कि हमारा कलेक्शन जो है वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को लेके क्रिएट होगा। नो डाउट हम इसको भी जेनरिक बना सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट हाउ टू क्रिएट अ जेनरिक क्लास, जेनरिक ऑब्जेक्ट, लेकिन फिलहाल हमने इसको जेनरिक नहीं बनाया। लेकिन अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट विच मेथड, सॉरी विच पैकेज, util डॉट स्टार, ये हमने util डॉट स्टार को इंपोर्ट किया। एंड लेट्स सी हियर वी हैव अ क्लास कॉल्ड स्टैक क्लास। तो ये मैंने स्टैक बनाया और अभी वही इंटीजर का, और स्टैक का नाम क्या रख दिया मैंने, माई स्टैक। ये माई स्टैक मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा। यू कैन ऑल्सो टेक दिस ऑब्जेक्ट नेम एज एन स्टैक ओनली, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख दिया माई स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक ऑफ अगेन इंटीजर, ठीक है। एंड यहां पर आप देखें, सो इन दिस स्टैक क्लास वी डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर, राइट। तो यहां पर अब ये जो स्टैक है आपका, ये आपका स्टैक रेडी हो गया। ना आपने कोई अरे डिक्लेयर किया, ना आपने कोई टॉप लिया, ना हमने कोई मैक्सेज डिक्लेयर की। दिस इज अ फुल्ली डायनेमिक कलेक्शन ऑफ स्टैक। ये हमने जावा की इनबिल्ड स्टैक नाम की क्लास को यूज किया है, जिसकी हायरार्की हमने कलेक्शन में पढ़ी थी कि कलेक्शन हायरार्की के हिसाब से कलेक्शन, कलेक्शन के बाद लिस्ट, लिस्ट के बाद आपके पास वेक्टर क्लास है, लिस्ट में और भी क्लासेस है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड देन स्टैक। तो ये हमने स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। एंड लेट्स सी यहां पर अगर आप देखें तो यदि मैं अभी अपने स्टैक की साइज देखता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था माई स्टैक डॉट साइज, हियर वी हैव अ साइज मेथड, राइट। तो आप देखिए साइज क्या मिलेगी अभी हमें, द साइज इज 0 बिकॉज राइट नाउ करेंटली स्टैक डोंट हैव एनी एलिमेंट। जबकि हमने जो स्टैक बनाया था उसकी तो इनिशियली साइज हमने 10 रखी थी, कि आपने स्टैक 10 एलिमेंट्स के लिए डिक्लेयर किया तो उसने मेमोरी एलोकेट की है 10 को लेके, राइट। एंड देन लेट्स सी यही बात अगर हम इज एम्प्टी मेथड की बात करें तो इन माय स्टैक वी हैव अ मेथड कॉल्ड इज एम्प्टी, जिसका रिटर्न टाइप बूलियन है। सो लेट्स सी क्या वैल्यू देगा ये, ट्रू, क्योंकि करेंटली योर स्टैक इज एम्प्टी, अभी आपका स्टैक एम्प्टी है, सो दैट दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू। ओके, कि अभी आपका स्टैक खाली है, सो दैट यू विल गेट अ ट्रू वैल्यू हियर, राइट। लेकिन अब इस स्टैक में हम एलिमेंट पुश करने की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको फिर बोला है, मैं अभी कोई मेनू एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूं, मैं एक एक करके अभी आपको केवल मेथड समझा रहा हूं। फिर स्टेप 2 में हम इसको पूरा मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन बनाएंगे, वैसा ही जैसा हमने हमारे स्टैक को लेके बनाया था, इसी मेनू को एज इट इज यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पुश पॉप डिस्प्ले जो होगा वो जावा के इनबिल्ड क्लास के स्टैक में होगा, राइट। तो अब आप देखिए यदि मैंने यहाँ पर लिखा माई स्टैक, so now we have a function push and this push function required integer item. Why it is integer item? क्योंकि मैंने कलेक्शन अभी, सॉरी जो स्टैक है वो आपने भी इंटीजर का लिया हुआ है। अभी मैं आपको अलग अलग स्टैक भी बताता हूँ, वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एन स्टैक फॉर स्ट्रिंग, कैरेक्टर, लेकिन अभी फिलहाल हमने पुश मेथड कॉल की। सो दिस इज व्हाट द इनबिल्ड पुश मेथड, और इस पुश मेथड को आपने एलिमेंट दे दिया सपोज 100, तो ये आपके स्टैक में एलिमेंट पुश हो गया। एंड लेट्स सी देयर इज नो लिमिट, में स्टैक में जितने भी एलिमेंट पुश करूंगा देयर इज नो लिमिट, क्योंकि दिस इज अ डायनेमिक स्टैक, यू नेवर फाइंड ओवरफ्लो कंडीशन हियर, आपको कभी ओवरफ्लो कंडीशन नहीं मिलेगी। अभी आप देखिए 5 एलिमेंट को एंटर करने के बाद हमने फिर से स्टैक की साइज देखी। लेट्स सी अगेन आई विल सी द साइज ऑफ द स्टैक, कि बॉस मुझे स्टैक की साइज बताओ, मतलब एलिमेंट एंटर करने के पहले, लेट्स सी बिफोर पुश द साइज ऑफ स्टैक एंड आफ्टर पुश द साइज ऑफ स्टैक, ठीक है। कि पुश करने के पहले स्टैक की साइज क्या थी, पुश करने के बाद स्टैक की साइज क्या थी, बिफोर पुश द स्टैक कंडीशन इज एम्प्टी कंडीशन, ठीक है। अगेन द सेम बिफोर पुश स्टैक, ओके, माई स्टैक बिफोर पुश माई स्टैक डॉट एम्प्टी एंड आफ्टर पुश माई स्टैक डॉट एम्प्टी, मतलब पुश करने के पहले एम्प्टी पोजीशन क्या थी। तो आप देखिए दोनों के रिजल्ट आपको समझ में आएंगे। बिफोर पुश इट इज 0 एंड ट्रू, बट आफ्टर पुश तो टोटल एलिमेंट इज 5, ठीक है। आफ्टर पुश, बिफोर पुश साइज, आफ्टर पुश साइज, ठीक है। बिफोर पुश एम्प्टी, आफ्टर पुश एम्प्टी कंडीशन, ठीक है, ठीक है। आउटपुट पे इंपॉर्टेंस है। बिफोर पुश साइज 0 थी, आफ्टर पुश साइज 5 है। बिफोर पुश एम्प्टी कंडीशन ट्रू थी, बट आफ्टर पुश इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि अब आपके स्टैक में एलिमेंट है, नाउ यू हैव एन एलिमेंट इन दिस स्टैक। तो ये जो मेथड्स है, पुश मेथड, पॉप मेथड, नाउ वी डोंट नीड टू क्रिएट दिस मेथड, दिस इज ऑलरेडी इम्प्लिसिट इनबिल्ड मेथड्स ऑफ स्टैक क्लास। तो ये भी हमने पुश और पॉप को लेके देखा, यानी पुश, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये सब कमेंट कर देता हूं।
आई जस्ट कमेंट दिस कोड, ओके, एंड लेट्स सी। अब अगर मैंने आपसे बोला इस स्टैक के एलिमेंट मुझे, आई वांट टू व्यू द एलिमेंट ऑफ दिस स्टैक एंड लेट्स सी। सबसे मेजर प्लस पॉइंट ये है, यू कैन एंटर एनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस स्टैक। लेट्स सी, यदि आप स्टैक के एलिमेंट देखेंगे तो आपको कोई ओवरफ्लो की कंडीशन यहाँ नहीं मिलेगी, नो डाउट, आउटपुट नथिंग, क्योंकि अभी हमने स्टैक को प्रिंट नहीं किया है। बट यस, आप अगर साइज देखेंगे और आप देखिए यहाँ पर, आप समझिए कि ये जो स्टैक कलेक्शन है, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। सी दिस 150, अरे मैं 150 भी कर दूंगा, सो आई नेवर फाइंड ओवरफ्लो कंडीशन। जबकि हमारे केस में आपने देखा अभी कि जब हमने स्टैक यूजिंग अरे बनाया था, तो आफ्टर 10 एलिमेंट स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई। क्यों? क्योंकि हमने हमारी क्लास में स्टैक इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से किया था, राइट। तो आप इसको हटा दें क्योंकि वो स्टडी को डायनेमिक में कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर इस स्टैक के एलिमेंट मुझे व्यू करना है, आई वांट टू व्यू द एलिमेंट ऑफ स्टैक। कि अगर मैंने 5 एलिमेंट दिए हैं, सपोज आपने और पुश कर दिए 600, देन सपोज 700, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर अभी आपने स्टैक में एलिमेंट सपोज स्ट्रिंग दे दी, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली टाइप डिफाइन कर दिया। यू हैव टू डिफाइन द टाइप ऑफ योर कलेक्शन, कि आपका जो स्टैक कलेक्शन है आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया इट इज एन इंटीजर टाइप। हाँ, अगर आप उसको स्ट्रिंग टाइप मेंशन करते हैं, सो इट अलाउड ओनली स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, बट करेंटली वी मेंशन दिस स्टैक एज अ टाइप ऑफ इंटीजर। तो दिस इज 800, दिस इज 900, एंड डोंट वरी, अभी मैं मेनू एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से आपको बना के बताता हूँ। पहले एक बार आप मेथड सारी समझ लें। तो ये अभी हमने साइज देखी, साइज के बाद अब मैंने बोला ओके माई स्टैक डॉट पिक, एंड लेट्स सी पिक मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगी, इट विल रिटर्न मी द लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, राइट। लेकिन इसके बाद आप देखिए आफ्टर पिक साइज पे कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे हमने देखा था कि पिक मतलब केवल यू विल गेट लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक, राइट। तो ये मैं मैसेज दे देता हूं इसमें ताकि आपको आउटपुट में समझ में आए पिक एलिमेंट, ठीक है। पिक कौन सा एलिमेंट हुआ है आपका, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये आपके स्टैक में एंड पिक एलिमेंट इज 1000। व्हाई इट इज 1000? क्योंकि आपका लास्ट एलिमेंट जो आपने पुश किया था वो 1000 था। लेट्स सी, ये देखो आपका जो लास्ट एलिमेंट आपने पिक किया था, सॉरी पुश किया था, वो 1000 था। बट आफ्टर दिस इफ यू कैन सी द साइज ऑफ योर कलेक्शन, देखिए आप 10 ही है। इसका मतलब है कि स्टैक से एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ है। बट अगर मैं पिक की जगह इफ आई यूज पॉप मेथड, ठीक है, ये मैंने पॉप यूज कर लिया एंड देन आफ्टर आई विल सी द साइज पॉप एलिमेंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया पॉप्ड एलिमेंट, और उसके बाद मैंने साइज देखी स्टैक की, राइट। लेट्स सी, ये देखिए आप, सॉरी आफ्टर पिक नहीं, दिस इज आफ्टर पॉप्ड, आफ्टर पॉप्ड नाउ द साइज इज 9। तो ये पिक और पॉप में डिफरेंस समझना कि पिक विल पिक द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, इट विल नॉट रिमूव दैट एलिमेंट। लेकिन पॉप ने क्या किया, आपके एलिमेंट को परमानेंटली रिमूव किया है। और ये हमने स्टैटिक अरे में देखा था कि वहां से एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं होते, वी आर जस्ट अज्यूम्शन कि वो एलिमेंट रिमूव हुआ है क्योंकि वो अरे है, और अरे में से कोई भी एलिमेंट आप परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिमूव द एलिमेंट परमानेंटली फ्रॉम योर अरे कलेक्शन, राइट। तो ये होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्मॉल मेथड, एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ जावा, कि जावा विल प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ कलेक्शन। ये बात अलग है कि हम इसका इंप्लीमेंटेशन इसलिए देख रहे हैं यूजिंग अरे, ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि इन मेथड्स के पीछे की कहानी क्या है। तो जब आपने अरे को इंप्लीमेंटेशन करके स्टैक बनाया तो आपने कॉन्सेप्ट समझा। लेकिन इसके अलावा आप देखिए देयर आर सम मोर मेथड्स, कि अभी आपका अगर मान लो यहां पर मुझे, ठीक है, ये साइज हमने देख ली, लेकिन अब आप देखो मैंने बोला कि सर मुझे एक्चुअली, ये तो समझ में आ गया साइज क्या है, मुझे एक्चुअली अपने स्टैक को डिस्प्ले करना है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, है ना, कि विद द 3 ऑप्शंस वी कैन डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ स्टैक। आप देखिए मैं अगर स्टैक के एलिमेंट को, स्टैक ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूं, इफ आई प्रिंट माय स्टैक, अगर मैंने प्रिंट कर दिया माय स्टैक, राइट, सो लेट्स सी द आउटपुट। बताया था मैंने आपको 100, 200, 300, 400, ये आपको आउटपुट मिला है टू स्ट्रिंग मेथड का। आप देखिए यहाँ डायरेक्टली अगर आप लिखते हैं टू स्ट्रिंग, सो अगेन यू विल गेट द सेम आउटपुट। इसका मतलब यह है कि जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है तो एक्चुअली उस क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है बैकग्राउंड में। तो जब आपने ऑब्जेक्ट प्रिंट किया तो स्टैक क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुई, जो उसकी अपनी इंप्लिसिट मेथड है, एंड दैट डिस्प्लेस द डेटा इन दिस फॉर्मेट। तो ये एक तरीका है स्टैक एलिमेंट को प्रिंट करने का, कि आप सिंपली उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दीजिए। इफ यू प्रिंट द ऑब्जेक्ट यू विल गेट दिस आउटपुट। और ये सब कुछ हम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें सारा स्टैक अपना इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है। आप खुद की टू स्ट्रिंग क्लास अपनी स्टैक में भी बना सकते हैं, जो अपने अरे को यूज करके हमने बनाया है।
बट अभी हमारा मोटो स्टैटिक पे काम और डायनेमिक पे फोकस है ना। तो ये भी हमने स्टैक देखा, लेकिन सर आपने बताया था कि स्टैक के एलिमेंट फॉर ईच लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी, यदि मैंने यहाँ फॉर ईच लूप लगाया, क्योंकि यहां मैं अपने फॉर्मेट से डेटा प्रिंट कर सकता हूँ। ये मैंने लिखा फॉर इंटीजर आई माई स्टैक, ठीक है, एंड देन आफ्टर आई प्रिंट द ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। सो नाउ यू विल गेट एलिमेंट समथिंग लाइक दिस 100 200 300 400। तो ये आपके स्टैक के एलिमेंट प्रिंट हो गए, 0 से लेके जो भी पोजीशन है आपके, उनके एलिमेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इंटरनली तो हर एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पे स्टोर हुआ है, क्योंकि इंटरनली जो कलेक्शन है वो डेटा को इंडेक्स नंबर पे स्टोर करेगा। गॉट इट। देन आफ्टर, बजाय फॉर ईच लूप के आपने बोला नहीं सर आपने इटरेटर भी बताया था, तो चलो बॉस वो भी देख लेते हैं इटरेटर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने इटरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इटरेटर आई, ठीक है, हमने इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया इटरेटर आई, ठीक है, और इस इटरेटर को आपने अप्लाई किया किस पे, कलेक्शन पे। तो माई स्टैक जो आपका ऑब्जेक्ट है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड इटरेटर मेथड, तो ये आपका इटरेटर अप्लाई हो गया। और इस इटरेटर से आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए आप इटरेटर भी है एंड वी आल्सो हैव अ लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर और इटरेटर दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए फिलहाल अभी हम इटरेटर की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, व्हाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट, देखिए आप बुलियन रिटर्न, ओके, और फिर हमने यहाँ लिख दिया, और कुछ भी नहीं है, पूरा कोड में वही लिख रहा हूं जो भी आपको क्लास में एक्सप्लेन करके आ रहा हूं। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लासरूम लेक्चर में समझाया है, और इसीलिए लगातार मैं आपसे एक ही बात करता हूं कि बॉस इस सब्जेक्ट में एक भी लेक्चर स्किप करना बहुत हानिकारक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है सीक्वेंस को मेंटेन करें। पूरी प्लेलिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट को बाकायदा सीक्वेंस वाइज एक्सेस करें, कोई भी लेक्चर स्किप ना करें। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर हमने आई को प्रिंट किया, तो ये आपको एलिमेंट प्रिंट करके दे देगा। लेट्स सी, जस्ट अ मोमेंट, ओके, व्हाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट, एक मिनट, ओके, आई डॉट नेक्स्ट मेथड, एक्चुअली आई डॉट नेक्स्ट, द नेक्स्ट मेथड विल रिटर्न्स द एलिमेंट, है ना, वो हैज नेक्स्ट तो आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताएगा, एड्रेस, आई डॉट नेक्स्ट मेथड, राइट। तो ये आई एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पर अब अगर आपने लिखा एंड सी द एलिमेंट, और यहां पर हमारे पास एक चॉइस और भी होती है कि अगर आपको स्टैक के एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो वी हैव अ इटरेटर की बजाय मेरे पास लिस्ट इटरेटर भी एक ऑप्शन है, वी आल्सो अप्लाई लिस्ट इटरेटर हियर, राइट। तो ये लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट आपने बनाया लिस्ट इटरेटर, सपोज आई इक्वल टू माई स्टैक डॉट लिस्ट इटरेटर मेथड। तो ये मैंने अब जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो लिस्ट इटरेटर का है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, और ये पोजीशन आपने बता दी कहां पर सेट करना है आपको, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने पोजीशन दी इसको 0, कि मुझे अपना लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट सेट करना है 0 पोजीशन पे, राइट। तो अब देखिए व्हाइल आई डॉट, अभी तो हम वैसा ही यूज करते हैं, आई डॉट हैज नेक्स्ट एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अरे इटरेटर अगर आपने कलेक्शन में पढ़ा है तो दो ऑप्शन पढ़े हैं हमने, एक इटरेटर होता है और एक लिस्ट इटरेटर होता है, और दोनों में डिफरेंस ये है कि इटरेटर केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है कलेक्शन पे, लेकिन लिस्ट इटरेटर दोनों डायरेक्शन में कर सकता है। लिस्ट इटरेटर जो है इट इज एक्सटेंडेड बाय इटरेटर, लिस्ट इटरेटर इटरेटर से ही इनहेरिटेड है, राइट। तो ये आप देखिए अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन यदि मान लो मैं इसको सेट करता हूं कहां पे, माई स्टैक, मतलब मुझे इसको सेट करना है लास्ट में, तो लास्ट पोजीशन मुझे कैसे मिलेगी, इंटीजर n इक्वल टू माई स्टैक डॉट साइज, जो भी साइज है -1 पे, और आपने अपना इटरेटर सेट कर दिया लास्ट में। तो अब लास्ट में अगर ये आपने पोजीशन बता दी कि अब आपका जो आई ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन में कहां पर है, लास्ट में, प्रीवियस चलना है, तो यहां पर हमने मेथड कौन सी कॉल की, हैज प्रीवियस, और नेक्स्ट की जगह आपने लिख दिया प्रीवियस। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई इटरेटर इन बोथ द डायरेक्शन। तो आप देखिए, ये देखिए 900, ओके ओके, दिस इज नॉट -1 एंड लेट्स सी, ये देखिए आप, ये आपका इटरेटर आपको रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट दे रहा है, सबसे टॉप वाला एलिमेंट दिया, देन सेकंड, देखिए आप दोनों में डिफरेंस देखा आप, इटरेटर अगर आप अप्लाई करते हो और लिस्ट इटरेटर, तो इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में डिफरेंस आप समझो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नाम बदलना पड़ेंगे, इटरेटर से आप दोनों डायरेक्शन देख सकते हैं, भाई लिस्ट इटरेटर, अब देखो मैं यहाँ पर
एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको दोनों के आउटपुट अलग अलग दिखे। लेट्स सी, ये 100 से लेके 1000, ये 1000 से लेके 100। सो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो आप लिस्ट इटरेटर को भी अप्लाई कर सकते हो। देखो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लिस्ट इटरेटर ले लो दोनों साइड। लिस्ट इटरेटर i इक्वल टू दिस इज व्हाट, लिस्ट इटरेटर, ठीक है, एंड रिमेनिंग कोड आर द सेम। तो ये भी लिस्ट इटरेटर है और ये भी लिस्ट इटरेटर है, लेकिन ये आपका लिस्ट इटरेटर आपको एलिमेंट देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस लिस्ट इटरेटर ने एलिमेंट दिया रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पास लिस्ट इटरेटर में दोनों ऑप्शन होते हैं। यू कैन व्यू योर कलेक्शन एलिमेंट फ्रॉम 0 टू टॉप और टॉप टू 0। तो ये प्रीवियस चला, ये नेक्स्ट चला। तो ये जो ऑप्शंस है ये इजीली हमारे पास अवेलेबल होते हैं जब हम जावा की कलेक्शन क्लासेस को यूज करते हैं। गॉट ना पॉइंट? तो ये जो कलेक्शन है, ये स्टैक कलेक्शन जो है जावा का अपना डायनेमिक इंटरनल क्लासेस है, ठीक। तो यहां पर हमने देखी लिस्ट इटरेटर मेथड कि हाउ टू इटरेट द कलेक्शन, कि आप स्टैक को किस तरीके से इटरेट करोगे। फॉर ईच लूप हमारे पास ऑप्शन है, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, आप क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, आप इटरेटर चला सकते हैं, आप फॉर ईच लूप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज आवर रिक्वायरमेंट कि हमें कौन सा इटरेटर किस तरीके से एलिमेंट प्रिंट करना है। गॉट माय पॉइंट? अब आप देखिए, अब मैंने यहां पर आपसे बोला सपोज माई स्टैक डॉट, नाउ वी हैव अ मेथड माई स्टैक डॉट सर्च, द रिटर्न टाइप ऑफ दिस सर्च मेथड इज द इंडेक्स नंबर। आई थॉट मैंने शायद क्लास में आपको बुलियन बता दिया था, बट इट्स एन इंडेक्स नंबर। ये आपको, आप देखिए, यदि मान लो मैंने यहां पर बोला ओके टेल मी कि मेरे स्टैक में, मतलब सर्च मेथड विल रिक्वायर द आर्गुमेंट। देखो आपको सर्च मेथड को क्या देना है, सर्च मेथड विल रिक्वायर ऑब्जेक्ट, कि आपको क्या सर्च करना है। मैंने कहा काम करो 700 की पोजीशन बताओ, इट विल रिटर्न द इंडेक्स नंबर। एक्चुअली शायद हमने क्लासरूम में बुलियन पढ़ लिया था, बट ओके लेट इट बी चेंज। सर्च मेथड का रिटर्न टाइप है इंडेक्स नंबर, कि ये आपको बताएगा कि आपका एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर है, राइट। तो आपको इटरेटर से समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो मैं लिस्ट इटरेटर चलाता हूं अभी, फॉरवर्ड वाला, ठीक। सो लेट्स सी, ये जो लिस्ट इटरेटर है अभी आपके एलिमेंट प्रिंट करेगा, एंड लेट्स सी उसने क्या बताया 0 1 2 3 1 2 3 4। तो ये 4 पोजीशन पे आपका एलिमेंट है। दिस इज द 4 पोजीशन बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद द 1 2 3 4। तो इसने बता दिया आपका जो, सॉरी मैंने क्या सर्च के लिए बोला है, 700। ओके जस्ट अ मोमेंट, 0 1 1 2 एक्चुअली वो, ओके समझ गया मैं। कारण ये है कि सर्च एलिमेंट जो है वो एलिमेंट सर्च कर रहा है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो उसने आपको जो एलिमेंट दिखा है ना, वो आपको इसके लिए एलिमेंट को प्रीवियसली रन करना पड़ेगा। ये सर्च मेथड में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हमें क्लासरूम में भी था, होता है कई बार, ठीक है। तो लेट्स सी, अब आप देखो यदि मैं अभी स्टैक के एलिमेंट देखता हूं 1 2 3 4, सो नाउ योर एलिमेंट इज एट पोजीशन 4। उसने बता दिया कि आपका एलिमेंट 4 पोजीशन पे है, लेकिन क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो स्टैक है वो कैसा चल रहा है, 0 1 2 3 4 से लेके टॉप। तो जब सर्च होगा तो वो टॉप से आपकी पोजीशन बताएगा कि टॉप से ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि मान लो मैं बोलता हूं ओके टेल मी द पोजीशन ऑफ 200, ठीक है। तो उसने क्या बता दिया 200 इज द पोजीशन 9। तो यहां से मत काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पोजीशन है, क्योंकि टॉप से लेके वो एलिमेंट आपको सर्च करके दे रहा है। दैट इज व्हाट द सर्च मेथड वी हैव इन दिस कलेक्शन। ये सर्च मेथड आपका एलिमेंट किस तरीके से सर्च करेगी, समथिंग लाइक दिस। गॉट इट? और यदि मान लो आपने बोला ओके सर्च 1200, तो 1200 तो है ही नहीं, इट रिटर्न्स -1। -1 का मतलब योर एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कलेक्शन। तो ये आप सर्च का ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। सो आई होप यहां तक अभी आप कॉन्सेप्ट समझ पाए। पुश मेथड, पॉप मेथड, देन वी हैव डिस्प्ले में हमारे पास इटरेशन के ऑप्शन है, पिक मेथड हमारे पास है, ठीक है। पिक के अलावा हमारे पास सर्च मेथड अवेलेबल है। तो सर क्या हम इस पूरे इंप्लीमेंटेशन को मेनू ड्रिवन देख सकते हैं? बिल्कुल, चलिए एक काम करते हैं, एक नया कलेक्शन बनाते हैं फिर से, ठीक है। फिर से मैंने एक क्लास बनाई और ये क्लास है मेरी, या हमने स्टैक इंप्लीमेंट एप्लीकेशन में एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलिए विल क्रिएट अ, इन सभी को बंद करते हैं एंड आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आए हाउ टू क्रिएट अ मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन स्टैक यूजिंग कलेक्शन। इसका नाम ही मैंने ऐसा रखा, स्टैक यूजिंग कलेक्शन, ठीक है। तो अब जो आपकी स्टैक है वो आपका कलेक्शन से इंप्लीमेंट होगा। और इसको हमने कहाँ सेव किया, इसको हमने सेव किया, हमने अपना खुद का एक फोल्डर बनाया है,
जावा डीएस के नाम से, ठीक है। इस जावा डीएस में हमने इस प्रोजेक्ट को सेव किया एंड लेट्स सी। अब इसको ध्यान से समझना कि अब हम मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन किस तरीके से बनाएंगे यूजिंग कलेक्शन, क्योंकि अरे के साथ तो हमने ये देखा था, मेथड भी अभी हमने एक एक करके समझ ली, राइट। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट विल क्रिएट अ पैकेज, मान लो पैकेज में डेटा फ्लेयर के नाम से बना लेता हूं। अब यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्लास बनानी है जो कि मैं स्टैक के लिए बना रहा हूं, जिसमें मेरे पास अभी मेथड्स होंगी, ठीक है। और चलिए मेनू एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले हमने मेन बना लिया टेस्ट मेन, ठीक है, टेस्ट स्टैक, राइट। अब इस टेस्ट स्टैक में मुझे क्या करना है, आई नीड टू डिजाइन माय मेनू, मुझे पूरा का पूरा मेनू एज इट इज डिजाइन करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो वो मेनू पूरा का पूरा स्टैक वाला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शुरुआत से इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इफ समवन हैव नॉट सीन दैट तो उसको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने मेनू मैसेज दिया स्टैक मेनू, ठीक है, क्योंकि आई डू नॉट बिलीव द कॉपी पेस्ट जनरली जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि बेटर है आप एक बार स्टार्टिंग से इसको समझ ले। तो ये हमने ऑप्शन दिया 1 नंबर पे पुश, ठीक है, देन 2 नंबर पे पॉप, देन 3 नंबर पे डिस्प्ले। ये आपको याद आ रहा होगा शायद हमने पूरा स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया है, ठीक है, पॉप एंड देन द नेक्स्ट फंक्शन वी हैव डिस्प्ले, पुश पॉप डिस्प्ले, देन अगेन वी हैव 4 नंबर पे पिक, ठीक है, एंड 5th नंबर वी हैव सर्च एंड 5th नंबर 6th नंबर वी हैव एग्जिट, ठीक है, 6 चॉइस है हमारी एग्जिट, ओके, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मुझे यूजर से चॉइस लेना है और इस चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन कॉल करना है कि मुझे पुश करना है, सेकंड आपको पॉप करना है, ठीक है, देन डिस्प्ले, देन पिक, देन सर्च एंड देन एग्जिट। तो ये हमने चॉइस के लिए यहां पर क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है, और फिर यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर चॉइस के नाम से, ठीक है, और इस पूरे कोड को हमने डू वाइल लूप में ले लिया, डू वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए 6, वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। और यहां पर हमने यूजर से बोला एंटर योर चॉइस, ठीक है, और ये चॉइस हमने स्कैन की है, चॉइस इक्वल टू स्कैनर को डिफाइन कर दिया। तो स्कैनर को तो हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या किया, स्कैन इक्वल टू चॉइस इक्वल टू स्कैन डॉट विच मेथड नेक्स्ट एंड। तो ये मिल गई आपको चॉइस। अब इस चॉइस के अकॉर्डिंग मुझे अलग अलग फंक्शन कॉल करने हैं, लाइक आई नीड टू पुश द एलिमेंट इन स्टैक, आई नीड टू पॉप द एलिमेंट इन स्टैक, आई नीड टू व्यू द एलिमेंट ऑफ स्टैक, डिस्प्ले है, पुश है, पॉप है, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, समझना ध्यान से, यहां पर मैंने इस चॉइस को रख दिया स्विच केस में, स्विच चॉइस, ठीक है। और फिर हमने यहां पर अलग अलग केस बना दिए, केस 1, ठीक है, केस 1 पे अब क्या करना है, मुझे पुश मेथड कॉल करनी है, लेकिन किसकी, माय स्टैक की, जो कि माय स्टैक में पुश मेथड होगी हमारी, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, इस केस 1 में स्टैक पे इंप्लीमेंटेशन करना है। तो नाउ वी डिक्लेयर द स्टैक क्लास, यहां पर हमने स्टैक क्लास डिक्लेयर की, स्टैक इंटीजर ऑफ माय स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है, ये मैंने डिफाइन न्यू स्टैक ऑफ इंटीजर। और यहां पर मैंने आपको भी चॉइस क्या दी है कि ये स्टैक जेनरिक है, यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर एन स्टैक फॉर कैरेक्टर, यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर एन स्टैक फॉर फ्लोट वैल्यू, इवन बुलियन वैल्यू, इवन स्ट्रिंग। लेकिन अभी फिलहाल जो स्टैंडर्ड स्टैक हम बना रहे हैं वो इंटीजर को लेके बना रहे हैं, राइट। अब केस 1 है आपका पुश। तो आप देखिए जनरली हम पुश में क्या करते हैं, हम यूजर से एलिमेंट लेते हैं और स्टैक में पुश करते हैं, गॉट माय पॉइंट, कि आपने यूजर से एक एलिमेंट लिया और स्टैक में आपको उसको पुश करना है, राइट। तो यूजर से एलिमेंट लेने के लिए हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया इंटीजर n और मैसेज दिया एंटर n एलिमेंट फॉर पुश। अब क्या होगा, अगर यही स्टैक
मेरा स्टैटिक होता तो मैं पुश करने से पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करता। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि वहां पर आपका जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो सकता है, लेकिन ये स्टैक ओवरफ्लो नहीं होगा क्योंकि ये कलेक्शन क्लास को हम यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट माय कलेक्शन क्लास। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, इस स्टैक में एलिमेंट पुश करने के लिए यूजर से एलिमेंट लिया, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये जो एलिमेंट है इसको मुझे स्टैक में पुश करना है, सो नथिंग आई नीड टू वरी, माय स्टैक डॉट विच मेथड, पुश मेथड, और ये आपने एन दे दिया इसको, तो ये आपके स्टैक में एलिमेंट पुश हो गया। ये हो गया आपका केस 1 कंप्लीट पुश। केस 2 क्या है आपका? केस 2 है हमारा पॉप। लेकिन अब देखिए, पॉप करने के पहले इफ यू वांट टू पॉप द एलिमेंट तो आपको सबसे पहले ये जरूर देखना पड़ेगा कि स्टैक खाली तो नहीं है, क्योंकि एम्प्टी स्टैक से एलिमेंट पॉप कैसे होगा? अरे स्टैक ओवरफ्लो नहीं होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन एम्प्टी तो हो सकता है ना। तो चेक कैसे लगाएंगे? हमने चेक कर लिया इफ माय स्टैक, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही चलेगा आपका, इफ माय स्टैक जो कि हमने ये डिक्लेयर किया, स्टैक हमारा यही है, इफ माय स्टैक डॉट विच मेथड इज एम्प्टी। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो हमने मैसेज क्या दे दिया, इफ माय स्टैक डॉट इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। कि अगर आपने इज एम्प्टी मेथड कॉल की है सो यू विल गेट अ मैसेज स्टैक इज एम्प्टी, राइट। लेकिन यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मेरा एलिमेंट पॉप करना है, तो पॉप कौन सा एलिमेंट होगा? तो हमने यहां पर बोल दिया n इक्वल टू माई स्टैक, सॉरी ये n को हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं ताकि इसकी रिक्वायरमेंट मल्टीपल टाइम होगी हमें, तो इसको यहां डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी n को यूज कर लिया, n इक्वल टू माई स्टैक डॉट विच मेथड, पॉप मेथड। ये मैंने पॉप मेथड कॉल कर ली। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है सो दैट पॉप द लास्ट एलिमेंट, ओके। एंड लेट्स सी, ये मैंने मैसेज दे दिया पॉप्ड एलिमेंट इज, एंड डोंट वरी अबाउट द सर्च सॉर्टिंग, हाँ मैं आपको अभी सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पॉप्ड एलिमेंट इज, ठीक है, पॉप्ड एलिमेंट इज, और ये हमने प्रिंट कर दिया कौन सा वाला एलिमेंट, n, कि जो एलिमेंट पॉप हुआ है वो आपका n में है, तो ये आपका पॉप की मेथड होगी। सीधे वन लाइन कोडिंग, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब हमने हमारा स्टैक बनाया था तो पूरी क्लास लिखी थी, पुश मेथड, पॉप मेथड, डिस्प्ले मेथड। इसीलिए यार मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बॉस सीक्वेंस में चलोगे ना तो चीजें इतनी आसान लगेंगी आपको। अगर आपने अरे इंप्लीमेंटेशन किया है स्टैक का तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सब रेडी क्लासेस है। बिल्कुल यही तो मैंने आपको बोला है कि जावा ने आपको पूरा कलेक्शन दिया हुआ है, कोई आपको ना मेथड लिखनी है ना कोई कंडीशन के लिए कोड लिखना है, एवरीथिंग इज रेडी। ओके, तो चलिए ये केस 2 हो गया हमारा, एंड देन केस 3। आप देखिए जो कोड हमने पिछले टाइम ऑलमोस्ट 30-40 मिनट में लिखा था, ये 10 मिनट का कोड है आपका, ठीक है। प्रीवियस टाइम को हटा दें, केवल मेनू की बात कर रहा हूं, है ना। केस 3 क्या है हमारा? केस 3 आपका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करने के पहले भी आपको ये चेक करना है कि आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ये देखो आप क्या करा, हमने मेनू लिया, मेनू में चॉइस ली, एक स्टैक नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया माय स्टैक, स्टैक क्लास का, ठीक है। फिर हमने मैसेज दे दिए पुश, पॉप, डिस्प्ले, पिक, सर्च, एग्जिट, और एक एक करके ऑप्शन लिख रहे हैं। ये पुश हो गया, ये पॉप हो गया, लेकिन डिस्प्ले करने के पहले हमने क्या चेक लगाया, इफ माय स्टैक डॉट अगेन इज एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने मैसेज दे दिया स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि डिस्प्ले करने के पहले भी आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि स्टैक में एलिमेंट है या नहीं है, और अगर है तो आपको स्टैक के एलिमेंट डिस्प्ले करना है। टॉप टू बॉटम अगर करना है तो इटरेटर वैसा लगाइए आप, लिस्ट इटरेटर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये जो अभी हमने देखा था लिस्ट, मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया लिस्ट इटरेटर, लिस्ट इटरेटर आई इक्वल टू माई स्टैक डॉट लिस्ट इटरेटर, ठीक है, और इसको सेट कर दिया माई स्टैक डॉट साइज पे, कि आपकी जो भी साइज होगी वहां से इटरेटर शुरू होगा, मतलब टॉप से 0। और फिर हमने एक वाइल लूप लगा दिया, वाइल आई डॉट हैज प्रीवियस, ठीक है। और आप देखिए ये डिपेंड करता है कि आप 0 से टॉप एलिमेंट देख रहे हैं या टॉप से, लेकिन जनरली स्टैक में अगर आपने 10 20 30 40 50 5 एलिमेंट दिए हैं, 10 20 30 40 50, तो आपको पता है 50 लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से पॉप होगा, तो डिस्प्ले होता टाइम वो टॉप पे दिखना चाहिए ना, 50 40 30 20 10। तो इसीलिए हम इसको प्रीवियस ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहे हैं, और यहां पर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई डॉट प्रीवियस। तो ये आपका डिस्प्ले मेथड कंप्लीट हो गया, इज एम्प्टी चेक किया और डिस्प्ले कंप्लीट, राइट। और ये देखो आप केस 1 कंप्लीट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, पिक। तो पिक में तो कुछ भी नहीं करना है आपको, केस 4 पे जाइए, केस 4 पे जाके आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि पिक करने के लिए एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने
एज इट इज ये कोड लिखा, ठीक है। इज एम्प्टी वाला कोड तो यहाँ भी चेक करना है पिक करने के लिए भी, लेकिन अगर एलिमेंट है तो आपने बोल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट पिक्ड एलिमेंट। पिक्ड मतलब लास्ट एलिमेंट, ठीक है। और मेथड कौन सी कॉल कर ली, माई स्टैक डॉट पिक, तो इट विल रिटर्न यू द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर स्टैक, ये आपको लास्ट एलिमेंट बता देगा। ये आपका पिक वाला कोड हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से कोड होगा हमारे, पुश पॉप डिस्प्ले पिक सर्च। तो सर्च के लिए आप अब सर्च में क्या करेंगे आप, केस 5 सर्च के लिए जरूर हमें थोड़ा सा एक छोटा सा स्मॉल कोड लिखना है। सबसे पहले यूजर से वो एलिमेंट लेना है जिसको सर्च करना है। तो हमने क्या मैसेज दिया, एंटर एन एलिमेंट, एंटर एन एलिमेंट फॉर सर्च। अब चूंकि हम एक एक मेथड पढ़ के आ चुके हैं तो इसलिए मैं डायरेक्टली पूरा कोड एक साथ लिख रहा हूं, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। या आपको वो एलिमेंट मिल गया जिसकी सर्चिंग आपको करना है। समझ में आ रहा है ना। अरे देखो आप कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेनू आपने बनाया, मेनू बनाने के बाद हमने केस 1 में पुश वाला कोड लिख दिया, यूजर से एलिमेंट लिया पुश कर दिया, कोई ओवरफ्लो कंडीशन चेक नहीं करी। केस 2 में एम्प्टी कंडीशन चेक की क्योंकि दिस इज व्हाट माय पुश कोड, ठीक है। ये है मेरा पॉप का कोड, केस 2 हमारा पॉप है तो ये मेरा पॉप का कोड है, ठीक है। केस 3 हमारा डिस्प्ले का कोड है, ये मेरा डिस्प्ले का कोड है, ठीक है। केस 4 है आपका पिक का कोड, तो ये आपका पिक वाला कोड है। और केस 5 जो हम लिख रहे हैं दिस इज व्हाट माय सर्च कोड। तो सर्चिंग कैसे करते हैं किसी भी कलेक्शन में, अरे एक एलिमेंट लो यूजर से और चेक करो वो कलेक्शन में है या नहीं, स्टैक में है या नहीं, राइट। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये देख लिया, इफ माई स्टैक, हमने सीधे माई स्टैक की मेथड कॉल की। माई स्टैक जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट विच मेथड, सर्च, और इस सर्च को आपने दे दिया एस, और ये चेक कर लिया अगर नॉट इक्वल टू -1 है। यदि ये रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 है, क्योंकि -1 हुआ इसका मतलब है सर्चिंग नॉट सक्सेस, क्योंकि वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो आपने बता दिया सर्चिंग सक्सेस, सर्चिंग सक्सेस। और इसके एल्स में हमने लिख दिया सर्चिंग नॉट सक्सेस। अभी मैंने आपको बताया कि सर्च मेथड आपको इंडेक्स नंबर देगी, और अगर एलिमेंट नहीं हुआ सो इंडेक्स विल बी -1, ठीक है। तो ये केस 5, और केवल केस 6 में हमने ब्रेक लिख दिया, क्योंकि यहां पर भी आप देखो सबके बाद आपको ब्रेक लिखना पड़ेगा लास्ट में, ब्रेक हर कोड के बाद, मतलब जहां भी केस आपका कंप्लीट हो रहा है आपको ब्रेक लिखना है, नहीं तो वो अगला कोड भी चला देगा, है ना। स्विच केस पढ़ा है हमने, ये ब्रेक, केस 1 में भी ब्रेक। तो केस 1 हम ये चाहते हैं जो केस एग्जीक्यूट हो केवल वही आपका कोड चलाए। अब देखो पूरा कोड एक बार समझो। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने हमारा स्टैक डिक्लेयर किया जो कि क्लास है। इस स्टैक क्लास के बाद हमने एक मेनू बनाया, मेनू में हमने पुश पॉप डिस्प्ले पिक सर्च एग्जिट के ऑप्शन दे दिए। देन आफ्टर हमने पुश का कोड लिखा, पॉप का कोड लिखा, डिस्प्ले का कोड हमने लिखा, ठीक है, पिक का कोड लिखा, सर्च का कोड लिखा। और ये हर एक मेथड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंडिविजुअली सब पढ़ाई है कि पिक मेथड क्या कर रही है, इज एम्प्टी मेथड का क्या यूज है, सॉरी डिस्प्ले किस तरीके से करना है, राइट। तो चलो एक बार रन करके देखते हैं, सीधे सीधे कहानी समझ में आ जाएगी। ये आ गया मेनू, अब सीधे डिस्प्ले बोलो, आप क्या बोलेगा वो, देखो स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि अभी एलिमेंट है ही नहीं, डिस्प्ले कैसे करेगा। आप पॉप बोलो वो सीधे बोल देगा, सॉरी चॉइस इज 2, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। आपने बोला, अच्छा सॉरी सर्च में हमने शायद ये स्टैक इज एम्प्टी 4 पे भी, लेकिन 1 बोला। अब उसने बोला एलिमेंट एंटर करो, मैंने बोला 10, देन अगेन एंटर योर चॉइस, 1 20, देन 1 30, देन 1 60, देन 1 40, ठीक है। अब मैंने बोला डिस्प्ले 3 एंड आई विल गेट दिस एलिमेंट। चॉइस है ये 3, एक्चुअली एलिमेंट आपकी ये है 40 60 30 20 10। लास्ट एलिमेंट जो मैंने एंटर किया था वो क्या था 40, वो 3 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम करते हैं, एक्चुअली चॉइस मैंने 3 ये दी है, ठीक है, एंड यू विल गेट दिस एलिमेंट। तो वो चॉइस को हम एक काम करते हैं, डिस्प्ले करने के पहले यहां पे एक मैसेज दे देते हैं, स्टैक एलिमेंट्स, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके।
स्टैक एलिमेंट्स। और ये जो एम्प्टी वाली कंडीशन है ना, ये सर्च में भी लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि आप बिना एलिमेंट के सर्च भी कैसे करोगे। तो सर्च करने के पहले भी यहां पर एम्प्टी की कंडीशन लगा दो और ये पूरा कोड एल्स में लिख देते हैं, यहां से लेके यहां तक, ताकि सर्चिंग पहले ये देख ले कि स्टैक खाली तो नहीं है, क्योंकि खाली हुआ तो सर्च कैसे करोगे, राइट। तो हमने अब देखो, अब अगर मान लो मैंने बोला 5, उसने बोल दिया स्टैक इज एम्प्टी। लेकिन अगर मैंने पुश बोला 1, एलिमेंट एंटर किए 10, एंटर योर चॉइस 2, अगेन 20, एंटर योर चॉइस, ओके जस्ट अ मोमेंट, फिर से रन करता हूं मैं इसको। 1, एंटर योर चॉइस, एंटर एलिमेंट फॉर पुश 10, फिर चॉइस 1 एलिमेंट 20, फिर चॉइस 1 एलिमेंट 30, फिर चॉइस 1 एलिमेंट 40, 1 50, 1 60। अब आप देते जाओ, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर आप डिस्प्ले बोलोगे, यू विल गेट 60 40 60 50 30 40 10 स्टैक एलिमेंट्स। अब आपने बोला पॉप, देखो आप सर पिक, पिक ने क्या किया आपको बता दिया, सॉरी ये तो डिस्प्ले हो गया। पिक है आपका चॉइस नंबर 4, तो ये मैंने चॉइस दी 4। आप देखिए उसने बोल दिया पिक्ड एलिमेंट 60, लेकिन स्टैक में अभी भी एलिमेंट है, ये देखो आप 60 अभी भी है। पिक मतलब लास्ट एलिमेंट, लेकिन अगर आपने पॉप बोला 2, उसने बोल दिया पॉप्ड एलिमेंट इज 60। ध्यान देना, पॉप्ड एलिमेंट इज 60। अब डिस्प्ले करता हूं 50 40, फिर पॉप, फिर डिस्प्ले, फिर पॉप, फिर डिस्प्ले, 3 एलिमेंट बचे, पॉप डिस्प्ले, 2 एलिमेंट बचे, पॉप डिस्प्ले, फिर पॉप। अब स्टैक खाली हो गया, डिस्प्ले, बोल दिया उसने स्टैक इज एम्प्टी। गॉट इट। फिर मैंने कुछ एलिमेंट पुश करे, सपोज 12, यस सॉरी, एंटर योर चॉइस 1, 20, एंटर योर चॉइस 1, 30, एंटर योर चॉइस 1, 54, एंटर योर चॉइस 1, 33, एंटर योर चॉइस 3, डिस्प्ले। ये भी आपके एलिमेंट है। अब मैंने सर्च बोला 5 कि भैया मुझे बताओ 30 है या नहीं, उसने बोल दिया सर्चिंग इज सक्सेस, क्योंकि 30 है। लेकिन अब की बार अगर आपने सर्च बोला 5 और आपने बोला 66, उसने मना कर दिया, सर्चिंग नॉट सक्सेस। सो सिंपल स्टैक इंप्लीमेंटेशन। ना आपको कोई क्लास बनानी है, ना आपको कोई कोड लिखना है, सिंपली आपको केवल ये कोड समझना है। एंड डोंट वरी अबाउट द सोर्स कोड। मैंने आपको हमेशा बोला है सोर्स कोड आपके लिए वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, तो इसलिए सोर्स कोड की चिंता ना करें, लेकिन कोड एक बार देखें जरूर कि हमने किया क्या है इस कोड में, और अरे इंप्लीमेंटेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। कि जब अरे इंप्लीमेंटेशन किया था तो अरे को हमने स्टैक बनाया था, यहां पर हमने कोई अरे नहीं बनाया। ऑलरेडी वी हैव अ क्लास एंड वी यूज द क्लास ऑब्जेक्ट। हमने माई स्टैक नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो स्टैक क्लास का है, एंड दिस इज ऑल वी डन दिस पुश पॉप डिस्प्ले पिक सर्च एग्जिट। ये पुश का कोड, ठीक है, ठीक है, ये पुश का कोड, देन वी हैव अ पॉप कोड, देन वी हैव डिस्प्ले कोड, एंड देन वी हैव पिक कोड, एंड देन वी हैव सर्च कोड। दैट्स इट। ये आपका स्टैक इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, किस तरीके से आप स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्टैक क्लास। बने रहना इस कोर्स में, कॉन्सेप्ट समझते रहना है, और यदि डाउट है तो बिना हेजिटेशन के कमेंट करना है, और अगर नहीं है तो प्लीज वीडियो शेयर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात। इस 5 घंटे के वीडियो में हमने हर उस कॉन्सेप्ट को कवर किया है जो कि इस टेक्नोलॉजी की बेसिक नीड्स हैं। हमने कोर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर किया, एंड बिलीव मी, यदि आप इसी टेक्नोलॉजी को कहीं और पढ़ते हैं तो ये 5 घंटे का कोर्स मिनिमम 2 से 3 महीने का होता है। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए इस कोर्स को 5 घंटे में लेके आया है, और आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे कोर कॉन्सेप्ट यहां पर हमने कवर करे हैं। और मेरा यह मानना है कि इस पूरे ड्यूरेशन में हमें कम से कम 10 से 15 प्रोजेक्ट बनाने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करेंगे, आपका रिज्यूमे उतना सिलेक्शन प्रोसीजर की ओर बढ़ेगा, उतना आपका रिज्यूम हेवी होता जाएगा। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपने अपने पूरे कोर्स में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कितने बनाए हैं। और टेक विद्वान के इस कोर्स में पूरे कोर्स में मिनिमम 10 प्रोजेक्ट हम लोगों ने कवर किए, और उसके बाद फिर एज पर द रिक्वायरमेंट हम प्रोजेक्ट्स को आगे एक्सटेंड करते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक के सफर को, लर्निंग से अर्निंग के इस सफर को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट की।
तो फटाफट टेक विद वन पे जाइए और अपने आप को एनरोल करिए। और फिर जाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि बॉस प्लीज वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन